ब्लेंडर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने इंटरनेट के ब्राउज़र पे जाएं और उसकी एड्रेस बार के ऊपर blender.org लिखें। जब ये ब्लेंडर का पेज आपके सामने आ जाए तो यहाँ सामने डाउनलोड की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। फिर ये पेज आएगा, इसमें ब्लेंडर 3.5.1 ये आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब सबसे पहले ब्लेंडर की जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू होगी, जो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। जब इसकी डाउनलोडिंग पूरी हो जाएगी फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ आएंगे। जी, अब इसकी डाउनलोडिंग पूरी हो चुकी है। अब इसके ऊपर ओपन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। एक मैसेज आपको नज़र आएगा, डू यू वांट टू रन दिस फाइल। यहाँ से रन के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद इसका सेटअप चलेगा, इसमें आप जस्ट नेक्स्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ से इसका जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर टिक कर दें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर नेक्स्ट करें और इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और आखिर में अब ये फिनिश के बटन पे क्लिक कर दें। अब ये ब्लेंडर का आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ चुका होगा, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें और ये ब्लेंडर की पहली स्क्रीन है। और इस तरह ये इंस्टॉलेशन वाली वीडियो इख्तिताम पजीर हुई। जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। इसमें आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जो न्यू फाइल के यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम इसमें जस्ट जनरल के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने जो ये पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है, इसको 3D व्यू पोर्ट कहते हैं। 3D व्यू पोर्ट, इसमें आपको एक ये बॉक्स जो क्यूब बना हुआ है ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये एक कैमरा है और यहाँ पे ये एक लाइट है। ये तीन चीज़ें पहले से यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड हैं। और इसको आप यहाँ साइड पे अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस की लाइन, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब अगर मैं ये एक्स वाले पॉइंट के ऊपर इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ इस 3D व्यू पोर्ट में मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के हिसाब से। अब इसमें आपको साइड पे ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे ये माउस का पॉइंटर है, इसको बोलते हैं आउटलाइनर। इसमें देखें एक आपको ये कैमरा लिखा नज़र आ रहा है, एक क्यूब और एक लाइट। अगर मैं ये कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ ये कैमरा सेलेक्ट हो गया, मैं क्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ ये क्यूब सेलेक्ट हो गया, लाइट के फ़र क्लिक करता हूँ तो ये लाइट सेलेक्ट हो गई। जितनी चीज़ें मेरे इस सीन में मौजूद होंगी वो यहाँ पे मुझे नज़र आएंगी। अभी फ़िलहाल चूँकि सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसलिए यहाँ पर ये 3 चीज़ें ही मुझे नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं यहाँ इस कैमरे के ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं इस कैमरे का नाम तब्दील कर सकता हूँ। और ये अच्छी अप्रोच है कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम स्पेसिफिक कर दें। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं इसका नाम माई कैम रख देता हूँ तो ये भी किया जा सकता है। इसी तरह क्यूब के ऊपर डबल क्लिक करके इसका नाम आप तब्दील करके
बॉक्स या कुछ और रख सकते हैं, और लाइट का नाम तब्दील करके मेन लाइट रख सकते हैं, या जो आपका दिल चाहे। तो इस बॉक्स को कहते हैं आउटलाइनर। जितनी चीज़ें आपके सीन में आती जाएंगी वो यहाँ नीचे ऐड होती जाएंगी। इसमें एक और चीज़ देखें, यहाँ ये आँख सी बनी हुई है। इसके बॉक्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जो क्यूब है आपका, आप देखिए वो गायब हो गया। फिर क्लिक करता हूँ, वो विजिबल हो गया। इसी तरह मेन लाइट यहाँ ऑफ हो गई, यह नज़र आना शुरू हो गई। इसी तरह ये कैमरा ऑफ, यानी कैमरा नज़र नहीं आ रहा, अब ये कैमरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप उसको विजिबल या इनविजिबल भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये नीचे आपको साइड पे जो नीचे वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये माउस मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ वाला बॉक्स। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसकी लोकेशन नज़र आ रही है आपको एक्स एक्सिस के हिसाब से, वाई के हिसाब से, जेड के हिसाब से। रोटेशन के लिए कुछ एंगल नज़र आ रहे हैं, स्केल यानी साइज़ के लिए तीनों डायरेक्शन नज़र आ रही हैं। तो इसकी डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए आप ये देख लें कि अगर आप इस लोकेशन में इस एक्स पे आते हैं, एक्स अगर आप देखें तो ये आपकी रेड लाइन एक्स एक्सिस को शो कर रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक्स का कलर रेड है। ये वाली जो लाइन है ग्रीन, ये वाई एक्सिस को शो कर रही है, क्योंकि इसका कलर ऊपर आपको ग्रीन ही नज़र आ रहा है। जेड एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, वो हमें चूँकि पता होता है वो ऊपर की तरफ ही है, इसलिए उसको आमतौर पर शो नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप चाहें तो उस लाइन को शो करवा भी सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे करवानी है। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे अगर मैं इसके ये वाई एक्सिस यानी लोकेशन जो है वाई के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अपना माउस ला के और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसको मूव करता हूँ लेफ़्ट या राइट, तो आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स मूव कर रहा है। जितना मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ उतना मेरा बॉक्स यहाँ से मूव करना शुरू हो गया है, और ये सिर्फ अभी वाई एक्सिस के हिसाब से मूव कर रहा है। इसी तरह ये ऊपर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैं माउस अपना लाया हूँ। अब जब मैं यहाँ के हिसाब से इसको चेंज करूँगा तो आप देखें लेफ़्ट बटन दबा के इसको सीधे हाथ या उल्टे हाथ में मूव कर रहा हूँ अपने हाथ को जिसमें माउस है, तो ये एक्स एक्सिस के हिसाब से बॉक्स मूव कर रहा है। इसी तरह जेड एक्सिस में अगर मैं करता हूँ इसी तरह, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यही काम आप अपने कैमरा के साथ भी कर सकते हैं, लाइट के साथ भी कर सकते हैं। उसी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है जिसकी भी मैंने आपको बात बताई। सबसे नीचे ये जो नंबरिंग आपको नज़र आ रही है, ये नंबरिंग इसकी टाइमलाइन है, ये फ्रेम्स हैं जो कि एनिमेशन बनाने के लिए और एनिमेशन को प्ले करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसका स्टार्ट यहाँ पे 1 से हो रहा है और एंड अभी फ़िलहाल 250 पे हो रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, स्टार्ट को भी और एंड को भी। नंबर यहीं पे डबल क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे चूँकि बात हम कुछ लेक्चर्स के बाद में करेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी चूँकि तारुफ मैं दे रहा हूँ इस पूरी स्क्रीन का, तो इसमें ये सुन लें कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये एनिमेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपकी जो पिक्चर्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे, और इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं। ये इसकी टाइम लाइन है। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो फाइल, एडिट, रेंडर, ये मुख्तलिफ मेन्यू ऑप्शंस हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए आगे इस्तेमाल होती रहेंगी। जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहीं जाके मैं बताऊँगा, अभी बताने का फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर ये सेव के ऑप्शन देख लें, सेव और सेव एस, इससे आप जो काम कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ ऑप्शंस पे हम बारी बारी आते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास ऊपर
लिखा हुआ शो गिज़्मो। शो गिज़्मो, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो फ़र्क देखें क्या पड़ता है। ये जो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही थी ये गायब हो गई हैं। फिर इस पर क्लिक करें, ये गिज़्मोज़ आपके सामने नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं एक्स एक्सिस की और मुख्तलिफ, ये अगर आप देखना चाहें या गायब करना चाहें तो इस बटन से आप इसको गायब कर सकते हैं और हाजिर कर सकते हैं, यानी विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। इसके बाद ये अगली ऑप्शन अगर आप देखें, लिखा हुआ शो ओवरलेज। शो ओवरलेज के ऊपर अगर आप क्लिक कर दें तो आप देखें स्क्रीन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ें आपकी सारी गायब हो गई। ना कैमरा नज़र आ रहा है, ना लाइट नज़र आ रही है, ना ग्रिड नज़र आ रहे हैं, ना एक्सेस नज़र आ रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये इस बटन को, ओवरलेज वाले बटन को दबाने से है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये टॉगल एक्सरे है। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके आर पार आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे आप इस टाइम पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आर पार नज़र आ रहा है जैसे एक्सरे में होता है। इसके अलावा ये जो अगला बटन है ये वायर फ्रेम है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें आपको आपका ऑब्जेक्ट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सिर्फ तार का बना हुआ है, वायर का बना हुआ है, और इसमें ये सॉलिड है। इसके ऊपर क्लिक करने से आप पहले जैसी पोजीशन पे आ जाते हैं। और ये मटेरियल प्रीव्यू या इसके एंड पे आता है रेंडर्ड। तो अभी फ़िलहाल ये रेंडर क्या होता है ये बात की बात है। ये सॉलिड जो है इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको पहले जैसी हालत पे ले आते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ एन का बटन दबा दें, एन फॉर नवंबर, तो देखिए उसका ये इफ़ेक्ट होगा। ये साइड पे एक मेन्यू नज़र आ रही है, ये एन दबाने से आपके सामने आई है। मैं दोबारा दबाता हूँ वो वापस चलेगी, फिर दबाता हूँ फिर आ रही है। तो ये जो साइड मेन्यू है ये एन दबाने से, एन प्रेस करने से आपके सामने आएगी। और इसमें है क्या, आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास वही लोकेशन जो प्रॉपर्टीज़ में नज़र आ रही थी, रोटेशन, स्केल, डायमेंशन, इस तरह की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और भी इसमें चीज़ें हैं जो बाद में हम डिटेल से देखेंगे। कंट्रोल और एन का बटन इकट्ठा दबाएं, यानी कंट्रोल और एन इकट्ठा प्रेस कर दें तो आपके सामने ये न्यू फाइल की ऑप्शन आ जाती है जो कि स्टार्ट में भी थी। मतलब आपने एक प्रोजेक्ट ओपन किया और उसके बाद आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, आप 2D एनिमेशन बनाना चाहते हैं या VFX या वीडियो एडिटिंग, स्क्रप्टिंग कुछ और करना चाहते हैं जनरल के अलावा, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एन है, यानी कंट्रोल का बटन दबा के रखें और साथ एन का बटन प्रेस कर दें। टी फॉर टूल्स, टी का बटन अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो आप देखें ये जो टूल्स साइड पर नज़र आ रहे थे ये गायब हो गए हैं। दोबारा लेकर आने हैं तो दोबारा टी का बटन प्रेस कर दें, ये टूल्स की मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। टी फॉर टूल्स, और इसके अंदर टूल्स में क्या कुछ है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें अगर आप सिर्फ ये रोटेट के ऑप्शन देख लें, या अगर मैं रोटेट के ऑप्शन यहाँ से क्लिक करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो आप देखें यहाँ मुख्तलिफ तरह से इसको रोटेट यानी घुमाने की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं इस तरफ इसको रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, इस साइड से भी इसको घुमा सकते हैं। इसी तरह और भी मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। स्केल है कि अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं, ये वाई एक्सिस के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के हिसाब से कर रहे हैं चूँकि रेड कलर में है, और जेड एक्सिस के लिए इस इधर से आप कर रहे हैं। तो इस तरह की ऑप्शन इन टूल्स में मौजूद होती हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में ब्लेंडर के अंदर मूव करने का तरीका हम सीखेंगे, किस तरह से नेविगेशन होती है। अगर हमने ब्लेंडर में इधर उधर मूव करना है तो वो कैसे हो सकती है और कितने तरीक़ों से हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम इस मेन स्क्रीन से जनरल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास
डिफ़ॉल्ट जो उसका इंटरफेस है, जो फर्स्ट स्क्रीन है, वो आ जाएगी। वही 3 ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये क्यूब है, एक ये लाइट है, एक ये कैमरा है। अब इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। इनमें से जिस के ऊपर भी मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ माउस से, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अब अगर मैंने इस एनवायरनमेंट के अंदर मूव करना है इधर उधर, तो उसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने माउस का जो मिडल बटन है उसको दबा के रखें, जैसे ये मैंने दबा दिया है, और साथ डिस्प्ले में आपको दरमियान में ये सेंटर वाला माउस का बटन नज़र भी आ रहा है जिसको मैंने दबाया है। अब दबा के रखना है और इधर मूव करना है लेफ़्ट या राइट साइड पे। आप देखेंगे आप उस एनवायरनमेंट में घूमने फिरने लग जाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स आपके ऊपर से नीचे की तरफ देख सकेंगे। तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके इर्द गिर्द फिर सकते हैं, जबकि माउस का मिडल बटन आपने दबा के रखना है। अगर आपने उसके इर्द गिर्द नहीं घूमना बल्कि उस सीन की लेफ़्ट राइट साइड पे जाना है, इधर उधर जाना है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें और यही मिडल माउस बटन दबा दें। अब इसके बाद अपने माउस को आप मूव करें, लेफ़्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे, तो इसी तरह वो सीन आपका लेफ़्ट राइट जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ऊपर नीचे करेंगे तो ये वाली सिचुएशन होगी जो आप देख रहे हैं। तो जिस तरफ आप अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, तो शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और मिडल माउस बटन यानी माउस का जो दरमियान में एक स्क्रॉल व्हील होता है उसको दबा के रखना है और फिर माउस को आपने मूव करना है। इससे आप उस सीन के अंदर इस तरह से मूव कर सकते हैं। शिफ्ट की जगह कंट्रोल का बटन दबा दें और फिर मिडल माउस बटन प्रेस करें जैसे पहले किया था। अब अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम इन होगा, नीचे की तरफ लाएंगे तो ये जूम आउट होगा। इस तरह जूम इन जूम आउट, किसी ऑब्जेक्ट के करीब जा सकते हैं, उससे वापस आ सकते हैं। इसके बाद एक और बात यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये लाइट को मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद अपने कीबोर्ड से आपने राइट साइड पे जहाँ नंबर लिखे होते हैं वहाँ पर एक डॉट होता है, पॉइंट, उसको प्रेस करें। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट के करीब हो जाएंगे, जैसे ये भी मैं करने लगा हूँ। जैसे मैंने डॉट प्रेस किया तो वो लाइट जिसको मैंने सेलेक्ट किया था मैं उसके करीब हो गया, जूम इन हो गया। और अगर वापस जाना हो तो शिफ्ट और सी इकट्ठा प्रेस कर दें, इससे हम वापस उस पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे आप अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, यानी घूम फिर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्लेंडर के अंदर किस तरह से हम मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये जनरल के ऑप्शन में आ जाएं। आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका इंटरफेस है उसमें एक क्यूब मौजूद है, कैमरा मौजूद है और लाइट मौजूद है। आप सबसे पहले इन सब को सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से एक्स का बटन प्रेस करें और ये डिलीट के लिए इस्तेमाल होगा, और डिलीट के उस लफ्ज़ को क्लिक कर दें। इससे आपका जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ था वो डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद अगर हम कोई नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट ए की शॉर्ट की आपने इस्तेमाल करनी है। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएं और साथ ए प्रेस करें। इससे आपके सामने ये मेन्यू आ जाएगी जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैश, कर्व, सरफेस, टेक्स्ट,
बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो आस्ता आस्ता हम कवर करते जाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में चूँकि इसका तारुफ है कि कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम ये मैश पे आते हैं। मैश के अंदर ये क्यूब की ऑप्शन आ गई, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये वही क्यूब जो पहले मौजूद था वो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दोबारा कीबोर्ड से एक्स प्रेस करते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं। उसी तरह हम दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिलेंडर ऐड करते हैं। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप ऐड करते हैं तो आप देखें उसकी लेफ़्ट साइड पे नीचे यहाँ पे ऐड सिलेंडर वाली एक मेन्यू से आपके पास आएगी। यहाँ से आप इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सबसे पहले वर्टिसेस आए, अगर आप इसको यहाँ माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेंडर में इसकी जो वर्टिसेस हैं उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसका रेडियस अगर आप यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन दबा के ज़्यादा करें या कम करें तो रेडियस उसका कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह इसकी डेप्थ है वो आप बढ़ा के, बेसिकली इसकी हाइट है जो आप चेंज कर सकते हैं लेफ़्ट राइट करके। इसके ऊपर भी अब आप एक्स प्रेस करके कीबोर्ड से, अच्छा एक और बात, अगर आप इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेन्यू अब ख़त्म हो जाएगी। जो प्रॉपर्टीज़ आपने सेट की हैं वो एज इट इज़ हो जाएंगी। इसके बाद कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके इसको डिलीट कर लें। और अब दोबारा से शिफ्ट ए करें। अब आप इसके अंदर कोई लाइट ऐड कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट, तो ये एक पॉइंट की लाइट इसके अंदर ऐड हो चुकी। इसको डिलीट करें। इसके अलावा शिफ्ट ए करके आप स्पॉटलाइट वो लगा सकते हैं। आप ये देखें हम जो कुछ भी ऐड कर रहे हैं वो इस पॉइंट के से रिलेटेड ही ऐड हो रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं एक्स दबा के डिलीट कर रहा हूँ। अब ये जो दरमियान में एक पॉइंट है, एक आपको क्रॉस से नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं 3D कर्सर। ये 3D कर्सर है जो दरमियान में मौजूद है। जो ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं वो इसके कॉरस्पॉन्ड ही, इससे रिलेटेड ही ऐड होता है। इसके बाद दोबारा हम अगर अब शिफ्ट ए करें और देखें इसमें ये कैमरा की ऑप्शन आ रही है। कैमरा हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इस कैमरा को भी हम अगर आप डिलीट कर दें और शिफ्ट ए से हम देखें कि एक और चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं वो हमारा ये प्लेन है। प्लेन में आपके पास जस्ट एक सरफेस है जो आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर इसका साइज़ आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं और ये आप टाइप करके भी जैसे 10 मीटर रख सकते हैं। अब ये 10 मीटर का एक सरफेस आपके सामने क्रिएट हो चुका है। इसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको मूव करना है किसी साइड पे वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको भी हम डिलीट करते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करके इसमें अब एक और चीज़ देखते हैं, ये मोंकी। ये ब्लेंडर के अंदर एक मोंकी फेस मौजूद है जिसको आप अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर चेंजिंग्स करके। तो ये भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ बुनियादी चीज़ें देखेंगे ब्लेंडर के हवाले से कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है और किस तरह उसे स्केल किया जाता है,
किस तरह उसे रोटेट किया जाता है और किस तरह उसको डुप्लीकेट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप जनरल के ऑप्शन पे आ जाएं। आपके सामने यहाँ उसका जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो मौजूद है। अगर आपने ये सारी ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करनी हो तो जस्ट अपने कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस कर दें। अब इन तीनों को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से एक्स का बटन प्रेस कर दें और ये डिलीट के ऑप्शन आपके पास आएगी, इस पर क्लिक कर दें। शिफ्ट ए से आप एक ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट कर दें, जैसे मैं ये क्यूब ही कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से जी का बटन प्रेस करें, जी फॉर ग्रैब। जैसे ही आप जी का बटन प्रेस करेंगे, अब माउस का कोई भी बटन दबाए बगैर आप माउस को जिस तरफ मूव करेंगे ये ऑब्जेक्ट उस तरफ आपको मूव होता दिखाई देगा। अब जहाँ ला के आप इसको छोड़ेंगे और क्लिक कर देंगे वहाँ ये स्टे करेगा, आप मूव नहीं कर। रोटेट कैसे करेंगे? रोटेट मतलब इसको घुमाना। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस करें। जैसे ही आर का बटन प्रेस करेंगे तो आप अब अपने माउस को जिस तरफ मूव करेंगे बगैर को बटन दबाए तो ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा, यानी घूमने लग जाएगा। तो इस तरह हम इस आर के बटन से इसको रोटेट कर सकते हैं। अब किसी जगह पे जब क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन इसकी ख़त्म हो गई। इसके बाद स्केल है। स्केल मतलब इसका साइज छोटा बड़ा करना। उसके लिए आपने कीबोर्ड से एस का बटन दबाना है, एस। जैसे ही आप एस का बटन दबाएंगे तो अब माउस को अगर आप किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देखिए उसका साइज बड़ा हो रहा है। उसके ऑपोजिट मूव करेंगे उसका साइज छोटा होता जाएगा। तो ये स्केलिंग हो रही है, यानी साइज बड़ा या छोटा किया जा रहा है, जिसमें हमने माउस का कोई बटन प्रेस नहीं किया बल्कि हमने ये शॉर्ट की एस इस्तेमाल की और इससे अब हम इसको स्केल अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करने से ये स्केल वाली ऑप्शन अब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ आती है डुप्लीकेट करना। अगर इसी ऑब्जेक्ट की आपने कॉपीज़ बनानी है, डुप्लीकेट करना है, तो इसके लिए जो शॉर्ट की हम इस्तेमाल करेंगे वो शिफ्ट डी है। शिफ्ट का बटन दबा के साथ आप डी दबा दें। अब बगैर माउस का कोई बटन दबाए आप माउस को लेफ़्ट या राइट या किसी साइड पे भी मूव कर दें, आप देखेंगे उसमें से एक डुप्लीकेट निकल के अलग हो जाएगा। जब अलग कर लें तो उसको आप माउस को किसी जगह क्लिक कर दें, ये एक इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया है। इसी तरह अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूं और दोबारा फिर कीबोर्ड से शिफ्ट और डी प्रेस करूं तो अब माउस को किसी भी तरफ मूव करने से ये एक और डुप्लीकेट तैयार हो गया। इस तरह हम शिफ्ट डी की शॉर्टकट की इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट बना सकते हैं। और अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें और फिर हम शिफ्ट डी की दबाएं तो आप देख सकते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे उतनी ही ऑब्जेक्ट्स की डुप्लीकेट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इसको क्लिक करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब ए का बटन दबा के मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक्स का बटन दबा के इन सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब दोबारा से शिफ्ट और ए दबा के दोबारा से मैं चलें क्यूब भी बना लेता हूँ। अब अगर मैंने किसी ख़ास एक्सिस में अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव कर सके और इसके अलावा कहीं ना जा सके, सिर्फ एक्स एक्सिस की ये जो
रेड लाइन नज़र आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मूव करे, इसके साथ मूव करे, ना ये वाई एक्सिस के साथ मूव कर सके, ना ये जेड एक्सिस के साथ ऊपर नीचे मूव कर सके। तो ऐसा करने के लिए आपने उसी तरह जी का बटन दबाना है और उसके साथ आपने एक्स का बटन दबा देना है। जैसे ही आप जी और उसके साथ एक्स का बटन दबाएंगे और अब माउस को अगर आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ ही मूव कर रहा है। आप इसको कहीं और भी मूव करने की कोशिश करेंगे अपने माउस को, लेफ़्ट राइट भी, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव कर सकेगा, क्योंकि आपने इस जी और एक्स की से इसको बाउंड कर दिया है। ये सिर्फ एक्स एक्सिस वाली इस रेड लाइन के साथ ही मूव कर सकता है और कहीं नहीं जा सकता। आप क्लिक करके इसको रोक लें। अब अगर आप चाहते हैं ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करे, तो इसके लिए आपने जी का बटन दबा के फिर वाई प्रेस करना है। जी का बटन दबाया और फिर वाई प्रेस कर दिया। अब अगर मैं अपना माउस मूव करता हूं तो आप देखें ये वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। मैं कहीं और भी मूव करूंगा तो ये वाई एक्सिस पे ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव करना है तो उसके लिए जी और जेड का बटन दबाएंगे, जी और जेड। तो ये एक लाइन भी आपको नज़र आ रही है। आप ये देखें ये जो क्यूब है सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है ऊपर से नीचे। अब इसको माउस को मैं कहीं और भी लेके जाऊंगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वहाँ ये मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको बाउंड कर दिया है। इसने सिर्फ जेड एक्सिस पे यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है। अगर हम ये चाहें कि किसी एक एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव ना करे, बाकी एक्सिस पे कर जाए, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जेड एक्सिस पे मूव ना कर सके, एक्स और वाई एक्सिस पर ही मूव करे, तो उसके लिए आपने जी का बटन दबाने के बाद शिफ्ट का बटन दबा के जेड को दबाना है। इससे अब ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर सकता है, बस जेड एक्सिस यानी ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। ब्लेंडर में आज हम वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एडिट मोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहले यहाँ ऑब्जेक्ट मोड था और इसके आगे आपको ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं। इन बटन्स के लिए आप शॉर्ट कीज़ 1, 2, 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 जो है वो वर्टिसेस के लिए, और 2 एजेस के लिए, और 3 फेसेस के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे अभी यहाँ पे ये वर्टिसेस पहले ही सिलेक्टेड हैं। अगर मैं कीबोर्ड से 2 प्रेस करता हूँ तो आप देखें ये इसके एज सिलेक्ट हो गए, और अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ ये फेसेस को सिलेक्ट कर रहा है। वर्टिसेस से मुराद ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस फिगर में, ये वर्टिसेस हैं, यानी कॉर्नर्स जो बन रहे हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वर्टिसेस है। और अगर मैं यहाँ से 2 प्रेस करता हूँ तो ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये इसके एजेस है। और अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो इससे मुराद फेस है। फेस से मुराद ये जो पूरी एक साइड आपको नज़र आ रही है, जो यहाँ पर आपके सामने ऊपर की तरफ या साइड की तरफ या इस तरफ, ये जो पूरी एक साइड बन रही है इसको एक फेस बोलते हैं। और इसमें ये जो 1, 2, 3 हम प्रेस कर रहे हैं ये कीबोर्ड पे जो लेफ़्ट साइड वाले 1, 2, 3 हैं उसको प्रेस करना है आपने। अब किसी एक वर्टेक्स को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे इस वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको ग्रैब करना चाहूँ तो आप लोग पिछले लेक्चर में सुन चुके हैं कि किसी भी सिलेक्टेड चीज़ को ग्रैब करने के लिए हम जी का बटन दबाते हैं।
अब अगर मैं जी का बटन प्रेस करता हूँ, अब जैसे जैसे मैं अपने इस माउस को मूव करूँगा तो वो सिलेक्टेड जो वर्टेक्स है वो मेरे माउस के साथ मूव करता जाएगा, चाहे मैं उसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जिस तरफ भी मोड़ता हूँ वो उस तरफ चला जाएगा। अगर आप इसकी मूवमेंट किसी ख़ास एक्सिस पे करना चाहें तो जैसे आप Z प्रेस कर दें, अब इसकी मूवमेंट सिर्फ Z एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अब ये लेफ़्ट राइट नहीं होगा, अब सिर्फ ऊपर Z वाली साइड पे मूव कर रहा है। इसी तरह अगर आप X का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से तो अब ये X एक्सिस के साथ मूव कर रहा है, बाकी साइड्स पे मूव नहीं करेगा। और अगर कीबोर्ड से आप Y प्रेस कर दें तो अब ये Y एक्सिस पे मूव कर रहा है, जो कि ग्रीन लाइन से आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मूव नहीं करेगा। तो इस तरह इसकी मूवमेंट को हम आते हैं एजिस की तरफ। 2 प्रेस करने से आप देखें ये हाईलाइट भी हो गया है ये बटन। अब आप यहाँ पे किसी भी एज को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ से इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें ये लाइन का कलर चेंज हो गया, ये एज है। तो जी जैसे मैं प्रेस करता हूँ, अब ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एज है ये मेरे माउस की मूवमेंट के साथ मूव कर रहा है। जिस तरह मैं इसको लेके जाऊंगा उधर ये चलता रहेगा। इसको Z एक्सिस की तरफ भी मूव करवा सकते हैं, इसको X एक्सिस की तरफ मूव करवा सकते हैं, और इसको Y एक्सिस के साथ मूव करवा सकते हैं। फेस के लिए आपने कीबोर्ड से 3 का बटन दबाना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया, ऊपर वाला फेस इसका सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसको भी मैं उसी तरह ग्रैब कर सकता हूँ जी का बटन दबा के। अब इसको मैं ऊपर नीचे जिस तरह भी चाहता हूँ, पूरा फेस अब उसकी मूवमेंट के साथ मूव करेगा। और इसमें भी आप उसी तरह Z का बटन दबा के सिर्फ इसको ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, अब लेफ़्ट राइट नहीं होगा। या X का बटन दबा के X एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवा दें, या फिर Y प्रेस करके इसको Y एक्सिस के साथ मूव करवा सकते हैं। फिर ये और कहीं नहीं जाएगा, इधर ही मूव करेगा। एक से ज़्यादा फेसेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक फेस हमने ये ऊपर वाला सिलेक्ट किया है, अब शिफ्ट का बटन प्रेस करके साथ किसी दूसरे फेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ग्रैब करेंगे तो ये दोनों फेसेस उसके साथ मूव कर रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे। इसी तरह आप उसको X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस जैसे पहले हमने देखा है वो सारे ऑपरेशन इसके ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से एक बहुत ही थोड़े से वक्त में हम पिरामिड की शेप डेवलप करें। पिरामिड जैसे कि एहराम मिस्र है, इसके लिए ऑब्जेक्ट मोड से अपने एडिट मोड में आएँ, और इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें। जैसे टैब का बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ से एडिट मोड में आ गए। ये हमने 3 का बटन प्रेस किया और आप देखिए यहाँ से ये फेस सेलेक्ट हो गया। जो ऊपर वाला फेस है इसको आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। आप अपने कीबोर्ड से S का बटन प्रेस करेंगे जो कि स्केल के लिए है, S फॉर स्केल। जैसे आप S प्रेस करते हैं स्केल के लिए और जस्ट बगैर को बटन दबाए अपने माउस को आप मूव करें, तो जैसे जैसे आप उसको अंदर की तरफ मूव करेंगे आप देखेंगे कि ये स्केल डाउन होता जा रहा है, इसका मुंह छोटा होता जा रहा है। तो जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है आप इसको मूव कर दें, और जब आप समझें कि अब ये पूरा हो गया तो आप इसको क्लिक कर दें। तो इस तरह एक पिरामिड आपका क्रिएट हो जाएगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा। और इसको आप अब अपने व्यू से देख भी सकते हैं। आज के टॉपिक में हम किसी एज को या फेस को सब डिवाइड करना सीखेंगे। इसके लिए आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आएँ और उसके लिए आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें। इसके बाद अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट साइड
नंबर 2 सेलेक्ट करें। नंबर 2 सेलेक्ट करने से इसके जो एजेस हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। इसमें से किसी एक एज को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं इस वाले एक एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दें। जो मेन्यू आपके सामने आएगी उसमें एक ऑप्शन है सब डिवाइड, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगी कि नंबर ऑफ़ कट्स कितने लगाने हैं। अभी मैं इसको एज इट इज़ ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने अभी उसको एक ही कट लगाना है। कीबोर्ड से 1 प्रेस करें ताकि आप वर्टिसेस के ऑप्शन पे आ जाएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ दरमियान में एक नया वर्टेक्स बन गया है जो इस पूरी एज को हमने डिवाइड करके अभी बनाया है। इसी तरह आप इसकी दूसरी तरफ जो एज है इसके अंदर भी हम इस तरह से ये डिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 प्रेस करके आप एजेस की तरफ चले जाएं। अब एक एज को सिलेक्ट कर लें और उसी तरह राइट क्लिक करके सब डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब 1 प्रेस करके या इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेंटर में एक नया वर्टेक्स बन चुका है। अब आप इसमें मज़ीद ये कर सकते हैं कि अपने इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करें। पहले एक को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और दूसरे को सिलेक्ट कर लें। अब जब ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं, इसके बाद अपने कीबोर्ड से जे का बटन प्रेस करें, जे फॉर जॉइन। जैसे ही आप जे का बटन प्रेस करेंगे आप देखें ये दोनों वर्टिसेस आपस में कनेक्ट होके इनके दरमियान एक नया एज क्रिएट हो चुका है। कीबोर्ड से 3 प्रेस करके या यहाँ से क्लिक करके फेस मोड में आ जाएं। आप जिस फेस को भी सिलेक्ट करें, जैसे मैंने अभी इस फेस को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करें, सब डिवाइड के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये जो फेस होता है क्यूब का उसमें ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। जब आप सब डिवाइड के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी तरह नीचे वाली मेन्यू से इन डिवीजन्स की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं और किसी एक सब डिवाइडेड हिस्से को मज़ीद भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिर राइट क्लिक करके सब डिवाइड, जो नंबर ऑफ़ कट्स हैं इसको मैं 8 लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर 8 कट्स लग गए। एक फेस को सिलेक्ट करके उसको ग्रैब कर लेते हैं, ग्रैब करके उसको खींच सकते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ये आप लोग पहले सीख चुके हैं। और इसी तरह आप किसी फेस को सिलेक्ट करके अगर एस प्रेस करते हैं, उस स्केल के लिए आपको पता है स्केल आप बढ़ा सकते हैं, स्केल आप कम कर सकते हैं। आज के लेसन में हम लूप कट और एक्सट्रूड की ऑप्शन देखेंगे। लूप कट के लिए आप सबसे पहले एडिट मोड में आ जाएं, जिसके लिए आप कीबोर्ड से टैब प्रेस कर सकते हैं। शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल आर। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और साथ आर का बटन प्रेस कर लें। तो ये लूप कट के लिए आप देख सकते हैं दरमियान में एक निशान आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। अब आपने अपने माउस को एक दफ़ा क्लिक करना है और जिस तरफ आप लेकर जाएंगे आप देखें एक लाइन उसके साथ साथ मूव कर रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस जगह पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक लूप कट लग गया। जैसा कि आप देख रहे हैं लूप कट में हमने नए एजेस और नए वर्टिसेस बना दिए हैं और ये आपके इस क्यूब के चारों तरफ लगे हैं। इसी तरह अगर आप
दोबारा से एक लूप कट दूसरी डायरेक्शन में लगाना चाहें तो दोबारा से कंट्रोल R करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरफ लगाना चाह रहा हूँ, एक दफ़ा क्लिक कर दें। अब माउस को मूव कर लें जिधर आपने लगाना है, इसको दोबारा क्लिक करें तो ये लूप कट इस तरफ लग गया है। इसको आप देख सकते हैं कि आपके नए वर्टिसेस और नई एजेस हर साइड पे क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ कीबोर्ड से 3 प्रेस करके फेस के मोड में आ जाएं, जो आप यहाँ से भी आ सकते हैं ऊपर से, आप किसी फेस को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने फ़िलहाल इस फेस को सिलेक्ट किया। इसके बाद आप एक्सट्रूड करने के लिए कीबोर्ड से जस्ट ई का बटन प्रेस करें, ई फॉर एलिफेंट। जैसे आप ई प्रेस करते हैं और अपने माउस को मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस फेस को सिलेक्ट किया था उसमें से आप एक नई शेप बाहर की तरफ क्रिएट कर रहे हैं। इसको एक्सट्रूड कहते हैं। इसको आप बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं, इसको आप अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं। जिस तरफ आप माउस मूव करेंगे ये इस तरफ मूव होगा। अब इस तरह से आपने इस शेप में थोड़ी सी तब्दीली कर दी। इस तरह आप बहुत सी नई शेप्स बना सकते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करके आप ई प्रेस करें, इसको एक्सट्रूड कर दें, ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह जैसे आप चाहें इसको एक्सट्रूड करके किसी भी फेस को, उसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब हम अपने कीबोर्ड से 2 प्रेस करके एज मोड में आ जाएं और यहाँ से हम एक एज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये किया अभी आपके सामने। अब अगर मैं एक्सट्रूड करूँ यानी ई प्रेस करूँ तो इसका आप बिहेवियर देख सकते हैं कि वो एज एक्सट्रूड हो गया है। किसी भी दूसरे एज को पहले सिलेक्ट कर लें, फिर उसको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं और उसके लिए आप उसको डायमेंशन भी दे सकते हैं कि वो, जैसे मैंने Z प्रेस की है, अब ये Z एक्सिस के लॉन्ग ही एक्सट्रूड हो रहा है। आप इसको लेफ़्ट राइट कहीं और नहीं कर सकते। तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ एक्सट्रूड करना है। इस लेक्चर में हम इनसेट और बेवल की ऑप्शन देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप एडिट मोड में आ जाएं। इसके लिए कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दें और उसके बाद 3 का बटन प्रेस कर दें या यहाँ से फेस की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस फेस को सिलेक्ट किया। इसके बाद कीबोर्ड से आप इनसेट के लिए आई का बटन प्रेस करें। जैसे आप आई का बटन प्रेस करते हैं, अब आप अगर आपने माउस को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक इंसर्ट बन रहा है। अब जो आपने एक इंसर्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर आप मज़ीद भी इंसर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मज़ीद इंसर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कोई से 2 फेसेस सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया, अब अगर हम आई प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे भी इंसर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये दोनों इंसर्ट आपस में मिल रहे हैं वहाँ दरमियान में आपको कोई ऐसा गैप नज़र नहीं आ रहा। तो इसको ठीक करने के लिए आप दोबारा से आई प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इंसर्ट्स बिल्कुल अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने इंसर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो जी का बटन प्रेस करके आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो है बेवल। बेवल में हम अपने जो एजेस हैं उसकी शार्पनेस को कम करते हैं। हम अगर 2 प्रेस करके या यहाँ से एजेस मोड में आ जाएं,
अब अगर मैं ये वाला एज सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल और बी प्रेस करना है। कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद आप जैसे जैसे अपने माउस को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो शार्पनेस है वो कम होती जा रही है इसके एज की। तो अपने हिसाब से मूव करने के बाद क्लिक कर दें। अब यहाँ इसकी मेन्यू आ रही है, इसमें सेगमेंट्स में जाके इसके सेगमेंट्स की तादाद को आप बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। आप जैसे जैसे सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ मज़ीद लाइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ फ़िलहाल 6 कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो एज थी वो अब आपको थोड़ी सी इसकी शार्पनेस कम नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये बिल्कुल शार्प है, जबकि इसके ऊपर हमने बेवल अप्लाई किया है तो ये थोड़ी सी राउंड हो गई है। आज के लेसन में हम फेसेस को डिलीट करना और उन्हें क्रिएट करना सीखेंगे और न्यू एजेस क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप एडिट मोड में आ जाएं। इसके लिए टैब का बटन प्रेस कर दें। जैसे मैं ये ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करने के लिए पहले कीबोर्ड से 3 का बटन प्रेस करता हूँ, या यहाँ से फेस को सिलेक्ट कर लें। अब अगर ये वाला फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मुझे इस पूरे फेस को यहाँ से डिलीट करना है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से एक्स प्रेस करें तो आपके सामने ये मेन्यू आएगी। इसमें आप ये फेसेस की जो ऑप्शन है थर्ड, इसको सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर का फेस डिलीट हो चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पर दोबारा से ये फेस चाहिए है या आप कोई नया फेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने जो एज मोड है उसमें जाएं। उसके बाद कोई से 2 एजेस को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने कीबोर्ड से F का बटन प्रेस करना है, F फॉर फुल। तो इस तरह से आप किसी फेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। अब अगर हम दोबारा से फेस मोड में जाके कंट्रोल R की शॉर्टकट की अप्लाई करके हम यहाँ पे लूप कट करना चाहें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लूप कट हम इस तरफ लगा देते हैं, फिर कंट्रोल R करके लूप कट से हम यहाँ कट कर देते हैं और वंस अगेन एक लूप कट हम इस तरफ लगा देते हैं और इसी तरह कंट्रोल R करके एक लूप कट हम यहाँ लगा देते हैं। लूप कट की मदद से नए एजेस और नए वर्टिसेस क्रिएट हो गए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये दरमियान वाला जो हमारा फेस है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके लिए मैं X का बटन प्रेस करता हूँ और फेसेस में ये थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। अब ये फेस यहाँ से डिलीट हो गया। वर्टेक्स मोड में आके यहाँ से कोई से 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं कीबोर्ड से F प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक नया एज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो इन 2 वर्टिसेस के दरमियान क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं और एजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेसन में मॉडिफायर सब डिवीज़न को देखेंगे। उसके लिए पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, एक्स प्रेस करके एंटर करके, और शिफ्ट ए से मैं ये मंकी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अगर आप देखें तो ये आपको काफ़ी
रफ नज़र आ रहा है। अगर आप सब डिवीजन का मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ऐड मॉडिफायर में जाके नीचे सब डिवीजन सरफेस की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि वो जो बॉक्सेस बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे थे वो अब छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट हो चुके। अगर यहाँ से इसका जो लेवल है, लेवल्स व्यू पोर्ट और रेंडर, अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये मज़ीद क्लियर आपको नज़र आएगा। जैसे अभी ये 1 है, मैं इसको 2 करता हूँ, आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस और छोटे हो गए हैं। 3 कर देता हूँ, ये और छोटे हो गए हैं। रेंडर में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं ताकि जो आउटपुट आए उसमें भी इतना ही क्लियर हो। अगर इसको मज़ीद आप स्मूथ करना चाहें तो उसी तरह राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दें तो भी ये आपको स्मूथ बिल्कुल नज़र आएगा। लेकिन ये याद रहे कि ये जो स्मूथनेस है इससे इसके वर्टिसेस नहीं बढ़े, वो उतने के उतने ही हैं। अगर आप टैब प्रेस करके इसको एडिट मोड में देखेंगे तो यहाँ पे ये उतने ही बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जो इसके शुरू में डिफ़ॉल्ट में थे। इस लेसन में हम बुक शेल्फ या बुक रैक बनाना सीखेंगे। बुक रैक बनाने के लिए आप सबसे पहले एडिट मोड में आ जाएं। इसके लिए कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और फिर आपका मोड फेस वाला मोड हो जाए, जो आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करके या यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। कोई सा एक फेस सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। अब कीबोर्ड से जी का बटन प्रेस करें फॉर ग्रैब, और हमने चूँकि इसको एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो मैं एक्स का बटन भी प्रेस कर रहा हूँ। आप इसके साइड फेस को सिलेक्ट करके इसको ग्रैब करें जी प्रेस करके, और इसको वाई एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दें और क्लिक कर दें। इसके फ्रंट वाली फेस को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से एक्स प्रेस करें और फेसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप अपने इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल आर से लूप कट इस्तेमाल करते हुए आप एक कट यहाँ लगा दें और फिर कंट्रोल आर से लूप कट इस्तेमाल करते हुए एक कट यहाँ लगा दें। आप एज मोड में आके, जो कि यहाँ पे मौजूद है आपका, अब आप इसका एक एज सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये दूसरा एज सेलेक्ट करें। इन दोनों एजेस के दरमियान हमें चूँकि फेस चाहिए है तो इसके लिए कीबोर्ड से F का बटन प्रेस कर दें। इसी तरह नीचे इस एज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा के ये सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से F प्रेस कर दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके आपने ऑल्ट ई से एक्सट्रूड करना है। ऑल्ट और ई प्रेस करें, एक्सट्रूड की ऑप्शन आपके सामने आएंगी। तो इसमें एक ऑप्शन है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, इसके ऊपर क्लिक करें। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके क्लिक कर दें। अब टैब के बटन से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। तो ये आपकी एक रैक तैयार हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं। अब इस रैक पर मटेरियल अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में ये मटेरियल पे आएँ और बेस कलर के पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और टेक्सचर में आके इमेज टेक्सचर की ऑप्शन पे आ जाएं और साइड पे ओपन से इसको ओपन करें। जहाँ पे आपने कोई टेक्सचर रखा हुआ है इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको ओपन कर लें। अब ऊपर से मटेरियल वाली ऑप्शन पे क्लिक करें तो इस तरह आपके इस रैक के ऊपर
मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। इस लेसन में आप ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को जॉइन करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एडिट मोड में आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका ये वाला फेस जो फ्रंट पे नज़र आ रहा है इस पूरे ऑब्जेक्ट से अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो पहले फेस वाले मोड में आएँ, यहाँ से क्लिक करके, और इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लें। अब क्योंकि इस फेस को हमने यहाँ से सेपरेट करना है, इस ऑब्जेक्ट से अलग करना है, अब राइट क्लिक करें, सेपरेट की ऑप्शन आएगी और इसमें सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये जो फेस है ये इस ऑब्जेक्ट से अलग हो चुका है। इसके लिए आप साइड पे देख सकते हैं कि पहले सिर्फ क्यूब था, अब cube.001 नाम से उसने इसको अलग ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब अगर आप दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट मोड में आएँ टैब का बटन प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं कि इसकी सिलेक्शन अब अलग हो रही है, पिछले वाले की अलग हो रही है। और अगर मैं अब इस वाले ऑब्जेक्ट को जो कि अलग से सिलेक्ट नज़र आ रहा है, जी का बटन प्रेस करके ग्रैब करके माउस मूव करूं तो ये इससे अलग हो जाता है। ये दो अलग से ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को लेके हम ये चाहते हैं कि इनको हम जॉइन कर लें। अभी तो आप देख सकते हैं कि ग्रैब करने से ये अलग मूव कर रहा है, और अगर मैं इसको ग्रैब करूं ये अलग मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जॉइन करूंगा तो फिर ये इकट्ठे मूव करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट शुमार होंगे। तो इन दोनों को जॉइन करने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट दबा के दूसरे को सिलेक्ट करें और फिर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में जॉइन की ऑप्शन है, Ctrl+J, इसको क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर भी cube.001 से एक ही नाम में आ चुके हैं, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जॉइन हो चुके हैं। अब अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों ही सिलेक्ट होंगे, चाहे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो भी दोनों हो रहे हैं, इसको करूँगा तो भी दोनों ही हो रहे हैं। अब अगर मैं जी प्रेस करके ग्रैब करता हूँ तो आप देखें दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों जॉइन हो चुके हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। आज के लेसन में हम ओरिजिन्स का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करें शिफ्ट डी प्रेस करके, तो आप देखें आपको उसके अंदर एक ऑरेंज डॉट नज़र आएगा। ये जो ऑरेंज डॉट है ये इसका ओरिजिन है। अगर मैं इसको दोबारा से डुप्लिकेट करूं शिफ्ट डी से, इसके अंदर भी आपको एक ऑरेंज डॉट नज़र आ रहा है जो इसका ओरिजिन है। सेंटर वाले पे भी अगर मैं क्लिक करता हूं तो सेंटर में 3D कर्सर के दरमियान में आपको यही ऑरेंज डॉट नज़र आएगा जो इसका ओरिजिन है। अब ओरिजिन से होता क्या है, अगर आप इन तीनों ब्लॉक्स को शिफ्ट का बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लें, कीबोर्ड से आर प्रेस करके इसको रोटेट करें, आर प्रेस करते हैं, अब इसको देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये जो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट है इसके ओरिजिन के हिसाब से इसकी रोटेशन हो रही है। अब अगर ये ऊपर मेन्यू में इस पर अगर आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे मीडियन पॉइंट, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जिस पर अभी आपने रोटेशन देखी। इसमें एक और ऑप्शन है इंडिविजुअल ओरिजिन्स। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और अब दोबारा से आर प्रेस करके इसको मैं रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने ओरिजिन के हिसाब से रोटेट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूं और इसे भी डिलीट कर दूं एक्स प्रेस करके और फिर एंटर। इसको अगर मैं एडिट मोड में जाऊं टैब प्रेस करके और इसके सारे फेसेस को मैं सिलेक्ट रखूं, अब अगर ऊपर से मैं मीडियन पॉइंट पर ही हूं, आई प्रेस करके इसके ऊपर इंसर्ट अप्लाई करूं जो पिछले लेसन में आप पढ़ चुके। आई अगर एक दफ़ा प्रेस करने से ना हो तो दोबारा आई प्रेस करें, इससे वो सारे फेसेस का इंसर्ट हो जाएगा।
इनसेट लेने के बाद जो इसके दरमियान में फेसेस बने हैं एक्सट्रूड करूं, तो उसके लिए अब ऑल्ट ई प्रेस करें। ऑल्ट ई से एक्सट्रूड की ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें आपने एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको वो सारे फेसेस जो सिलेक्टेड थे एक्सट्रूड होते नज़र आ जाएंगे। इसके बाद ये जो फेसेस सिलेक्टेड हैं किनारों वाले, इसको अगर मैं स्केल करना चाहूँ और मैं एस प्रेस करता हूँ, तो आप देखें स्केल करने के इफ़ेक्ट्स वो नहीं हो रहे जो मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने इसी मेन्यू में वापस आके ऊपर इंडिविजुअल ओरिजिन्स के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर मैं स्केल करूँगा तो इसका इफ़ेक्ट देखिए अब चेंज आ रहा है। ओरिजिन चेंज होने से स्केलिंग का इफ़ेक्ट चेंज हो जाता है। पहले वो अपने सेंटर की तरफ स्केल हो रहा था, अब हर इंडिविजुअल जो एक्सट्रूड हुआ है उसके सेंटर की तरफ एक्सट्रूजन हो रही है। ब्लेंडर में टेबल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले इसको स्केल कर लें। एस का बटन प्रेस करें और जेड की प्रेस करें ताकि इसको हम स्केल डाउन कर लें। दोबारा से एस प्रेस करें स्केल करने के लिए। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल करने के लिए वाई की प्रेस करें। टैब का बटन प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं। यहाँ से फेस वाला मोड सेलेक्ट कर लें। कीबोर्ड से 3 प्रेस कर लें या यहाँ पे क्लिक करके फेसेस मोड पे आ जाएं। अब नीचे वाला फेस सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और सब डिवाइड। सब डिवाइड की मेन्यू नीचे आएगी, इसमें जाके नंबर ऑफ़ कट्स को आप बढ़ा लें। 7 पे रख लेता हूँ। आप इसमें से कोई से 4 फेसेस, जैसे वो एक ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये वाला सिलेक्ट और यहाँ से ये वाला, 4 फेसेस सिलेक्ट करें और ई का बटन प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें। इस तरह से इसकी लेग्स क्रिएट होंगी। इसी स्टेज पे ये ऊपर से ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाली ऑप्शंस में जाके इंडिविजुअल ओरिजिन्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद कीबोर्ड से एस प्रेस करें टू स्केल और इसकी लेग्स को नीचे वाली साइड से थोड़ा सा पतला कर लें। ये एक टेबल तैयार हो चुकी है। अब इस टेबल पर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आप पहले टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में टेक्सचर यानी मटेरियल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। बेस कलर के साथ डॉट के ऊपर क्लिक करें और इमेज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद साइड पे यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जहाँ पे भी आपने वो टेक्सचर रखा है उसको सिलेक्ट कर लें और इसको मटेरियल व्यू में देख लें। तो इस तरह ये टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। इसको आप रेंडर व्यू में भी देख सकते हैं। आज एनिमेशन का फर्स्ट हमारा लेक्चर है और एनिमेशन से मुराद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकें। ये नीचे वाली साइड पे ड्रैग करके इस एरिया को थोड़ा सा बाहर निकाल लें। ये जो हमारे की फ्रेम्स का एरिया है एनिमेशन के लिए। अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी लोकेशन पे ले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको एक साइड पर लेकर जा रहा हूँ। इस लोकेशन पे आके आप कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे। जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। इसमें अभी चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ये लोकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले फ्रेम पे जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ पर एक येलो निशान आ गया है। ये इसका पहला की फ्रेम जनरेट हो गया है एनिमेशन का। अपने इस फ्रेम में
इस निशान को फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे ले आएं और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब करें और वाई प्रेस करके एक साइड पे ले जाएं। अब यहाँ पे दोबारा से आपने कीबोर्ड से आई प्रेस करना है। अब यहाँ से भी लोकेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं एक की फ्रेम यहाँ पे भी लोकेशन नंबर 100 पे जनरेट हो चुका है। अब अगर आप इसको यहाँ से प्ले करें, प्ले एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एनिमेशन आ चुकी है और हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 0 से 100 तक। अगर आप इस सेकंड वाले निशान को, जो एनिमेशन का की फ्रेम का निशान है, यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको जी प्रेस करके यानी ग्रैब करके आप आगे ले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको 200 पे ले जाएं और क्लिक कर दें। अब अगर हम अपनी एनिमेशन को प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट स्लो हो गई है। पहले फास्ट थी, अब स्लो है, क्योंकि हमने उसके फ्रेम्स को बढ़ा दिया है। आप अगर दोबारा से अपने इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके ग्रैब करके 70 पे ले आएं, आप अपनी एनिमेशन को प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड पहले से बढ़ गई है, क्योंकि फ्रेम्स हमने कम कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके 250 तक टोटल फ्रेम्स हैं। अभी हम इस्तेमाल करें 70 तक। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके टोटल फ्रेम्स की तादाद को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 70 ही कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब देखें ये 70 तक हमारे फ्रेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बाकी डार्क हो गए हैं। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, आज के लेसन में हम की फ्रेम एनिमेशन में रोटेशन और स्केल को देखेंगे। नीचे से फ्रेम की रेंज को विजिबल कर लें, इसको ड्रैग करके। ये जो फ्रेम नंबर 1 है इस पे आके अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करें। इस मेन्यू में लोकेशन के बाद दूसरी ऑप्शन रोटेशन की आती है, इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपने फ्रेम नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे आ जाएं। यहाँ पे आके आप अपने इस क्यूब के ऊपर, जो कि पहले से सिलेक्टेड है, कीबोर्ड से आर की की प्रेस करें, आर फॉर रोटेशन, और इसको आप बेशक एक्स प्रेस करके आर के गिर्द रोटेट कर दें या जैसे आप चाहें। ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फिर आप कीबोर्ड से आई प्रेस करें और सेकंड ऑप्शन रोटेशन की सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से एनिमेशन की स्टार्ट में आएँ और इसको प्ले करके देख लें। तो जब हम इसको प्ले करते हैं तो इसके अंदर रोटेशन हमें नज़र आती है। जिस तरीके से हमने रोटेट किया उसी तरह की रोटेशन आपको इस एनिमेशन में नज़र आएगी। अब आप अपने ये कीज़ जो हैं इसको यहाँ से डिलीट कर लें। इसके लिए सिलेक्ट करके एक्स प्रेस कर दें और डिलीट की फ्रेम्स की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब दूसरी चीज़ स्केल है। आपने सबसे पहले उसी तरह इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की फ्रेम में जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है उस पर देख लें, उसको हमने 0 पे रखा हुआ है। अब कीबोर्ड से आप आई प्रेस करें और स्केल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद इसको आप बेशक 100 पर ले आएँ, 90 पे ले आएँ, जहाँ भी लाना चाहे ले आएँ। इस ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए आप कीबोर्ड से एस प्रेस करें
और इसको माउस को जब आप खींचेंगे तो ये स्केल अप हो जाएगा। जब स्केल अप हो जाए तो यहाँ पे फिर आपने कीबोर्ड से आई प्रेस कर देना है और स्केल के ऑप्शन को क्लिक कर देना। आप बिल्कुल स्टार्ट में जाके इस एनिमेशन को चला कर देखें तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के साथ इसका स्केल बड़ा होता जा रहा है। आज के लेसन में हम की फ्रेम एनिमेशन के अंदर लोकेशन, स्केल, रोटेशन तीनों को इकट्ठा करके देखेंगे। इसके अलावा हम की फ्रेम में लूप बनाना भी देखेंगे। सबसे पहले आप नीचे से फ्रेम्स को थोड़ा सा ऊपर कर लें। अपने ऑब्जेक्ट को जो कि सिलेक्टेड है जी प्रेस करके इसको ड्रैग कर लें और साथ अगर वाई प्रेस कर लेंगे तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेगा। इसको एक साइड पे लें। अब कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करें और इस मेन्यू में लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक की फ्रेम पे एक एंट्री की लग चुकी है। आप अपने फ्रेम की पोजीशन फॉर एग्जांपल आप 100 पे लें। अपने ऑब्जेक्ट को उसी तरह जी प्रेस करके ग्रैब करके और वाई प्रेस करके एक पॉइंट पे ले आएं और क्लिक कर दें। इसको रोटेट करने के लिए आर प्रेस कर लें और किसी भी साइड पे इसको रोटेट कर लें। इसके बाद स्केल करने के लिए कीबोर्ड से एस प्रेस करें और इसको स्केल अप कर लें और क्लिक कर दें। अब लोकेशन भी चेंज हो चुकी, रोटेशन भी हम डाल चुके और इसको स्केल भी कर चुके। अब दोबारा कीबोर्ड से आई प्रेस करें और लोकेशन, रोटेशन, स्केल वाली ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब एनिमेशन के स्टार्ट में जाएं, इसको प्ले करके देखें तो तीनों इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। इसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है, रोटेशन भी हो रही है और साथ स्केल भी यानी साइज़ भी बड़ा हो रहा है। इसके बाद इसको लूप करने का तरीका ये है कि आप ये जो दूसरे वाला हमारा की फ्रेम है इसको सिलेक्ट करें, जी प्रेस करके इसको ग्रैब कर लें और इसको फॉर एग्जांपल हम 50 फ्रेम पे ले आते हैं। यहाँ पे इसको प्लेस कर दें। इसके बाद आपने पहले फ्रेम को कॉपी करना है और फ्रेम नंबर 100 पे आके इसको पेस्ट कर देना है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। इसके लिए स्टार्ट में आए और इसको प्ले कर दें। आप देखें ये एक लूप बन गया है। दोबारा से देखें, पहले बड़ा होता है फिर वापसी की तरफ जाता है। आज के लेसन में हम मॉडिफायर्स को देखेंगे और उस मॉडिफायर में हम सबसे पहले अरे को देखेंगे। अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा स्केल कर लें, एस प्रेस करके और वाई प्रेस करके वाई साइड पे थोड़ा सा स्केल अप कर रहा हूँ। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में ये जो रेंच वाली शेप है इसके ऊपर क्लिक करें। ऐड मॉडिफायर की ऑप्शन आएगी, अरे के मॉडिफायर को देखना है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। आप देखेंगे जैसे क्लिक करेंगे आपको आपकी जो शेप है ये थोड़ी सी बड़ी हुई नज़र आएगी, एक्सटेंड हुई नज़र आएगी। इस विंडो में आके फैक्टर एक्स इसको बढ़ाएं, अब वो इजाफी शेप अलग हो जाएगी। ऊपर एक और ऑप्शन है काउंट की, इसको अगर आप बढ़ाएं 2 से मैं 3 करूं तो आप देखेंगे वो शेप्स 3 हो जाएंगी। मैं इसको मज़ीद बढ़ा दूं 4, 5 जितना बढ़ाना चाहूँ उतनी ये आपको उसी तरह की शेप्स नज़र आएंगी। ये इसका
फैक्टर x है जो x एक्सिस के लॉन्ग आप देख सकते हैं। दूसरा फैक्टर y है। अगर इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ करूं तो आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे आप इसको इस तरफ कर लें या इस तरफ कर लें। जहाँ से आप वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसी तरफ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। z एक्सिस में आप देख सकते हैं ये z एक्सिस के लॉन्ग यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है, और अगर माइनस में कर दूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप अपने इस मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, टैब प्रेस करके और फेस को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेस जो है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर आप इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं ई प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं कि बाकियों के ऊपर भी वो इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर अगर आप आई प्रेस करके इंसर्ट करते हैं और उसके बाद फिर एक्सट्रूड करते हैं, चाहे एक्सट्रूड डाउन कर लें, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स आपको बाकियों पे भी नज़र आएंगे। अगर इसके किसी साइड फेस के ऊपर मैं दोबारा से इंसर्ट करके और फिर एक्सट्रूड करके उसको बाहर निकालता हूँ तो आपको सब के ऊपर वही इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं टैब प्रेस करके, और यहाँ इस विंडो में ये जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इसको आप अप्लाई कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसको अगर आप मूव करना चाहें जी प्रेस करके तो ये सारे इकट्ठे मूव हो रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगर मैं दोबारा से एडिट मोड में आता हूँ टैब प्रेस करके, तो मैं किसी एक अदद ऑब्जेक्ट जो कि अरे से बनाए गए उसके अंदर चेंजिंग अलग से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके फेस के ऊपर आई प्रेस करके इंसर्ट करता हूँ और फिर इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ ई प्रेस करके, तो ये सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई हुआ। दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ टैब प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं आप किसी एक ऑब्जेक्ट को भी फिर चेंज कर सकते हैं जब आप एरे बना लेते हैं। आज के लेसन में हम टेक्सचर अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे मटेरियल हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे वो सिंपल कलर है या कोई टेक्सचर है। अब यही ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर अगर हम कोई कलर लगाना चाहते हैं, कोई मटेरियल लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेन्यू में ये शेडिंग के ऑप्शन के ऊपर आएँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे भी एक विंडो है, इस पे आप नेविगेट कर सकते हैं उसी तरह जैसे आप अपने व्यू पॉट में मूव करते हैं। इसी तरह इसमें आपके पास एक बेस कलर है, इसको क्लिक करें और जो सा कलर आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ब्लू कलर लगा रहा हूँ। इसी के नीचे कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कलर आपने अप्लाई किया है उसकी रफनेस को कुछ कम कर देते हैं तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी। और ये एक ऑप्शन मेटालिक की है, अगर आप ये अप्लाई कर देंगे, मेटालिक टच है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये मेटालिक मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ और रफनेस इसकी मैं बिल्कुल मिनिमम कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई आपने कलर नहीं लगाना, बल्कि आपने कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, कोई तस्वीर लगानी है, तो उसके लिए भी ये जो आपका BSDF वाली विंडो है, इसी के ऊपर क्लिक रखते हुए Ctrl+T की शॉर्ट की लगाएं। इसमें जो इमेज टेक्सचर है इसके अंदर ओपन की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जहाँ पे आपने अपना कोई टेक्सचर रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। वो टेक्सचर इस क्यूब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और आपको अगर लगे कि ये बहुत ज़्यादा शाइनी है तो आप इसका जो मेटालिक वाला कंपोनेंट है इसको कम कर दें, इसकी रफनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब अगर इसमें मज़ीद कोई आप तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आप
UV एडिटिंग यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप स्क्रॉल करके मटेरियल्स पे आ जाएं। अब इधर आपको अपना वो क्यूब नज़र आ रहा है जिस पर आपने मटेरियल लगाया है। लेफ़्ट साइड पे UV एडिटिंग की विंडो नज़र आ रही है, तो स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा आप अपने सामने विजिबल कर लें। UV एडिटिंग के अंदर हमें हमारे इस मुख्तलिफ जो इसकी फेसेस हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये फेस वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये साइड वाला फेस है, ऊपर ये वाला है, इसके बाद नीचे, फिर लेफ़्ट राइट, जो जो जितने इसके फेसेस हैं वो यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। करने का काम सिर्फ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फ्रंट वाले फेस की अगर बात करूँ, इसकी यहाँ पे मैं इस टेक्सचर को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से S प्रेस करें, S फॉर स्केल। तो आप इसको स्केल करके इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि जो आपके क्यूब पे आएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ या स्केल डाउन कर रहा हूँ, वही इफ़ेक्ट उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइड वाली, ये साइड, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके कीबोर्ड से R प्रेस करता हूँ, R फॉर रोटेशन, तो इसका इफ़ेक्ट आप देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ और टेक्सचर भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे वो ये वाला है, G प्रेस करके, G फॉर ग्रैब, G प्रेस करके मूव करता हूँ तो जिस तरफ मैं ले जाता हूँ वो वाला टेक्सचर इस पे आ जाएगा। चाहे मैं इधर ले आऊँ, ऊपर ले आऊँ, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, अब वो टेक्सचर इस पे आ चुका है। अपने ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ फेसेस के ऊपर मुख्तलिफ कलर अप्लाई करने के लिए, मुख्तलिफ मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हमारा आज का लेसन है। इसमें आप देखें हमारे पास वही क्यूब सिलेक्टेड है। सबसे पहले आप टैब का बटन प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं। अपने राइट साइड पे अगर ये प्रॉपर्टीज़ वाली लोकेशन को देखें तो इसमें सबसे नीचे आपके पास मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ मटेरियल्स के अंदर साइड पे एक प्लस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे नीचे न्यू की ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करें। अब ये पहला मटेरियल .001 जो आपका है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो फेस है फ्रंट वाला, यहाँ से पहले फेस सिलेक्ट कर लें ऊपर से। ये जो फेस है इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारा ये मटेरियल जो है ये रेड कलर का अप्लाई हो, तो बेस कलर पे जाके यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। और ये चूँकि मटेरियल 001 रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से हमारा ये वाला फेस सिलेक्टेड है। अब ये असाइन का बटन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये कलर इसको असाइन हो चुका है। इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए आप मटेरियल प्रीव्यू में क्लिक करें। ये कलर देखें अब इधर आ चुका है। इसी तरह अब अपना ऊपर वाला जो फेस है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ दोबारा आप प्लस करें, न्यू करें और ये मटेरियल 002 आ रहा है, इसके बेस कलर के ऊपर क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ब्लू करना चाहते हैं, असाइन का बटन प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं ये वाला फेस ब्लू हो चुका है। अब लास्ट में हम इस वाले फेस के ऊपर दोबारा से एक दफ़ा प्लस, न्यू और बेस कलर में हम जाके फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ग्रीन करते हैं और इसको असाइन कर देते हैं। अपने ऑब्जेक्ट के हर फेस के ऊपर जो कलर चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से पूरे एनवायरनमेंट को हम चेंज करें, यानी पीछे जो ग्रे एरिया में नज़र आ रहा है इसकी जगह कोई इमेज नज़र आए या मुख्तलिफ़ कलर नज़र आएँ। सबसे पहले शेडिंग की मेन्यू पे क्लिक करें। लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ से आप वर्ल्ड की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब नीचे आपको एक बैकग्राउंड
और एक वर्ल्ड आउटपुट। ये दो छोटी छोटी विंडोज़ नज़र आ रही हैं। इसको रेंडर के ऑप्शन से देखें। ये जो रेंडर वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया है, तो हमारा बैकग्राउंड चूँकि ग्रे नज़र आता है हमें, तो इसकी स्ट्रेंथ को आप यहाँ से कम ज़्यादा करके इफ़ेक्ट देख सकते हैं। जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वो ग्रे कलर लाइट होता जा रहा है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ मैं कम करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि वो डार्क होता जा रहा है। इसी तरह इसका जो कलर है बैकग्राउंड का, अगर मैं चेंज करके ग्रे से ब्लू कर दूं, इस तरह आप उसके इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। एक्स प्रेस करके इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मेरे पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। शिफ्ट ए प्रेस करें इस एनवायरनमेंट में रहते हुए। यहाँ सर्च की ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट टाइप करना है। एनवायरनमेंट लिखने लगेंगे तो एनवायरनमेंट टेक्सचर की ये ऑप्शन आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इस एनवायरनमेंट की ऑप्शन में ये ओपन की ऑप्शन को क्लिक करें और वो HDRI इमेज जो आपने पहले से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हो, उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं HDRI इमेजेस, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपको इफ़ेक्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आपने इस कलर के ऑप्शन को इस सरफेस के साथ कनेक्ट करना है। इसको ड्रैग करके सरफेस के साथ मिला दें तो आप देखेंगे कि वो जो इमेज था उसका इफ़ेक्ट आपको अपने इन्वायरमेंट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। हिला कर देख सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं कि वो पूरा इमेज आपको टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट हर तरफ नज़र आएगा। एक बात ये भी है कि हमारे इस इन्वायरमेंट में हमारे इस ऑब्जेक्ट को जो लाइट मिल रही है वो इस इमेज से ही मिल रही है, इस इन्वायरमेंट से मिल रही है। अगर मैं अपने इस लाइट को यहाँ से ख़त्म कर दूँ, एक्स प्रेस करके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये ख़त्म हो गई है। लेकिन देखिए मेरे ऑब्जेक्ट को फिर भी लाइट मिल रही है, वो इस एनवायरनमेंट से मिल रही है। अब अगर मैं दोबारा से शिफ्ट ए करके सर्च के ऑप्शन पे जाके बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जाऊँ, तो ये बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपके सामने आ गया। इसको अब मैं अगर इन दोनों विंडोज़ के दरमियान में प्लेस करता हूँ, तो देखें यहाँ ये वो इमेज वाला हमारी विंडो है, इस तरफ ये वर्ल्ड आउटपुट है जो नज़र आ रही है। दरमियान में मैंने बैकग्राउंड वाली विंडो को एडजस्ट कर दिया है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रेंथ मैं कम कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में लाइट कम होती जा रही है, और अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो लाइट ज़्यादा होती जा रही है। इस लेसन में हम एक मेटालिक चेयर बनाना सीखेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें, लेकिन इसके साथ Z भी प्रेस करें ताकि Z एक्सिस में ये स्केल हो जाए। इसके बाद दोबारा से इसको थोड़ा स्केल कर लें, लेकिन अब Y प्रेस करके Y एक्सिस पे स्केल अप कर लें। इसके बाद मॉडिफायर पे जाएं, ऐड मॉडिफायर में सब डिवीजन सरफेस की ऑप्शन लगा दें, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दें। अब टैब दबा के एडिट मोड में आ जाएं और कंट्रोल R करके इसके ऊपर आप लूप कट्स लगा दें और इसकी तादाद यहाँ से 2 कर दें। S प्रेस करके स्केल का बटन दबाएं, Y एक्सिस की तरफ स्केल कर दें। इसी तरह फिर कंट्रोल R करके एक लूप कट लगाएं, राइट क्लिक कर दें, यहाँ से भी तादाद 2 कर दें। S प्रेस करके स्केल करें। अब आप S के साथ X दबाएं ताकि X एक्सिस की तरफ इसको हम स्केल कर लें। एक और लूप कट इसके सेंटर में लगा दें, राइट क्लिक करें और इसी तरह एक और लूप कट यहाँ सेंटर में लगा दें, राइट क्लिक करें। आप इसका ये सेंटर वाला वर्टेक्स क्लिक कर दें, G प्रेस करके Z एक्सिस की तरफ इस वर्टेक्स को थोड़ा सा और ऊपर पुश करें। अब दोबारा से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाए। अब इसके ऊपर हम एक टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं इसी स्टेज के ऊपर ही। इसके लिए आप
साइड पे मटेरियल पे आ जाएं, बेस कलर के साथ जो पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करें, इमेज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक करें और ओपन को यहाँ पे क्लिक कर दें। जहाँ पे भी आपने कोई टेक्सचर रखे हुए हैं उससे सर्च करके आप सेलेक्ट कर लें। मटेरियल प्रीव्यू में उसका टेक्सचर देख लें। टेक्सचर अप्लाई करने के बाद आप ऐड मॉडिफायर में आएँ और यहाँ से रीमैश वाले मॉडिफायर को अप्लाई कर दें। इसके अंदर स्मूथ शेडिंग के ऑप्शन को टिक कर दें और यहाँ से स्मूथ के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट डी करें, वाई डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा मूव कर लें। उसके बाद फिर आर प्रेस करें। रोटेट करने के लिए रोटेट करना है हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स प्रेस कर दें और अब 90 प्रेस कर दें, क्लिक कर दें। इसको आप जी प्रेस करके ग्रैब करें और फिर वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे ले जाएं। इसको आप जी प्रेस करके जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं। फिर इसको जी प्रेस करके जेड प्रेस करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। सेवन प्रेस करके ऊपर वाले व्यू में आ जाएं जेड एक्सिस के। अब दोबारा से आप मटेरियल व्यू में आ जाएं। शिफ्ट ए करके यहाँ पे एक सिलेंडर लगाएं, इसको स्केल करके छोटा कर लें और इस सिलेंडर को दोबारा से आप स्केल करें जेड एक्सिस की तरफ। आप ग्रैब करके जेड प्रेस करके नीचे की तरफ ले आएं। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर लें। अब टैब प्रेस करें ताकि हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। इसके नीचे वाले सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करें। उसके लिए बेहतर है आप वायर फ्रेम मोड में आ जाएं ताकि सारे सिलेक्ट हो जाएं। स्केल की ऑप्शन एस प्रेस करें और उसको स्केल डाउन कर लें। दोबारा टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। अब इसके बाद इसके ऊपर भी मैं इसी स्टेज पे मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। न्यू के ऑप्शन करें। इसके लिए जस्ट आपने इसकी मेटेलिक की वैल्यू को मैक्सिमम कर देना है, रफनेस को भी कुछ कम कर देना है। मटेरियल व्यू में इसको आप देख लें, सिल्वर शेप में ये आपको नज़र आ जाएगी। जेड एक्सिस वाले व्यू पे आ जाएं ऊपर से, यहाँ से क्लिक करके इसको आपने जी प्रेस करके ग्रैब करना है और वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे यहाँ ले आना है। इसके बाद फिर जी प्रेस करके ग्रैब करें और एक्स प्रेस करके इसको इस साइड पे ले आएं। शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट करें, एक्स प्रेस करके इसको इस साइड पे ले आएं। इसके बाद फिर शिफ्ट डी करके वाई प्रेस कर दें, इसको ऊपर ले आएं, यहाँ ला के क्लिक कर दें। फिर शिफ्ट डी करके एक्स प्रेस करें, इसको यहाँ ला के क्लिक कर दें। वायर फ्रेम मोड में आके आप इसकी इन लेग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से जी प्रेस कर रहा हूँ ग्रैब के लिए और वाई प्रेस कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा और पीछे करने के लिए। अब इसको किसी ख़ास एनवायरनमेंट में देखने के लिए आप शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ, यहाँ से वर्ल्ड की ऑप्शन पे आएँ
और यहाँ से ऐड की ऑप्शन पे आके सर्च करें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टेक्सचर आपके सामने आएगा। ये बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर दें और एनवायरनमेंट टेक्सचर के कलर को सरफेस के साथ मिलाएं और ओपन में जाके आपने जहाँ पे भी कोई HDRI इमेज रखा हो उसको क्लिक कर दें और अब रेंडर व्यू में देखें, आपको आपकी चेयर रेंडर व्यू में नज़र आएगी। तो ये एक मेटालिक चेयर आपकी तैयार हो चुकी है। इस लेसन में हम एक सोफ़ा बनाना सीखेंगे। अपने इस ऑब्जेक्ट को स्केल कर लें। इसके लिए कीबोर्ड से S प्रेस करें और साथ X प्रेस कर दें ताकि X एक्सिस पे ये स्केल हो जाए। इसके बाद दोबारा से इसको आपने स्केल करना है। अब Y एक्सिस के लिए Y प्रेस करें, टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं और कंट्रोल R प्रेस करके इसके ऊपर एक लूप कट लगाएं। दोबारा से कंट्रोल R करके इस पर लूप कट लगाएं और यहाँ से इन लूप कट्स की तादाद को 2 कर लें। S प्रेस करके इसको स्केल करें और X प्रेस करके X एक्सिस में इसको मूव कर लें। इसके बाद आप इसके फेस वाले मोड पे आ जाएं। यहाँ से क्लिक करके ये ऊपर वाले फेसेस को आप सेलेक्ट कर लें और इसको एक्सट्रूड कर लें E प्रेस करके। अब ये जो पीछे वाले हिस्से हैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके दोबारा एक्सट्रूड कर लें। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं और मॉडिफायर्स में चले जाएं। यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएँ। अब इसके ऊपर कुछ लूप कट्स लगाने हैं ताकि इसकी शक्ल यहाँ से कुछ बेहतर हो जाए। उसके लिए कंट्रोल R प्रेस करें, क्लिक करें और इसको थोड़ा पीछे ले जाएं। इसके बाद दोबारा से कंट्रोल R करें, दोबारा से कंट्रोल R करें, इसको इस तरफ ले आएं, फिर एक मरतबा करें, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएं, फिर कंट्रोल R करें और इसको ऊपर की तरफ यहाँ तक ले आएं। इसके बाद दोबारा से कंट्रोल R करके इसको नीचे की तरफ ले आएं। अब इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर लें। इसके बाद दोबारा से टैब प्रेस करके आप एडिट मोड में आ जाएं। फेसेस को सिलेक्ट करें, सामने वाले फेस को सिलेक्ट कर लें। इस फेस में भी इसको डिवाइड करने के लिए इस पर लूप कट्स लगा लेते हैं। कंट्रोल R करके एक लूप कट यहाँ लगा दें, फिर कंट्रोल R करके एक लूप कट यहाँ सेंटर में लगा दें। अब इसके फेस मोड में आके 1 2 3 4 ये 4 फेसेस हमने सिलेक्ट किए। इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ एक ऑप्शन है पॉक फेसेस की, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। दोबारा से इस पर राइट क्लिक करें, ट्रेस टू क्वाड्स की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद अब दोबारा से पॉक फेसेस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है वर्टिसेस मोड में आना है और ये दरमियान वाले वर्टिसेस को आप सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट कंट्रोल B की शॉर्ट की लगाएं। इसके बाद इसको क्लिक कर दें। G का बटन प्रेस करना है ग्रैब के लिए और इसको Y एक्सिस पे यानी पीछे की तरफ ग्रैब कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर दें, इसके फेसेस के ऑप्शन पे आ जाएं और इसको E प्रेस करके एक्सट्रूड कर लें थोड़ा सा बाहर की तरफ। इसके बाद कीबोर्ड से 1 प्रेस करें ताकि आप इसकी सामने की तरफ आके इसको देख सकें। अब आप यहाँ से एक्सरे वाली ऑप्शन को क्लिक कर दें
और इसकी लेफ़्ट साइड को सिलेक्ट कर लें। कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके इसके वर्टिसेस को डिलीट कर लें। तो हाफ हिस्सा इसका डिलीट हो गया। अब मॉडिफायर के ऑप्शन पे जाके ऐड मॉडिफायर में मिरर के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब वो हिस्सा आपको दोबारा नज़र आएगा। हम जो काम इसकी राइट साइड पे करेंगे वो इसकी लेफ़्ट साइड पे हमें उस तरह का इफ़ेक्ट मिलता जाएगा इस मिरर मॉडिफायर की वजह से। पहले फेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये फेस सिलेक्ट करके जी प्रेस करके इसको एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा फैला लेते हैं। ये दो फेसेस सिलेक्ट करके जी प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ इसको भी थोड़ा सा फैला लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से जी प्रेस करके जेड एक्सिस की तरफ इसको भी थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं। टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। शिफ्ट ए करके आप एक प्लेन यहाँ पे क्रिएट करें। इसको जी प्रेस करके ग्रैब करके जेड एक्सिस की तरफ यानी ऊपर की तरफ यहाँ ले आएं। स्केल कर लें वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ग्रैब करके वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा बाहर ले आएं। अब इसको स्केल कर लें थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ। टैब दबा के एडिट मोड में आ जाएं। फेस सिलेक्ट रखते हुए इसको आप एक्सट्रूड कर लें ऊपर की तरफ। दोबारा टैब प्रेस करें। इसके ऊपर भी आप वही मॉडिफायर अप्लाई कर दें जिसको सब डिवीजन सरफेस कहते हैं। अब आप टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएँ और इसके ऊपर कंट्रोल आर करें। दोबारा से एक लूप कट लगाएं, फिर कंट्रोल आर करें, दोबारा कंट्रोल आर करें, इस तरफ को लें। टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आके राइट क्लिक करें, शेड स्मूथ करें। अब इस सोफ़ा को सिलेक्ट करें, यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू में आ जाएं। इसका आप कलर सेलेक्ट कर लें, इसकी रफनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें। सोफ़े का ये मटेरियल यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आके ऊपर फॉर्म के ऊपर पेस्ट मटेरियल कर दें ताकि वही कलर उसका भी बन जाए। शिफ्ट ए करके आप एक प्लेन लें, उसको स्केल करें, 1 प्रेस करके साइड से देख लें, उसको ग्रैब करके आप जेड एक्सिस की तरफ नीचे ले आएं। अब टैब प्रेस करके इसके एज मोड में आके ऊपर से क्लिक कर लें। इसकी एक एज ये सिलेक्ट कर लें, दूसरी एज इसकी आप ये सिलेक्ट कर लें, इसको एक्सट्रूड कर लें ऊपर की तरफ जेड एक्सिस में। इसको आप दोबारा टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं और ये जो प्लेन है इसके ऊपर भी आप एक मटेरियल अप्लाई कर दें। इस लेसन में हम स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ बनाना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को स्केल कर लें। स्केल के लिए एस प्रेस करें और इसके साथ ही जेड प्रेस कर लें ताकि जेड एक्सिस पे इसको स्केल कर लें। इसके बाद दोबारा से स्केल करें, एस प्रेस करें और वाई प्रेस कर दें ताकि वाई एक्सिस पे इसको हम स्केल कर लें। इसके बाद मॉडिफायर्स जो प्रॉपर्टीज़ वाली साइड पे मौजूद है, रेंज की शेप है, इसके ऊपर क्लिक करें, ऐड मॉडिफायर और इसमें अरे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। इसमें इसका जो काउंट है इसको 2 से बढ़ा के आप 11 कर लें। एक्स फैक्टर थोड़ा सा बढ़ा दें, जेड फैक्टर को थोड़ा सा बढ़ाते जाएं। अब एक्स फैक्टर को थोड़ा सा कम कर लें। अब जेड फैक्टर को भी कम कर लें। यहाँ पे साइड पे जाके अप्लाई का बटन प्रेस कर दें। जब ये स्टेयर बन जाए अब आप एडिट मोड में आके इसके जो ऊपर वाला फेस है यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ से तीसरे ऑप्शन फेस की ये सिलेक्ट कर लें। इसके इस फेस को ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लें। टैब का बटन दबा के दोबारा से आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। शिफ्ट
डी प्रेस करें और वाई प्रेस कर दें ताकि इसको वाई एक्सिस पे इसकी कॉपी को हम अलग कर लें। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और राइट क्लिक कर दें इस जगह पे। इससे आपका जो कर्सर है, जो ओरिजिन है, वो इधर आ गया। इसके बाद शिफ्ट एस प्रेस करें और शिफ्ट एस प्रेस करके स्नैप की ऑप्शन रहेंगी सिलेक्शन टू कर्सर, यानी ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है स्टेयर्स, जो उसकी कॉपी है, वो इस कर्सर की पोजीशन पे आ जाए। जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ से हमने रोटेट करना है। उसके लिए आप आर का बटन प्रेस करें, क्योंकि जेड एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करना है तो जेड का बटन भी दबा दें और एंगल दे दें 270। अब इसको थोड़ा आपने एडजस्ट कर लेना है। इसके लिए आप जी का बटन प्रेस करके और वाई प्रेस कर लें, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं। इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से भी कर लें आप। पहले टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आएँ और इस वाली स्टेयर को जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब आप दोबारा से इस कर्सर को उसके ओरिजिन पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट एस करें और ये कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, इसको क्लिक कर दें ताकि ये अपनी वापस पोजीशन पे आ जाए। शिफ्ट ए करके एक प्लेन बनाएं और उसको आप स्केल कर लें। इसको आप ग्रैब करके एक्स करके इस साइड पे लें और टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं। यहाँ से एजेस को सिलेक्ट करें, ये वाला एज और ये वाला एज दोनों सेलेक्ट करें। ई का बटन दबा के एक्सक्रूड करें और जेड एक्सिस पे करें और इसको ऊपर उठा लें। अब यहाँ से जेड एक्सिस के व्यू से आके इसको आप एडजस्ट कर लें। दोबारा टैब प्रेस करें, इसको ग्रैब करके वाई प्रेस करके इसको वाई एक्सिस की तरफ ले आएं ताकि बिल्कुल इसके सीढ़ियों के किनारे पे आ जाए। फिर ग्रैब करके जी करके एक्स प्रेस करें ताकि एक्स एक्सिस से भी इसको हम साथ मिला लें सीढ़ियों के। इन स्टेयर्स के ऊपर हमने एक टेक्सचर अप्लाई करना है। पहले इस स्टेयर के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मैं टेक्स्ट मटेरियल के ऑप्शन पे आता हूँ, बेस कलर के साथ निशान पे क्लिक किया, इमेज टेक्सचर पे चले गए, ओपन किया। जहाँ पे आपने कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके टेक्सचर रखे हुए हैं वो टेक्सचर ले लें, ओपन इमेज, मटेरियल व्यू में इसको देख लें। अब इसके अलावा ये जो आपका इन्वायरमेंट है इसके ऊपर भी हम कोई टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। कोई लाइट सा कलर इसके लिए हम रख देते हैं। तो इस तरह आपकी स्टेयर और इसका एनवायरनमेंट ये तैयार हो गया है। इस लेसन में आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना सीखेंगे और उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट में देखेंगे। इस क्यूब को स्केल कर लें। उसके लिए एस का बटन दबाएं और उसके बाद वाई का बटन दबाएं क्योंकि हमने इसको वाई एक्सिस पे स्केल करना है। इसको आप एडिट मोड में ले जाएं, टैब प्रेस करके फेस के ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आई का बटन प्रेस करना है इंसर्ट करने के लिए। ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें और वो भी वाई एक्सिस पे ही करना है। मटेरियल की प्रॉपर्टी पे आ जाएं और सबसे पहले इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से ए प्रेस करें और फिर शिफ्ट का बटन दबा के ये दरमियान वाले हिस्से को डीसेलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे बेस कलर की ऑप्शन पे जाना आपने, तो बेस कलर के साइड पे जो डॉट है इस पर क्लिक करके इमेज टेक्सचर पे आए और ओपन की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जहाँ पे भी आपने वो टेक्सचर रखा हुआ है इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको आप सिलेक्ट कर लें और मटेरियल व्यू में उसको देख भी लें। दरमियान वाले हिस्से को क्योंकि हमने ग्लासी बनाना है, जैसे शीशा होता है, उसके लिए हम यहाँ एक मटेरियल ऐड करते हैं, न्यू मटेरियल, और जिसका नाम हम ग्लास रख लेते हैं। इसकी रफनेस 0 कर देते हैं
और इसका मेटेलिक फुल कर देते हैं और इसका बेस कलर लाइट ब्लू सा ले लेते हैं। ये करके इसको हम असाइन का बटन दबा देते हैं। अब ये इस तरह का टेक्सचर इसको मिल चुका है। अब हम अपने मटेरियल व्यू पे वापस आके मॉडिफायर्स पे आते हैं, ऐड मॉडिफायर, इसमें एरे के ऑप्शन पे आते हैं। एरे के ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट काउंट 2 होता है और इसको आप पिछले टॉपिक्स में एरे के टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, यहाँ इसका इस्तेमाल देखेंगे। इसमें इस काउंट को 2 से बढ़ा के 9 कर लें, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ से अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका। अब दोबारा से आपने ऐड मॉडिफायर के ऑप्शन में अरे के ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इसका जो एक्स फैक्टर है इसको 0 कर लें और जेड फैक्टर को 1 कर लें और यहाँ से काउंट को आप 15 कर दें। इसको अगर आप मटेरियल व्यू में देखें, अब इसको ख़ास एनवायरनमेंट में ले जाने के लिए शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करें और ऐड में जाके सर्च करें एनवायरनमेंट टेक्सचर के ऊपर क्लिक करें और ये बैकग्राउंड वाले को यहाँ से डिलीट कर दें। एनवायरनमेंट टेक्सचर के कलर को सरफेस के साथ कनेक्ट कर लें। यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे जाएं और जहाँ पे आपने HDRI इमेज रखा हुआ हो जो आपने इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब उस इमेज का एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट हो जाएगा जो आप अपने लेआउट पे आके भी रेंडर व्यू में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बिल्डिंग के दरमियान में ये आपकी बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है, रिफ्लेक्शन भी दे रही है, इन्वायरमेंट का हिस्सा बन चुकी है। आज के लेसन में हम मुख्तलिफ तरह की लाइट्स और उनके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। अपने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ और इसके ऊपर टेक्सचर कोई कलर हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पर ब्लू कलर लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से ये फ्लोर के जो ग्रिड्स हैं ये ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ए करके एक प्लेन ऐड कर लेते हैं और एस प्रेस करके उसको स्केल कर लेते हैं। जी से उसको हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर लेते हैं। ये प्लेन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो शेडो है, साया है, उसके इफ़ेक्ट्स देख सकें। कोई लाइट इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम शिफ्ट ए करके एक लाइट जो कि पॉइंट लाइट है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लाइट नहीं बन चुकी, इसको ग्रैब करें जी से और जेड प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले आएं। अब इस लाइट का इफ़ेक्ट देखने के लिए वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0 कर लेते हैं ताकि जो बाकी लाइट्स आ रही हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएं। अब हमारी जो लाइट सेलेक्टेड है इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। ये जो छोटा सा ग्रीन बल्ब है इसके ऊपर क्लिक करें और इसकी जो पावर है वो 10 वाट है। इसको बढ़ा के आप फॉर एग्जांपल 3000 वाट कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट लाइट है इसका इफ़ेक्ट हमारे इस प्लेन के ऊपर, इस क्यूब के ऊपर आ रहा है और इसका यहाँ एक शेडो भी बन रहा है। अब अगर हम इस लाइट को ग्रैब कर लें जी प्रेस करके और इसको हम मूव करें जैसे आप देख रहे हैं, तो जैसे हम मूव करते हैं इसका इफ़ेक्ट आप शेडो के साथ महसूस कर सकते हैं। अब इसमें एक रेडियस की ऑप्शन भी है, ये शेडो से रिलेटेड है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं शेडो उसका उतना ही स्मूथ हो गया है। इसके अलावा अब अगर हम इस लाइट को यहाँ से डिलीट कर लें, शिफ्ट ए करके अब दूसरी लाइट देखते हैं जो कि हमारे पास एक स्पॉट लाइट है। इसको भी आप उसी तरह जी प्रेस करके और जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ ले आएं और इसकी जो पावर है वो भी मैं बढ़ा के 3000 कर रहा हूँ। अब ये चूँकि स्पॉट लाइट है उस तरफ स्पॉट करेगी जिस तरफ हम इसको एंगल दे देंगे और ये जो छोटा सा येलो पॉइंट नज़र आ रहा है इससे हम इसको लोकेट करते हैं कि इस लाइट ने किस तरफ पड़ना है। ऊपर एरो हेड है, इससे हम इसका एंगल कम या ज़्यादा कर लेते हैं कि लाइट कितने एरिया को कवर करेगी। जैसे मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, ये मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ। मैं इसको भी डिलीट करने लगा हूँ
एक्स से डिलीट किया, एंटर कर दिया। फिर शिफ्ट ए से आप दोबारा से अब तीसरी लाइट हमारी एरिया है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसको भी जी प्रेस करके और जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ ले आएं। इसकी पावर भी बढ़ा दें ताकि इफेक्ट्स आसानी से नज़र आ जाए। ये एक एरिया को कवर कर रही है। इसमें भी इसी तरह ये जो येलो पॉइंट है, इससे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि कौन से एरिया को ये कवर करेगी। जैसे देखिए, मैं इसको दूसरी तरफ करता हूँ तो वो उसके एरिया से अब हमारा सीन हटता जा रहा है। ये एरिया हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ये मैंने बढ़ा दिया इसको, अब ये ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, एक और लाइट हमारे पास है जिसको हम सन बोलते हैं। इसको भी जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं। ये सन लाइट है और इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो हर तरफ एक जितनी है। इसकी स्ट्रेंथ को अगर मैं बढ़ा के 30 रखता हूँ तो इसमें भी आप सन की लाइट को एंगल दे के शेडो क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये शेडो नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पे आ गया। जितना आप एंगल देंगे उतना ही ज़्यादा उसका शेडो हो जाएगा। आज के लेसन में हम कैमरे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कैमरे को एनिमेट करना सीखेंगे। ब्लेंडर में आपके सामने राइट साइड पे आउटलाइनर में आपको एक कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा होता है। ये वो कैमरा है आपका। आप चाहें तो इसी को इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो कोई नया कैमरा ऐड करना चाहें तो नया भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। शिफ्ट ए करके आप अपना नया कैमरा यहाँ से ऐड कर सकते हैं कैमरे के ऑप्शन से। हम अभी इसी कैमरे को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस कैमरे के व्यू को देखने के लिए आप राइट साइड पर मौजूद इस कैमरे की तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये कैमरे का व्यू है। कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो जब आप उसको रेंडर करते हैं, जो उसका रिज़ल्ट निकलता है वो एक कैमरे का व्यू होता है जो आपको रेंडर करके रिज़ल्ट में मिलेगा। अब अगर दोबारा से इस कैमरे पे क्लिक करें तो आप उस व्यू से बाहर आ सकते हैं। यही काम अगर आप कीबोर्ड से शॉर्ट की से करना चाहें तो कीबोर्ड पे राइट साइड पे जो नंबर दिए होते हैं उसमें से 0 का नंबर प्रेस करें। ये शॉर्ट की है इस कैमरा के व्यू की। दोबारा प्रेस करने से आप उस व्यू से बाहर चले जाएंगे। इस कैमरे की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप ये प्रॉपर्टीज़ बॉक्स में नीचे आपको एक कैमरा की ऑप्शन नज़र आ रही होगी जो ग्रीन कलर से नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करें और साथ 0 प्रेस करके कैमरा व्यू पे भी आ जाएं। अब देखें, इसमें एक ये लेंस की ऑप्शन है और इस लेंस के ऑप्शन में फोकल लेंथ 50 mm है बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा कैमरा जूम आउट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अपने इस कैमरे के व्यू को यहीं से चेंज करना चाहें, हम चाहें कि हम कैमरे को लेफ़्ट राइट यहाँ से मूव कर लें और इसके व्यू को चेंज कर लें, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से N प्रेस करना है, N फॉर नवंबर। इसके अंदर जो आइटम टूल व्यू की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इसमें व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। व्यू लॉक में लॉक के अंदर कैमरा वाली ऑप्शन को टिक कर दें। अब दोबारा से N प्रेस करके इसको बंद कर लें। अब आप इस कैमरा के व्यू को इसी तरह मूव कर सकते हैं जैसे आप व्यू पोर्ट पे मूव करते हैं। यानी अगर आप अपने स्क्रॉल व्हील को चलाएंगे तो आप जूम इन कर जाएंगे, स्क्रॉल व्हील को दोबारा उल्टा चलाने से जूम आउट कर जाएंगे, और अगर स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके माउस हिलाएंगे तो आप रोटेट करके यानी अपने इस व्यू को घुमा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है। जैसे आप व्यू पोर्ट पे मूव करते हैं, अब आपका कैमरा मूव कर रहा है इस ऑप्शन को इस तरह से सिलेक्ट करने से। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये कैमरा एनिमेट हो जाए। अपने इस कैमरे को आपने सिलेक्ट ही रखना है। हम सबसे पहले इस फ्रेम 1 के ऊपर आई प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टी इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद मैं फ्रेम नंबर फॉर एग्जांपल 70 पे आ जाता हूँ। यहाँ आके अपने इस कैमरे को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके मैंने फिर की फ्रेम में आई प्रेस करके यहाँ एक की फ्रेम इंसर्ट कर दिया। इसके बाद फिर मैं इसको बढ़ा के आगे ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 130 पे ले आता हूँ और अपने कैमरे को मैं जूम इन कर रहा हूँ। जूम इन करके यहाँ पे भी मैं एक आई प्रेस करके की फ्रेम इंसर्ट कर लेता हूँ।
मैं इसको अगर चला कर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैमरे के अंदर मूवमेंट आ चुकी है। अब मेरा कैमरा ऐसे ही मूव कर रहा है जैसे मैंने इसकी की फ्रेम्स सेट किए थे। तो इस तरह आप अपने कैमरे को एनिमेट कर सकते हैं और अपने सीन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इस लेसन में आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आर्मेचर लगाना सीखेंगे, जिसको रिग करना भी कहते हैं, जिससे आप उसके मुख्तलिफ हिस्सों को मूव कर सकते हैं। अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं एक्सप्रेस करके। उसके बाद हम शिफ्ट ए करके आर्मेचर में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं और उसके बाद शिफ्ट ए से हम मैश में जाके एक मोंकी को लगाते हैं। अब कीबोर्ड में राइट साइड पे जो नंबर हैं उसमें से आप 1 प्रेस करेंगे तो इस व्यू में आ जाएंगे जिसमें आप फ्रंट से इसको देख रहे हैं। अब अपने इस बोन को जो आपने लगाई हुई है उसको वादे तौर पर देखने के लिए प्रॉपर्टीज में देखें, ये एक ग्रीन कलर का सिंबल है जैसे आदमी भाग रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें, व्यू फॉर डिस्प्ले में जाके इन फ्रंट को क्लिक कर दें। अब ये बोन आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं। अब इस बोन पे ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें। जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो आपको इसमें से एक बोन निकलती नजर आएगी। यहाँ तक लाके इसको आप क्लिक कर दें। इस बोन को आप लेफ्ट ईयर का नाम दे दें। इसके बाद ऊपर आर्मेचर के ऑप्शन पे आएं और सिमेट्री साइज के ऊपर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि उसी तरह की बोन दूसरी साइड पे भी लग गई है। ऑप्शंस पे आएं यहाँ राइट साइड पे ऊपर और एक्स एक्सिस मिरर के ऊपर क्लिक कर दें ताकि अगली जो हम बोन्स लगाएं वो दोनों साइड्स पे लगती जाएं। इसी लेफ्ट साइड के ऊपर आप दोबारा से एक्सट्रूड करें ई प्रेस करके। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से उसमें से बोन्स आ रही हैं। दोबारा से यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड कर दें और ऊपर की तरफ ले जाएं। आप इसको थोड़ा सा पोजीशन में ले आएं। उसके लिए इस वाली बोन को क्लिक करके जी प्रेस करें, जी फॉर ग्रैब, और वाई एक्सिस पे इसको पीछे की तरफ ले आएं। इसी तरह आप ये दूसरी बोन को सिलेक्ट करें, जी प्रेस करें और वाई एक्सिस में इसको पीछे की तरफ ले आएं ताकि कान के ऊपर आ जाए, क्योंकि हम इससे कानों को मूव करेंगे इसके। इसी तरह इसको तीसरी बोन को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, इसको भी वाई एक्सिस की तरफ मूव कर लें। इस तरह दोनों तरफ से आपकी ये जो बोन्स हैं ये इस मोंकी की फेस के ऊपर, इसके कानों के ऊपर आपने अप्लाई कर दिए। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, टैब प्रेस करके मोंकी को सिलेक्ट करें। उसके बाद दोबारा से अपने इस आर्मेचर को सिलेक्ट कर लें, जॉइंट पे येलो कलर से आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आपने कंट्रोल पी प्रेस करना है, सेट पेरेंट टू, और इसमें विद ऑटोमेटिक वेट्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब अगर हम मोड में जाके पोज मोड में आते हैं तो पोज मोड चूँकि इसी आर्मेचर के लिए होता है, तो अब अगर आप इसमें से किसी एक बोन को मूव करते हैं, जैसे इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसका कान साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे ये बोन मूव कर रही है, इसका कान मूव कर रहा है। इसी तरह अगर इस बोन को मूव करें, उससे भी इसमें मूवमेंट आ रही है। इस बोन को अगर मूव करें तो आप देख सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में मूवमेंट आ रही है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप चेक कर सकते हैं, किसी भी बोन को सिलेक्ट करके, चाहे उसको जी प्रेस करके ग्रैब करके मूव कर लें, या आप एस करके स्केल वो करके देख लें ये स्केल हो रहा है, या आप आर प्रेस करें, इसको रोटेट करके देख लें ये रोटेट हो रहा है। इस लेसन में हम एलईडी बल्ब बनाना सीखेंगे और उसकी लाइट में इजाफा या कमी करके भी देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लें। इसके लिए एक्स प्रेस करें और डिलीट पे क्लिक कर दें। इसके बाद एडिट की मेन्यू में जाएं और प्रेफरेंसेस में आप यहाँ पे सर्च में बोल्ट लिखें। ये बोल्ट फैक्ट्री का एड ऑन यहाँ से आपने इसको टिक कर लेना है। अब शिफ्ट ए करें, मैश की ऑप्शन में आएँ, इधर नीचे बोल्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें।
अब कीबोर्ड से 1 प्रेस करें ताकि इसका फ्रंट व्यू हमारे सामने आ जाए। शिफ्ट दबा के थोड़ा सा नीचे खींचें व्यू को, जूम इन कर लें। अब टैब का बटन प्रेस करके एडिट मोड में आएँ और यहाँ से ऊपर से वायर फ्रेम मोड में आ जाएं और इसका ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से X प्रेस करें। वर्टिसेस को यहाँ से डिलीट कर लें। अब दोबारा टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आएँ, यहाँ से सॉलिड व्यू में आएँ, कीबोर्ड से S प्रेस करें और इसको स्केल डाउन कर लें। शिफ्ट A प्रेस करें और मैश के अंदर UV स्फीयर के ऑप्शन को क्लिक करें और G प्रेस करके और फिर Z प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। जूम इन कर लें स्क्रॉल व्हील की मदद से। अब टैब का बटन प्रेस करके दोबारा से वायर फ्रेम मोड में आए, यहाँ से क्लिक करके नीचे से इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करें। X का बटन प्रेस करके इन वर्टिसेस को डिलीट कर लें और ये ऊपर वाली जो वर्टिसेस की लाइन है इसको सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से G प्रेस करें फॉर ग्रैब और Z प्रेस करें ताकि Z एक्सिस में हम इसको नीचे की तरफ खींच लें। थोड़ा सा खींच के अब इसी हालत में S प्रेस करें स्केल करने के लिए और अंदर की तरफ माउस को ले जाएं ताकि ये स्केल हो जाए। इसके बाद टैब का बटन प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, सॉलिड का बटन दबा के सॉलिड मोड में आ जाएं। इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें और इसके अलावा ये मॉडिफायर की ऑप्शन पे क्लिक करके इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस की ऑप्शन लगा दें। अब इसको G प्रेस करके ग्रैब करें और Z प्रेस करके नीचे की तरफ ले आएं। S प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लें। इसके बाद नीचे वाले बोल्ट वाले हिस्से पे क्लिक करके मटेरियल पे आएँ, इस पे मटेरियल अप्लाई करें और इसके लिए आप इसकी मेटालिक की ऑप्शन को मैक्सिमम कर लें, रफनेस को थोड़ा सा कम कर लें और यहाँ से मटेरियल व्यू में ऊपर आके इसको देख लें, ये एक मेटालिक सा टच इसमें आ गया है। इसी तरह ये ऊपर वाले जो बल्ब का हिस्सा है इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करें। इसके लिए इसकी जो सरफेस है उसको एमिशन सेलेक्ट कर लें और इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ से आप 2 कर लें और रेंडर के ऑप्शन पे आके ब्लूम के ऑप्शन को क्लिक कर दें तो ये अब जैसे बल्ब जलता है उस तरह की शक्ल आपको देगा। अब आप इसकी लाइट को जितना ज़्यादा करना चाहें उसके लिए यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। आज के लेसन में हम लोग मॉडिफायर बेवल को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जो रेंच शेप है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर क्लिक करें। ऐड मॉडिफायर में बेवल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो क्यूब है उसके जो एजेस हैं वो उनकी शार्पनेस ख़त्म हो गई है। आप ये बेवल की प्रॉपर्टी अपने वर्टिसेस पे भी लगा सकते हैं और एजेस पे भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ से एजेस सिलेक्टेड हैं तो आप देख सकते हैं जो एज हैं इसके सारे उनकी जो शार्पनेस है वो कम होगी। और अगर यहाँ से मैं वर्टिसेस सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें जो वर्टिसेस हैं उनकी शार्पनेस ख़त्म हो गई है। सेगमेंट्स की ऑप्शन पे आके अगर सेगमेंट्स बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं जितने सेगमेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे लाइनिंग आपको नज़र आती जाएगी। अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ की ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल ही स्मूथ इसके किनारे हो जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। इस लेसन में हम क्लॉथ यानी कपड़ा बनाना सीखेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट A प्रेस करें और मैश के ऑप्शन में प्लेन को सिलेक्ट करें। कीबोर्ड से S प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें और G यानी ग्रैब प्रेस करके इसको Z प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाएं। अब इस प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। कीबोर्ड से आप टैब की की प्रेस करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो सब डिवाइड की ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें। सब डिवाइड में आप यहाँ नंबर ऑफ कट्स में 75 कर दें और अब दोबारा आप टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, क्लॉथ की ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से ये जो हमारा प्लेन है ये क्लॉथ बन गया है, कपड़ा बन गया है। अब ये नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ से कोलिजन की
प्रॉपर्टी को क्लिक कर दें ताकि जब क्लॉथ नीचे जाए तो वो इसके साथ कोलाइड करे और उसका रिएक्शन हो। अब दोबारा से अपने इस प्लेन पे आके इसको हम मटेरियल में कोई कलर दे देते हैं, जैसे हम यहाँ से इसको ग्रीन कलर दे देते हैं और यहाँ से मटेरियल में इसको देख भी लेते हैं। अब जब हम इस एनिमेशन को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन क्लॉथ, ग्रीन कपड़ा बिल्कुल कपड़े के शेड दे रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक कपड़ा है। इस लेसन में हम एक फ्लैग बनाएंगे और उस फ्लैग को एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर लहराता हुआ भी दिखाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें, एक्सप्रेस करें और एंटर कर दें। शिफ्ट ए से आप मैश में प्लेन के ऑप्शन पे क्लिक करें, आर प्रेस करके रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स प्रेस करके, और कीबोर्ड से 90 यानी 90 प्रेस कर दें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। इस तरह ये 90 के एंगल पे रोटेट हो गया। हम स्केल कर लेते हैं। उसके लिए कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करें और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसको स्केल करना है, इसलिए एक्स का बटन भी प्रेस कर दें। थोड़ा सा स्केल करके क्लिक कर दें। टैब का बटन प्रेस करके एडिट मोड में जाएं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके सब डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसकी साइड में जो मेन्यू आती है उसमें नंबर ऑफ़ कट्स आप 50 कर दें। उसके बाद आप इसके सबसे ये लेफ़्ट साइड वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के लिए माउस को ड्रैग करें। जब ये सिलेक्ट हो जाए वर्टिसेस, हम चाहते हैं फ्लैग हमारा जो है ये बाकी तो कपड़ा बन जाएगा, क्लॉथ बन जाएगा, लेकिन ये वाली साइड फिक्स रहे, इसलिए हमने ये वर्टिसेस सिलेक्ट किए हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में इस ऑप्शन पे आएँ, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करें और यहाँ प्लस का बटन दबा दें वर्टेक्स ग्रुप में। इस ग्रुप का नाम कुछ भी रख दें, मैं यहाँ नाम पिन रख रहा हूँ, और उसके बाद ये असाइन का बटन यहाँ से प्रेस कर दें। टैब का बटन प्रेस करके आप अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। फिज़िक्स की प्रॉपर्टी में आके आप ये क्लॉथ के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और नीचे शेप के ऑप्शन पे आके पिन ग्रुप, इस पर क्लिक करें। यहाँ वो पिन नाम जो आपने अभी वर्टेक्स ग्रुप बनाया था वो मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब इसके ऊपर आपका ये क्लॉथ अप्लाई हो चुका, लेकिन पिन ग्रुप के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, वो वहीं पे अपनी जगह पे रहेगी, बाकी हिस्सा कपड़े की तरह लहराएगा। प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आएँ, ऐड मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर अप्लाई कर दें और इसके अलावा इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी अप्लाई कर दें। अब इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। तो ये भी कपड़े की तरह और एक फ्लैग की तरह मूव कर रहा है। हम इसके साथ एक स्टिक बनाना चाहते हैं जिसके साथ ये होल्ड होगा। उसके लिए आप शिफ्ट ए करें और एक सिलेंडर को सिलेक्ट कर लें, ग्रैब करके और एक्स प्रेस करके, ताकि एक्स एक्सिस में चले, आप एक साइड पे लें, क्लिक करें। अब आपने इसको स्केल करना है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से एस प्रेस करें, शिफ्ट का बटन दबा के जेड प्रेस करें ताकि ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल हो, जेड एक्सिस में भी स्केल ना हो और एक स्टिक से बन जाए। अब दोबारा से हम चाहते हैं इसकी लेंथ बढ़ जाए, दोबारा से एस प्रेस करें, लेकिन अब हम स्केल करना चाहते हैं लंबाई में, यानी जेड। अब जेड प्रेस करें और इसको खींच लें। अब ये स्टिक इसकी लंबी हो गई। अब इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस के अलोंग ही अपने फ्लैग की तरफ ले आएं, फिर ग्रैब करके इसको जेड एक्सिस में नीचे की तरफ ले आएं और साथ ही इसी स्टिक के ऊपर फिज़िक्स में जाके कोलियन की ऑप्शन अप्लाई कर दें ताकि कपड़ा इसके आर पार ना हो, इसके साथ जस्ट टच कर दे। इसके बाद अब हम इस स्टिक के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए आप मटेरियल पे आएँ, न्यू पे आएँ और इस मटेरियल को आप ब्राउन कलर या कोई कलर जो आप देना चाहें अप्लाई कर दें। हमने अपने इस क्लॉथ के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। हम न्यू पे आते हैं, बेस कलर के साथ जो एक निशान है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इमेज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओपन की ऑप्शन आएगी, जहाँ पे आपने कोई भी, जैसे डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपने कोई इमेज रखा हो उसको आप क्लिक करके ओपन कर लें। जैसे मैंने ये ब्लेंडर का ही लगा दिया।
अब इसके बाद हमने शेडिंग की ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करना है ताकि हम एनवायरनमेंट चेंज कर लें। यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में जाके एनवायरनमेंट लिखना है, तो ये एनवायरनमेंट टेक्सचर की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। इसमें ओपन के ऑप्शन पे जाएं और जहाँ पे आपने उसको रखा है किसी इमेज को, जैसे मैंने ये लगाना है HDRI इमेज जो कि इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं, उसको आप इसकी जगह लगा सकते हैं। अभी ये बैकग्राउंड वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसकी कलर की ऑप्शन को सरफेस के साथ मैं टच कर रहा हूँ। दोबारा से लेआउट में जाके रेंडर व्यू में जाके इसको हम चाहते हैं कि ये जब एनिमेशन चले तो ये लहराता हुआ नज़र आए। इसके लिए हमें यहाँ पे एक फ़ैन भी यानी विंड एयर लगानी पड़ेगी। शिफ्ट A के ऑप्शन पे आएँ और फोर्थ फील्ड में ये विंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब आप इसको G प्रेस करके और X प्रेस करके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, रोटेट करें Y एक्सिस पे, कीबोर्ड से R प्रेस करें और 90 प्रेस कर दें ताकि 90 डिग्री पे ये रोटेट हो जाए और एंटर प्रेस कर दें। इसके लिए आप फिज़िक्स की प्रॉपर्टी में आएँ, आप इसकी स्ट्रेंथ को 7000 कर लें और एनिमेशन प्ले करके देखें। आप देख सकते हैं ये फ्लैग अब हमें कपड़े की तरह लहराता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेसन में हम स्काई इफ़ेक्ट्स या एक नेचुरल स्काई एनवायरनमेंट लगाना सीखेंगे। शिफ्ट A करके एक प्लेन लें, S प्रेस करके उसको स्केल कर लें और G प्रेस करके Z एक्सिस में उसको थोड़ा सा नीचे कर लें। इसके बाद आप शेडिंग की मेन्यू में जाएं। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऐड की ऑप्शन में सर्च करें स्काई SKY। स्काई टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर दें। इसके कलर की ऑप्शन को बैकग्राउंड के कलर के साथ लिंक कर दें और रेंडर व्यू में इसके टेक्सचर को आप देख लें। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ एक स्काई आपकी क्रिएट हो चुका है, नीचे अर्थ है और ऊपर ये आसमान है। इस स्काई की स्ट्रेंथ को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको बढ़ा देंगे तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, कम कर देंगे तो डार्क हो जाएगा। इसके अलावा इसमें स्काई टेक्सचर में निशीटा के अलावा प्रीथम के ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लूइश इसमें रंग ज़्यादा है ऊपर की तरफ, जबकि नीचे का जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो ख़त्म हो गया। इस प्रीथम में अगर आप यहाँ से इस ग्लोब को घुमाते हैं तो उस हिसाब से आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नाइट आ गया। दूसरी ऑप्शन इसमें प्रोजेक्ट की है, अगर आप इसको कर देंगे तो उसमें भी आपको इस तरह का दरमियान में एक फ़र्क या एनवायरनमेंट नज़र आएगा। निशिता जो है इसमें अगर अपना रेंडर चेंज कर लें तो सन की डिस्क भी आपको नज़र आ सकती है। ईवी में सन डिस्क अवेलेबल नहीं होती। अगर आप सन की डिस्क को भी देखना चाहते हैं एनवायरनमेंट में तो उसके लिए आपको रेंडर अपना चेंज करना पड़ेगा। एयर की, डस्ट की, ओजोन की वैल्यू चेंज कर दें तो इसके इफेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। जैसे मैं एयर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, येलो शेड आ गया है। और अगर एयर की वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, डस्ट की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा डार्क होता जा रहा है। और अगर ओजोन की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक ब्लूइश इफेक्ट ऊपर की तरफ ज़्यादा आ रहा है। सन की डिस्क को देखने के लिए यहाँ से रेंडर की ऑप्शन को आप चेंज करके ईवी की जगह साइकिल्स कर लें। उसके लिए आप ये पहले देख लें, यहाँ पे इसका सन का शेडो भी नज़र आ रहा है आपको, तो इसी तरफ आपको सन की डिस्क भी नज़र आ सकती है। सन का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सन का एंगल तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 30 कर देता हूँ, सन का साइज़ में बढ़ा के 17 कर देता हूँ, ये सामने आपको सन नज़र आ रहा है, ये ऊपर सन की डिस्क नज़र आ रही है।
डस्ट को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये विजिबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। डस्ट को कम करने से सन की विजिबिलिटी आपके पास आएगी। अब ये सन की डिस्क आप देख सकते हैं इस एनवायरनमेंट में, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है और इसका ये शेडो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इस ट्यूटोरियल में हम एक अर्थ ग्लोब बनाएंगे, उसको एनवायरनमेंट भी देंगे और उसको एनिमेट भी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें। उसके लिए एक्स प्रेस करें और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। शिफ्ट ए करके मैश की ऑप्शन में यूवी स्फीयर पे क्लिक करें। इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स के ऑप्शन पे आके न्यू पे क्लिक करें और बेस कलर की साइड के निशान पे क्लिक करके इमेज टेक्सचर पे जाएं और उसे ओपन करें। ओपन करने से पहले आप इंटरनेट से सोलर सिस्टम स्कोप या किसी और वेबसाइट से ये अर्थ का टेक्सचर डाउनलोड करके रख लें। और एनवायरनमेंट के लिए स्टार का टेक्सचर भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी डाउनलोड करके रख लें। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जिस जगह आपने वो टेक्सचर रखा है उसे आप सिलेक्ट कर लें और मटेरियल व्यू में आके उसको देख लें। प्रॉपर्टीज़ में इसी टेक्सचर की आप इसकी रफनेस को बढ़ा के मैक्सिमम कर दें और इसकी ट्रांसमिशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लें। अब यहाँ से एक्स पे क्लिक करके एक्स एक्सिस में आ जाएं और इस लाइट को आप एडजस्ट कर लें। जैसे मैं इसको जी प्रेस करके ग्रैब करता हूँ और जेड प्रेस करके इसको नीचे ले आता हूँ। फिर मैं दोबारा जी प्रेस करता हूँ और वाई प्रेस करके इसको वाई एक्सिस पे यहाँ दूर ले जाता हूँ। इसी लाइट की प्रॉपर्टीज़ में इसकी पावर आप 3000 कर दें। आप अपने रेंडर व्यू में जाएं। इसके बाद आप शेडिंग के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करें और वहाँ पे ऐड की ऑप्शन में सर्च करें एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करें। इसको ओपन करें और जिस जगह आपने वो स्टार वाला टेक्सचर रखा हुआ हो उसको सिलेक्ट कर लें और इसके कलर के ऑप्शन को बैकग्राउंड के कलर के ऑप्शन के साथ लिंक कर लें और रेंडर व्यू में आप उसको देख लें। स्टार्स का एनवायरनमेंट आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है। अब लेआउट में आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपकी आधी अर्थ जो है वो ब्राइट नज़र आ रही है, आधी डार्क नज़र आ रही है। अब इस अर्थ को एनिमेट करने के लिए आप नीचे से टाइमलाइन को ऊपर कर लें। ये फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर इस अर्थ को सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से आई प्रेस करें और रोटेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अपने एंड वाले फ्रेम को आप 365 तक ले जाते हैं और आखिरी फ्रेम के ऊपर जाके आप अपनी इस अर्थ को आर प्रेस करके रोटेट करें और रोटेट हमने करना है चूँकि जेड एक्सिस के अलोंग जेड प्रेस करें और 360 का एंगल इसको दे दें, यानी 360 एंटर कर दें और फिर एंटर का बटन दबा दें और यहाँ पे आई एक की फ्रेम रोटेशन की क्लिक कर दें। आई दबाने के बाद अब यहाँ पे भी एक की फ्रेम लग गया है। और अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को ख़त्म कर दें और दोबारा से इसको प्ले करें तो ये रियलिस्टिक अर्थ की तरह आपको रोटेट करती हुई नज़र आई। इस लेसन में हम ओशन यानी समुंदर बनाना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर्स में आएँ। ऐड मॉडिफायर के ऑप्शन में ओशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। मटेरियल प्रीव्यू में आएँ और इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर दें। मटेरियल अप्लाई करने के बाद कोई कलर जो इसके लिए सूटेबल है, इसके बाद नीचे आके इसकी मेटालिक के ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसकी रफनेस को कम कर लें और नीचे ट्रांसमिशन की वैल्यू को बढ़ा के आप 1 कर लें।
आप प्रॉपर्टीज़ में वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ पे आएँ और बैकग्राउंड कलर को आप ब्लू शेड दे दें और उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब रेंडर व्यू में इसको एक दफ़ा देख लें। आप दोबारा से इसी मॉडिफायर की ऑप्शन की तरफ आएँ। यहाँ पे आपने इसकी वेव्स की ऑप्शंस में स्केल को 2 कर लेना है ताकि लहरों का साइज़ ज़रा बढ़ जाए। रेजोल्यूशन को भी आप 20 कर दें। रेंडर की वैल्यू को भी आप 20 कर दें। आप प्रॉपर्टीज़ में रेंडर की ऑप्शन पे आके स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन पे टिक कर दें और इसके नीचे रिफ्रैक्शन को भी टिक कर लें। मटेरियल की प्रॉपर्टी में ट्रांसमिशन फुल करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन इसको आप चेक कर लें और नीचे सब सरफेस ट्रांसलेशन इसको भी टिक कर लें। इसके बाद आप दोबारा से इसी मॉडिफायर वाली ऑप्शन पे आएँ और जहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है 1, यहाँ पे आप हैश लगाएं, FRAME फ्रेम लिखें, डिवाइड और इसके बाद आप अभी 9 लिख दें, एंटर करें। अब इसको एनिमेशन को प्ले करके देख लें और अगर इसका मैं ग्रिड ख़त्म करूं यहाँ से, अब एनिमेशन को प्ले करके देख लें। तो ये एक रियल ओशन की तरह की लुक दे रहा है। इस लेसन में हम एक ट्री बनाएंगे यानी दरख्त बनाएंगे और उसकी सेटिंग्स को चेंज करके उसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने इस क्यूब को डिलीट करते हैं। इसके लिए आप एक्स प्रेस करें और डिलीट पे क्लिक कर दें। आपने सबसे पहले एडिट की मेन्यू में जाके प्रेफरेंस की ऑप्शन में सर्च में TREE ट्री लिखना है। ये एड ऑन सैपलिंग ट्री जेन, इसको आपने टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको आपने सेव प्रेफरेंस ये कर लेना। ये कर लेने के बाद जब आप शिफ्ट ए करेंगे तो कर्व की ऑप्शन में आपको सैपलिंग ट्री जेन लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद इसकी मेन्यू में आए। मेन्यू में सेटिंग के अंदर सबसे पहले ज्योमेट्री में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आप ब्रांचेस को, लीव्स को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसी ज्योमेट्री के अंदर सबसे नीचे लोड प्रीसेट्स हैं। यहाँ से मैं जैपनीज़ मैपल को सिलेक्ट करता हूँ। आप लीव्स के ऑप्शन पे आ जाएं। शो लीव्स का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको चेक कर लें। अब आपको लीव नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद लीव्स की जो तादाद है यहाँ -5 है। इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल 70 कर दें पर ब्रांच। अब आपको ज़्यादा लीव नज़र आना शुरू हो गए हैं। लीव स्केल को आप बढ़ा लें। इसकी स्केल को एडजस्ट करने के बाद अब आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर लें। अभी हम सिंपल अगर मटेरियल अप्लाई करें, ब्राउन कलर का स्टेम, मटेरियल प्रीव्यू में आके इसको साथ देख भी लें और लीव्स के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पे आएँ। बेस कलर इसका ग्रीन हम रख लेते हैं। यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन पे आके और बैकग्राउंड कलर आप कुछ ब्लू सा ले लें और रेंडर व्यू में उस कलर को देख लें। शिफ्ट ए करके सन को इंक्लूड करें। जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके सन को ऊपर की तरफ ले जाएं। सन की डायरेक्शन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें और ये प्रॉपर्टीज़ में जहाँ बल्ब बना हुआ है, सन की प्रॉपर्टीज़ में आके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के 5 कर लें। तो अब आप अपने इस ट्री को देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हमने इसको तैयार कर लिया है। इस लेसन में हम रेंडर को समझेंगे
कि ब्लेंडर के अंदर रेंडर क्या होता है, कौन कौन से रेंडर इंजन्स अवेलेबल हैं और किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। इसके लिए एनवायरनमेंट के अंदर शिफ्ट ए करके एक प्लेन ऐड कर लेते हैं और कीबोर्ड से एस प्रेस करके इसको स्केल कर लेते हैं। स्केल अप कर लिया मैंने। इसके बाद टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में आ गए। इसकी एजेस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम अपने कैमरे के व्यू से देखें तो इस तरह हमें ये व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ वॉल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं ये वाला एज सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ जेड एक्सिस की तरफ। ये एक वॉल बन गई। इसी तरह यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करके ई प्रेस करके एक्सट्रूड करना है, जेड प्रेस करके जेड की तरफ, तो ये एक वॉल बन गई। हम दोबारा से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने एक रूम सा और एक वॉल बनाई है, इसके ऊपर हम कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम पहले तो यहाँ से ऊपर मटेरियल प्रीव्यू में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं प्लस दबा के और फिर यहाँ से न्यू करके, और इसका कलर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये रख देते हैं। इसके बाद हम अपने इस क्यूब के पास आके इसको ग्रैब करके जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका जो मटेरियल है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर दे देते हैं और नीचे आके की मेटालिक की ऑप्शन को हम बढ़ा देते हैं और रफनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। रेंडर व्यू में इसकी शक्ल हम देख लेते हैं कि कैसी नज़र आ रही है। इस लाइट को क्लिक करके इसकी पावर भी मैं बढ़ा के 3000 कर देता हूँ। इसको रेंडर कैसे करेंगे? रेंडर मतलब हमारा ये जो कैमरे की आउटपुट है उसको हम एज अ पिक यानी तस्वीर के तौर पर सेव करना चाहें, या अगर हमने कोई एनिमेशन बनाई है जो इस कैमरे के व्यू में है, उस एनिमेशन को एज अ वीडियो कैसे सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ में रेंडर प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ लिखा हुआ रेंडर इंजन्स। रेंडर इंजन्स में हमने ईवी का इस्तेमाल करना है और साइकिल्स का इस्तेमाल करना है। ईवी जो है ये रिजल्ट ज़रा क्विकली दे देता है, जल्दी दे देता है और क्वालिटी रियलिस्टिक नहीं होती, जबकि साइकिल्स जो हमारा रेंडर है अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये रियलिस्टिक व्यू देता है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये टाइम बहुत लेता है। अगर आप इस रेंडर को इस्तेमाल करेंगे तो रेंडर करने में ये आपका बहुत वक्त ले लेगा। तो पहले हम ईवी को देख लेते हैं। ईवी सिलेक्टेड है। सैम्पलिंग में ये रेंडर की वैल्यू 64 है, व्यू पोर्ट की 16 है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ आप रेंडर की जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। व्यू पोर्ट में अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्वालिटी मज़ीद अच्छी नज़र आ जाएगी। इसके बाद इस ऑप्शन को आप टिक कर दें, एम्बियंट ब्लूम को कर दें। आप देखें थोड़ा सा इसमें बेहतरी आ गई है। इसके अलावा स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस, इसको भी आप टिक कर दें। अब आपको इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप इसकी कलर मैनेजमेंट में आ जाएं तो व्यू ट्रांसफॉर्म में आप देखें फिल्मिक सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको चेंज करके स्टैंडर्ड कर दूं तो इफ़ेक्ट देख लें क्या है। और अगर इसको मैं फिल्मिक लॉक करूं तो इस तरह से हो जाएगी, और अगर इसको मैं रॉ कर दूं तो ये इफ़ेक्ट है। फॉल्स कलर इस तरह का व्यू नज़र आएगा। तो जौन सा आपको सूट करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन हम फिल्मिक की रखते हैं और ये देखने में अच्छा लगता है। अब जब आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर लें, अब आपने इस इमेज को रेंडर करने के लिए आप रेंडर की मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे रेंडर इमेज की ऑप्शन जिसकी शॉर्ट की F12 है, इसको प्रेस कर दें। यह आपकी इमेज को रेंडर करना शुरू करेगा, थोड़ा टाइम लेगा और फिर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपकी स्क्रीन पे इसके रेंडर का रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे हमारा आ गया है। इसको आप देख सकते हैं
कि ईवी से रेंडर करने से हमें ये रिज़ल्ट मिल गया है। अब ये जो इमेज आपके सामने क्रिएट हुआ है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसको सेव एज करके अपने हार्ड डिस्क में रख लें और जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रेंडर इंजन है, साइकिल्स है। अगर आप साइकिल्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये चूँकि काफ़ी रियलिस्टिक व्यू देता है और काफ़ी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करता है। इसमें डिवाइस के अंदर अगर आपके पास जीपीयू मौजूद है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सीपीयू ही रहने दें। सैम्पलिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें सैम्पलिंग 1024 और रेंडर के अंदर 4096 है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसको आप बेशक 256 रख लें और व्यू पोर्ट पे भी इसको 256 रख लें। जितना इसको आप बढ़ाएंगे उतनी अच्छी आउटपुट आएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर उसकी पावर कितनी है, वो कितना सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आपने उसी तरह रेंडर के ऑप्शन पे जाके रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे आपका इमेज रेंडर हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट, क्योंकि हमने इंजन चेंज कर दिया है, पहले से बेहतर होगा। इसके बाद हमने ये भी देखना है कि अगर हम कोई एनिमेशन बना रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, उसको कैसे रेंडर करेंगे। अगर आपने कोई एनिमेशन क्रिएट की है तो उसको रेंडर करने के लिए आपने यहाँ से रेंडर एनिमेशन के ऑप्शन पे जाना है। रेंडर एनिमेशन से आपकी जो एनिमेशन है वो रेंडर हो जाएगी, उसकी वीडियो बन जाएगी जो भी कैमरे में आपने यहाँ पे जो भी बनाया है। और उसकी आउटपुट के लिए कि वो उसकी आउटपुट कैसे एडजस्ट करनी है, उसके लिए आप ये सेकंड ऑप्शन देखें, यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे आएँ। यहाँ इसमें अगर आप नीचे आ जाएं तो आउटपुट लिखा हुआ है। ये आउटपुट वो जगह है जहाँ पे वो एनिमेशन आपकी स्टोर होगी। इसको आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं। इसको आप डेस्कटॉप पे रखना चाहें, डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ भी आप रखना चाहें वो पाथ इसको दे के एक्सेप्ट का बटन दबा दें, ये इसका पाथ बन जाएगा। वहाँ पे आपकी वो वीडियो सेव होगी। उसको आपने जब सेव करना है तो उसके लिए ये फाइल फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फाइल फॉर्मेट में अगर आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो फाइल ही आप चाहते हैं तो ये MPEG वीडियो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये बाकी दो भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ पिक्स बन जाए, वो जो आपका एनिमेशन है, तो उसके लिए आप ये PNG सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी तस्वीरें बन जाएंगी एनिमेशन की फ्रेम वाइज, और उनको इकट्ठा करके हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने यहाँ से PNG के ऑप्शन सेलेक्ट करनी है या ये वीडियो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप अपनी उस एनिमेशन की आउटपुट को अपनी मर्जी की जगह पे सेव कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ब्लेंडर के अंदर मिरर की ऑप्शन को देखेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करके हम अपने काम में आसानी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एडिट की मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ मिरर टाइप कर दें। ये ऑटो मिरर की ऑप्शन जो मैश में यहाँ मौजूद है, ये आपने चेक कर लेना है। इसको मेरी चूंकि पहले से चेक है इसलिए मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। इसके बाद आपने कीबोर्ड से N प्रेस करना है। N प्रेस करने के बाद एडिट की ऑप्शन पे, एडिट का जो टैब है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ ऊपर ऑटो मिरर की ऑप्शन है, इसमें ये ऑटो मिरर का एक बटन सा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। दोबारा N प्रेस करके इस मेन्यू को बंद कर लें। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करके एडिट मोड में आए तो आप देख सकते हैं कि आपका X एक्सिस पे ये मिररिंग का काम शुरू हो चुका है। और अगर आप यहाँ से कोई फेस सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे ये, और इसको आप E प्रेस करके एक्सट्रूड करते हैं तो साथ दूसरी साइड से भी ये एक्सट्रूड हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ ऊपर से भी इसको एक्सट्रूड करते हैं तो दूसरी साइड से साथ X एक्सिस के अलोंग वो एक्सट्रूड हो रहा है। इसमें अगर आप इसको मज़ीद देखने के लिए यहाँ से मॉडिफायर की ऑप्शन पर क्लिक करें
तो यहाँ ये मिररिंग के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर यहाँ से इसी फेस को सिलेक्ट रखते हुए मैं जी के ऑप्शन प्रेस कर दूं और इसको मूव करूं, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में यहाँ से मिला हुआ है सेंटर से, और ये इस तरह चौड़ा होता जा रहा है, यानी यहाँ से कोई ब्रेकअप नहीं हुआ और ये इस तरह फैल गया। अब अगर मैं कंट्रोल और Z करके इसको वापस करूं और यहाँ मिररिंग की जो ऑप्शन है इसमें क्लिपिंग की ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर दूं, अब मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अब अगर मैं यहाँ से इसी फेस को सिलेक्ट रखते हुए G प्रेस करता हूँ और इसको साइड पे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो क्लिपिंग के ऑप्शन अगर सिलेक्टेड है तो ये आपस में मिले हुए होंगे, और अगर क्लिपिंग की ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है तो इनकी मूवमेंट्स अलग अलग होगी। इसके अलावा अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z कर दूं और आप अगर ये चाहते हैं कि दूसरी साइड पे भी आपको साथ साथ वो चीज़ नज़र आए, तो यहाँ पे आपके पास ऑन केज की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब दूसरी साइड भी आपको साथ नज़र आएगी कि जो काम आप इधर करेंगे, जैसे मैं यहाँ से इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरा फेस भी आपको साथ सिलेक्टेड मिलेगा। इसको अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो वो साथ साथ जा रहा है आपके। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह मूव कर रहा है। अब आप दोनों तरफ आपका कंट्रोल यहाँ से मौजूद है। हमारी ये मिररिंग चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही थी, जो ये रेड लाइन से आप देख रहे हैं कि जैसा स्ट्रक्चर इधर बना है वैसा ही एक्स एक्सिस में इस साइड पे बन गया है। और अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग करना चाहें तो देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस वक्त ये वाला, अगर हम चाहते हैं कि ये वाई एक्सिस पे भी इसी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए तो आप एक्सिस में अगर यहाँ पे साथ वाई को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो सेम स्ट्रक्चर ये वाई एक्सिस पे भी बन जाएगा। जो इस तरफ वाई एक्सिस पे मौजूद था वही उस तरफ दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह यही स्ट्रक्चर अगर आप जेड एक्सिस में यानी ऊपर से नीचे की तरफ भी चाहते हैं तो यहाँ से जेड पे क्लिक कर दें, सेम स्ट्रक्चर ये ऊपर से नीचे की तरफ जेड एक्सिस पे भी बन गया है। इस तरह आप अपनी मर्जी से इसको एक्स वाई या जेड एक्सिस पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें ये एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए है जो आपने यहाँ शुरू में देखा था, तो इधर से अगर आप इसको डिसेलेक्ट करेंगे, अब एक्स एक्सिस वाला स्ट्रक्चर मिररिंग ख़त्म हो गई और बाकी आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपको ये Z वाली नीचे से नहीं चाहिए, इसको अनचेक कर दें, आप सिर्फ Y वाली रहेगी। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से इस मिररिंग के ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम ब्लेंडर के अंदर अपने कैमरा के व्यू को किस तरह से यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक की रील या टिकटॉक के हवाले से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से 0 का बटन प्रेस करें तो ये आपका कैमरा व्यू है। इस कैमरे व्यू को आप अगर चेंज करना चाहें तो इसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आउटपुट के ऊपर आ जाएं। यहाँ फॉर्मेट में आपको रेजोल्यूशन X, रेजोल्यूशन Y, परसेंटेज और एस्पेक्ट X और Y ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसमें आपने जस्ट जहाँ पे X लिखा हुआ है रेजोल्यूशन X, यहाँ पे आपने 1080 की वैल्यू एंटर कर देनी है और जहाँ पे Y लिखा हुआ है वहाँ पे 1920 ये वैल्यू एंटर कर देनी है। अब ये जो व्यू आपके सामने आ रहा है ये वो स्टैंडर्ड व्यू है जो आप टिकटॉक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में या फेसबुक रील में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इसको रेंडर करें, रेंडर इमेज,
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो इस तरह की कैमरा व्यू के साथ आ रहा है, जो कि हम इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेसन में हम 3D कर्सर को देखेंगे। 3D कर्सर, जिसको आप यहाँ सेंटर में एक गोल चेन नुमा चीज़ है उसको देख रहे हैं, ये 3D कर्सर है और ये वो जगह होती है जहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस क्यूब को ग्रैब करके साइड पे ले जाऊँ तो यहाँ पे आपको ये 3D कर्सर नज़र आ रहा है, जो इस वर्ल्ड के ओरिजिन में मौजूद है, बिल्कुल वर्ल्ड के सेंटर में मौजूद है। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा ये 3D कर्सर इस क्यूब के अंदर मूव हो जाए, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एस इकट्ठा दबाएं। शिफ्ट और एस, जैसे ही आप शिफ्ट और एस प्रेस करते हैं तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाती है। इसमें एक ऑप्शन है कर्सर टू सिलेक्टेड। अब कर्सर से मुराद ये 3D कर्सर है और सिलेक्टेड हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने क्यूब है। तो ये हमारा कर्सर उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं क्लिक करने लगा हूँ, अब यहाँ से वो कर्सर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मूव हो गया। अब अगर मैं दोबारा इसको इसके ओरिजिन पे लाना चाहूँ तो इसके लिए दोबारा से आप शिफ्ट और एस करें। अब देखें यहाँ पर एक और ऑप्शन है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कि कर्सर यानी 3D कर्सर कहाँ चला जाए, वर्ल्ड ओरिजिन। वर्ल्ड ओरिजिन ये जगह है जहाँ पे ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, 3D कर्सर वापस वर्ल्ड ओरिजिन पे आ गया। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ और यहाँ से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो 3D कर्सर है वो इस वर्टेक्स के ऊपर आ जाए। अब दोबारा शिफ्ट एस करें, दोबारा कर्सर टू सिलेक्टेड करें। अब सिलेक्टेड से वर्टेक्स है तो कर्सर उधर जाना चाहिए। अब उस वर्टेक्स के ऊपर हमारा ये 3D कर्सर मूव कर गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे आप देखें कि अगर हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और शिफ्ट ए करके कोई नई चीज़ क्रिएट करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक क्यूब ही क्रिएट कर देता हूँ, तो क्यूब उस जगह पे क्रिएट हुआ जहाँ पे ये 3D कर्सर मौजूद था। इसको अगर मैं एस प्रेस करके स्केल कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ 3D कर्सर था वहाँ पे ये हमारा क्यूब क्रिएट हो गया। अब अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाऊँ और इसके बाद मैं कोई सी एक एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट की। अब अगर मैं शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो इस एज के सेंटर में आ गया, क्योंकि ये एज सिलेक्टेड था। अब अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ और शिफ्ट ए करके कोई सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्फीयर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको स्केल कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे 3D कर्सर था वहाँ पे उस एज के ऊपर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं दोबारा से टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ और यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ और कोई सा फेस सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, अब कर्सर इस फेस के सेंटर में आ गया। फिर दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ टैप करके। अब दोबारा से अगर मैं शिफ्ट ए करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टॉरस करता हूँ, उस जगह पे क्रिएट हुआ जहाँ पे 3D कर्सर था। इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ एस दबा के,
तो इस तरह चाहे फेस हो, चाहे एज हो या वर्टेक्स हो, हमारा नया ऑब्जेक्ट वहाँ क्रिएट होगा जहाँ पे 3D कर्सर मौजूद होगा। और 3D कर्सर को किसी भी और जगह ले जाने का आसान तरीका ये भी है कि आप जस्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके राइट क्लिक दबा दें। शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर दें, 3D कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे शिफ्ट ए करके जो भी क्रिएट करेंगे, जैसे टॉरस की जगह मैं ये सिलेंडर कर लेता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चाहे आप मेन्यू का इंतखाब कर लें या इसका शॉर्टकट मेथड शिफ्ट और राइट क्लिक, उससे 3D कर्सर को मूव करके आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस लेसन में हम रेन ऑफ फायर यानी आग की बारिश बनाना सीखेंगे। हम अपने इस क्यूब को डिलीट करते हैं एक्सप्रेस करके, शिफ्ट ए करके सरफेसेस में जाके नर्व स्फीयर को क्लिक कर दें। एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करें, इसका ऊपर से एक सेंटर वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करें, जी प्रेस करके ग्रैब अप कर लें। दोबारा से आप टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मैश, यहाँ से इसको मैश बना लें। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स पे आएँ, न्यू पे क्लिक किया हमने और सरफेस को हमने एमिशन सेलेक्ट कर लिया। इसका कलर कुछ ऑरेंज और रेड मिक्स इस तरह का ले लेते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 17 कर देते हैं। देख लेते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा नज़र आ रहा है। इसके कलर में अभी मज़ीद कुछ हम इसको डार्क कर लेते हैं। इसके बाद आप रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वहाँ जाके ये ब्लूम के ऑप्शन है, इसको टिक कर दें। अब ये आपके सामने काफ़ी ब्राइट नज़र आएगा। जी प्रेस करके ग्रैब करके साइड पे कर लें। अब शिफ्ट ए से आप एक प्लेन क्रिएट करें, एस प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें, जी प्रेस करें, फिर जेड प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। अब इस प्लेन से हमने चूँकि अपने पार्टिकल्स को गिराना है, इसके लिए अब राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में आके पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आएँ, प्लस का बटन प्रेस करें, पार्टिकल सिस्टम लगाएं इस पर, यहाँ से रेंडर को मुंतखब करें। रेंडर एज में आप ऑब्जेक्ट पे आ जाएं, यहाँ से ये ड्रॉपर सा लेके अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाइड कर लें। अब इसको चला के देखते हैं तो ये पार्टिकल्स आपको नीचे आते नज़र आ रहे हैं। एक स्काई ब्लैक क्रिएट करने के लिए शेडिंग पे जाएं, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड सेलेक्ट करना है। वर्ल्ड पे इसका जो बैकग्राउंड है इसको आप एक्सप्रेस करके डिलीट कर दें और ऐड के ऑप्शन में आप एनवायरनमेंट लिखें। एनवायरनमेंट टेक्सचर का नाम आपके सामने आएगा, इसको क्लिक करें। इसमें ओपन के ऑप्शन पर जाएं और जहाँ पे भी आपने कोई तस्वीर रखी हो स्काई की, ब्लैक स्काई, उसको क्लिक कर दें। यहाँ से कलर के ऑप्शन को सरफेस के साथ मिला दें। अपने रेंडर व्यू से देखेंगे तो आपको ब्लैक स्काई नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे आके ये ग्रिड को भी ख़त्म करके देखते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्काई आसमान से ये रेड कलर के पार्टिकल्स गिरते हुए महसूस हो रहे हैं। इसके कलर को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए स्फीयर को सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसका कलर लाइट कर लें, ऑरेंज कर लें। अब इसको दोबारा से हाइड कर लें। अब चला के देखें, अब ये पहले की निस्बत बेहतर लग रही है, रियल फायर का मंजर पेश कर रहा है। आज के लेसन में हम
बबल्स बनाना सीखेंगे, यानी बुलबुले, और उसे ख़ास एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे। अपने इस क्यूब को डिलीट करते हैं, एक्स का बटन प्रेस करके, शिफ्ट ए करके एक प्लेन बनाएं, एस का बटन प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें, शिफ्ट ए करके एक यूवी स्फीयर बना लें, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें, जी प्रेस करके ग्रैब करके साइड पे ले आएं। अब इसके ऊपर हम कुछ शेड्स अप्लाई करते हैं। इसके लिए शेडिंग के ऑप्शन पे जाते हैं, कुछ शेड लगाने के लिए ऐड के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ सर्च करें मिक्स शेडर को, इसको इनके दरमियान में आपने लगा देना है। आप फिर ऐड करें ये ट्रांसपेरेंट BSDF, इसके ऊपर क्लिक करें और इसमें से इसके लिंक को शेडर के साथ लगा दें। राइट साइड पे मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ इसकी सेटिंग में ब्लेंड मोड है ओपैक, इसको चेंज करके अल्फा ब्लेंड कर देना है। यहाँ इसकी जो प्रिंसिपल BSDF है इसमें नीचे आके इसकी जो अल्फा की वैल्यू है इसको आपने कम कर देना है। जैसे आप कम करेंगे आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, बढ़ाएंगे तो कलर आ रहा है वरना ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और इसकी रफनेस को भी कम कर दें और इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को बढ़ा दें। इस तरह ये एक बबल की शेप में आ जाएगा। आप दोबारा अपने लेआउट व्यू में आए, इसको आप देख सकते हैं एक बबल की शेप बन चुकी है। आपने अब अपने इस सरफेस को क्लिक करना है, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में पार्टिकल वाले पॉइंट को क्लिक करना है और यहाँ से प्लस कर देना है। पार्टिकल सिस्टम में रेंडर की ऑप्शन पे आना है, रेंडर एज हालो लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट कर दें और यहाँ से ऑब्जेक्ट में ये ड्रॉपर लेके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें ताकि ये एज अ पार्टिकल डील हो जाए। फील्ड वेट्स में आके ग्रेविटी इसकी 1 है, इसको आप चेंज करके -0.1 कर दें और इसका हम रिजल्ट देखेंगे। एनिमेशन को प्ले करके इसका रिजल्ट देख लें, लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज़ है और साइज़ भी छोटा है। आप अपने इस स्फीयर का साइज़ बड़ा कर लें, एस प्रेस करें, स्केल अप कर लें इसको और इसको हाइड कर लें। इसकी ग्रेविटी की वैल्यू को -0.05 सेट किया है, इसको चला के देख लें। अब इसकी स्पीड स्लो है और ठीक है। अब आप दोबारा से शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ। शेडिंग में आके आपने ऐड की ऑप्शन में सर्च करना है एनवायरनमेंट टेक्सचर की, ये ऑप्शन आपके सामने आएगी, इस पर क्लिक कर लें। इसमें ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने कोई HDRI इमेज रखा हो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका यहाँ पे लिंक दे दें। इसके बाद आप इसी ऐड की ऑप्शन में आके सर्च करें वर्ल्ड आउटपुट को, आउटपुट लिख दें और ये वर्ल्ड आउटपुट के ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर दें। अब इस कलर वाली ऑप्शन को इस सरफेस वाली ऑप्शन के साथ मिला दें। अब जो आपका इमेज आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है HDRI इमेज जो इन्वायरमेंट बनाता है ब्लेंडर के अंदर, उसका इन्वायरमेंट अब आपकी यहाँ वर्ल्ड आउटपुट में नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट यहाँ चेंज हो गया। अब दोबारा अपने लेआउट में आ जाएं। अब आप इस प्लेन को सिलेक्ट करके पार्टिकल्स वाली प्रॉपर्टीज़ में आएँ और इसमें व्यू पोर्ट डिस्प्ले की ऑप्शन के अंदर शो इमिटर की ऑप्शन है, इसको अनचेक कर दें और इसके अलावा यहाँ ऊपर से ये जो ग्रिड नज़र आ रहा है इसको क्लिक करके वाइप कर लें। अब अगर हम यहाँ से अपनी एनिमेशन को प्ले करें तो आपको ये बबल्स पानी में से निकलते हुए ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट एनिमेशन सीखेंगे। टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई करके उसे एनिमेट करेंगे और फिर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, शिफ्ट ए प्रेस करें और इसमें ये टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। कीबोर्ड से 7 प्रेस करें और ये Z एक्सिस के व्यू पे आ जाए। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करें ताकि एडिट मोड में आए और इसको हम अपना टेक्स्ट टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ब्लेंडर लिखता हूँ। अब टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आए, नीचे से अपने की फ्रेम्स को विजिबल कर लें। इस टेक्स्ट के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ कलर्स अप्लाई करके एनिमेट करता हूँ। इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल के ऑप्शन पे आएँ, न्यू के ऑप्शन पे आएँ, सरफेस में एमिशन के ऑप्शन सेलेक्ट कर लें।
उसकी स्ट्रेंथ आप 2 एंटर करके अब कलर के ऑप्शन पे आ जाएं। कलर में हम सबसे पहले रेड कलर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और प्रीव्यू में उसको देख भी लेते हैं। अब इस कलर को अप्लाई करने के बाद इससे पहले कि हम की फ्रेम्स वगैरह लगाएं, हम रेंडर की ऑप्शन पे आके यहाँ से ब्लूम के ऑप्शन को टिक कर लेते हैं ताकि ये लाइट इसमें से एमिट होती हुई हमें नज़र आए। इसके बाद आपने इसी जगह पे ये कलर के आगे जो छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है आपको वाइट कलर का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये एक की फ्रेम लग गया 1 के ऊपर। यहाँ पे आप की फ्रेम को टाइमलाइन में देख सकते हैं, रेड कलर का एक की फ्रेम लग गया इस पे। अब 20 पे आके आप यहाँ से इस कलर को ग्रीन कर दें और यहाँ से ये की फ्रेम की एंट्री को क्लिक कर दें। अब ये ग्रीन कलर पे भी एक की फ्रेम यहाँ पे लग गया। अब 40 पे आके आप दोबारा से ब्लू कलर ले लें और की फ्रेम का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दें। इसी तरह फिर आप 60 पे आएँ, यहाँ से येलो कलर ले लें और इसको की फ्रेम लगा दें यहाँ टिक करके। फिर आप 80 पे आ जाएं, यहाँ से एक साइन कलर ले लें और इसको भी की फ्रेम लगा दें। अब इसको हम एक मर्तबा अगर चला कर देखें तो ये कलर चेंज होते आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम ये चाहते हैं ये कलर्स हमारी पूरी एनिमेशन में अपने आप को रिपीट करते रहें। तो इसके लिए आप यहाँ साइड पे आएँ, यहाँ से ग्राफ एडिटर पे आ जाएं। ग्राफ एडिटर में आने के बाद आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें ताकि वो सारे सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद चैनल के ऑप्शन में आके एक्सट्रापोलेशन मोड में आके मेक साइक्लिक इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो अब ये मुसलसल ये कलर्स इसी तरह रिपीट होते रहेंगे। दोबारा से आप अपने टाइमलाइन पे आ जाएं। इसको आप अगर अपने रेंडर व्यू में देखना चाहें तो उसके लिए अपनी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ को आप उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ से 0 कर दें और ये मैं ग्रिड भी हटा रहा हूँ। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये सारे कलर इसमें इसी तरह से रिपीट होते रहेंगे। ये करने के बाद इसमें कुछ इफेक्ट्स देखते हैं जो टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आके ये ए छोटा सा लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप ज्योमेट्री के ऑप्शन पे आ जाएं और इसमें एक्सट्रूड के ऑप्शन को देखें। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये बिल्कुल आपको एक प्लेन सा नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं इसमें डेप्थ आए, इसके लिए आप इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू को बढ़ाएं और इसका इफेक्ट देखें सामने। जैसे जैसे हम इसको एक्सट्रूड करते जा रहे हैं, अगर हम इस मोड में देखें सॉलिड व्यू में तो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको एक्सट्रूड करते जा रहे हैं इसकी मोटाई में इजाफा होता जा रहा है। इसके नीचे ऑप्शन है बेवल की। बेवल में इसकी जो डेप्थ है इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा दें। इससे आप देख सकते हैं कि इसकी लुक ज़रा कर्वी सी हो गई है और देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद नीचे इसकी ऑप्शन आती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप जैसे रेगुलर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओपन फ़ॉन्ट करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स मेरे पास लिखे हुए आ गए हैं। जौन सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, जो आप अप्लाई करना चाहे, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जौन सा भी आप सिलेक्ट करें उसको क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमारे पास साइज़ है।
ये फ़ॉन्ट साइज़ है कि इस टेक्स्ट को अगर हमें इसका साइज़ बड़ा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, छोटा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसके साइज़ को 1 है और ये की फ्रेम 10 है, यहाँ पे इसके साइज़ को मैं एनिमेट कर देता हूँ 10 पे। अब इसको मैं 30 पे लाता हूँ। 30 पे ला के मैं इसके साइज़ को यहाँ से 2 कर देता हूँ और इसको एनिमेट कर देता हूँ बटन दबा के। फिर मैं 50 पे आता हूँ। 50 पे आके फिर मैं इसके साइज़ को यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसको एनिमेट भी कर देता हूँ यहाँ से इसी तरह। अब इसका इफ़ेक्ट देखें। ये 10 पे हमने 1 रखा हुआ था, 30 पे हमने इसको बड़ा किया और 50 पे दोबारा छोटा हो गया। हम अगर और नीचे आए, स्पेसिंग के अंदर आप करैक्टर स्पेसिंग को देख सकते हैं। इसको भी अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ 90 पे आके इसको चेक कर लेते हैं। 90 पे आके हम करैक्टर स्पेसिंग को ये 1 पर ही एनिमेट कर लेते हैं कि ये 1 पर रहे, और 110 पे आके इस करैक्टर स्पेसिंग को हम बढ़ा लेते हैं और इसको बढ़ा के हम 2 कर लेते हैं और इसको एनिमेट कर लेते हैं क्लिक करके। फिर 130 पे आते हैं, दोबारा इसको 1 कर लेते हैं और इसको भी एनिमेट कर लेते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि जब ये चलेगा तो इस तरह ये करैक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। तो ये हम इसको इसकी एनिमेशन का हिस्सा बना सकते हैं। इस पर मज़ीद इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए आप पहले फ्रेम नंबर 140 पे आ जाएं टाइमलाइन में और यहाँ पे आके कीबोर्ड से आप आई प्रेस करें। लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया। अब 160 पे आएँ। आपने कीबोर्ड से आर प्रेस करना है ताकि इसको रोटेट कर सकें, और रोटेट फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस के अलोंग करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप एक्स प्रेस कर दें और फिर 360 टाइप करके एंटर कर दें। कीबोर्ड से आई प्रेस करें और दोबारा लोकेशन, रोटेशन, स्केल इसको क्लिक कर दें। 360 में ये पूरा घूम के वापस आएगा जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की रोटेशन आप इस पर लगा सकते हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आता हूँ, मॉडिफायर में आने के बाद ऐड मॉडिफायर पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी वेव। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आपका टेक्स्ट वेवी फॉर्म में नज़र आएगा। अब इसमें आप अगर अपनी एनिमेशन को चलाएं तो ये आपको एक बहुत तेज़ वेव सी इस पे चलती हुई महसूस होगी। आपकी पिछली एनिमेशन जो आपने इसमें रखी हैं वो भी अपना इफ़ेक्ट दिखा रही हैं, लेकिन इस पर वेव का एक मॉडिफायर भी हम अप्लाई इस तरह कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम इसकी जो मोशन है इसमें y को ऑफ़ कर दें, सिर्फ x को रहने दें, और इसके अलावा अलॉन्ग नॉर्मल्स में हम सिर्फ y को रहने दें, तो इसमें आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और अगर सिर्फ z पे रहने दें और y पे ख़त्म कर दें तो ये इफ़ेक्ट आपके सामने आपको नज़र आ रहा है जो आपके टेक्स्ट पे लग गया है। इस तरह आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके मुख्तलिफ़ तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।
इसमें इसका जो टाइम है उसकी आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ये जो वेव की एक स्पीड इसमें तेज़ महसूस हो रही है, इसको कुछ आप कम कर लें यहाँ से माउस से ड्रैग करके। कम करेंगे तो इस तरह ये स्लोली मूव करेगा। अब अगर इसको हम रेंडर व्यू में देखें और ग्रिड्स भी ऑफ कर दें तो आपको ये इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी हाइट को कम कर दें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा यहाँ से। अब आप देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो गया है। तो अब इस तरह की इफ़ेक्ट्स आप इसमें देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिए, रोटेशन भी इन्वॉल्व कर दी, कैरेक्टर डिस्टेंस भी, और वेव का एक मॉडिफायर भी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इस लेसन में हम बहुत ही कम वक्त में मुख्तलिफ़ शेप्स की बिल्डिंग्स बनाकर एक छोटा सा टाउन बनाना सीखेंगे और फिर उस टाउन में हम कैमरा व्यू से विज़िट भी करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने इंटरनेट वेब ब्राउज़र की मदद से बिल्डिफाई 1.0 इस ऐड ऑन को आप डाउनलोड कर लें। ये इंटरनेट से फ्री में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। डाउनलोड कर लेने के बाद आपने फ़ाइल मेन्यू में आना है, यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे आना है और जहाँ पे आपने उस फाइल को रखा है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लें। ये शेप आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से लेआउट में आ जाएं। लेआउट में आने के बाद आपको इस शेप में ये बिल्डिंग नज़र आएगी। यहाँ से अपनी साइड वाली प्रॉपर्टीज़ की जो विंडो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। अब अगर हम यहाँ से रियल टाइम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये बिल्डिंग यहाँ से गायब हो जाती है। अब हम इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की मदद से मुख्तलिफ़ साइज़ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके एक टाउन बनाएंगे और वो भी बहुत थोड़े वक्त में। शिफ्ट एस का बटन प्रेस करें, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन पहले तो ये क्लिक कर दें ताकि आपका कर्सर जो है वो यहाँ इसके ओरिजिन में आ जाए और आप कुछ नया क्रिएट करें। शिफ्ट ए करके अब मैश और प्लेन के ऑप्शन में आएँ। इसको जी प्रेस करके और फिर वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे ले आएँ। इसको एस फॉर स्केल और साथ वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे स्केल कर लें। दोबारा से एस यानी स्केल और अब एक्स दबा दें ताकि एक्स एक्सिस पे ये स्केल हो जाए। ये हम बेसिकली एक रोड बनाना चाह रहे हैं जो इन बिल्डिंग्स के दरमियान में होगी। इस तरह एक रोड सी बना के इसको हम जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं आगे की तरफ। ये जो आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है इसको आप शिफ्ट डी करके डुप्लिकेट करें यानी कॉपी करें और वाई प्रेस करके इसको वाई एक्सिस की तरफ यहाँ ऐसे ले आएं। अपनी जो रोड है इसको आप स्केल करके और वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा और बड़ा कर लें और जी प्रेस करके वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा इसको मूव कर लें। आप अपनी इस बिल्डिंग के ऊपर टैब प्रेस कर दें ताकि ये एडिट मोड में आ जाएं। आप यहाँ से इस वाले फेस को आप एक्स प्रेस करें और ये फेस डिलीट कर दें। टैब प्रेस करके दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको ग्रैब करके जी प्रेस करके ग्रैब करें और वाई प्रेस करके इसको वापस इधर ले आएं। इसी तरह इसको शिफ्ट डी करके आप एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ ले आएं, फिर शिफ्ट डी करें और एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ ले आएं। एक मरतबा और शिफ्ट डी और एक्स। जेड एक्सिस से व्यू देखें। ये वाले जो आपके पास 1 2 3 4 ब्लॉक्स बने हैं, अब शिफ्ट डी करके वाई प्रेस करके इसको इस तरफ ले आएं, ग्रैब करके और एक्स प्रेस करके इसको आगे की तरफ ले जाएं। अब ये मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स और ये एक रोड हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। इसमें अब हमारी जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये वाली, इसको हम व्यू करते हैं। ये फर्स्ट हो गई। दूसरी बिल्डिंग जो यहाँ पे मौजूद है इसको व्यू करते हैं और इसके हम यहाँ से नंबर ऑफ़
जो स्टोरीज़ हैं, फ्लोर्स हैं, वो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये 7 की जगह हम 15 कर देते हैं। थर्ड बिल्डिंग, इसके फ्लोर हम कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं और इसको विजिबल कर देते हैं। इसी तरह बाकियों के भी हम फ्लोर्स की तादाद चेंज करते जाते हैं ताकि मुख्तलिफ़ साइज़ की बिल्डिंग्स हमारे सामने बन जाएं। इसी तरह यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर हम इसको पहले विजिबल करके इसके फ्लोर्स की तादाद को बढ़ा के 9 कर लेते हैं। इस तरह ये बिल्डिंग्स आपके सामने क्रिएट हो गई। दरमियान में एक रोड बन गया। रोड के ऊपर आप नॉर्मल सा टेक्सचर जैसे ग्रे कलर का होता है आप वो यहाँ पे लगा दें और यहाँ से इसको आप मटेरियल प्रीव्यू में देख लें। ये बिल्डिंग्स क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एडिट में प्रेफरेंसेस में आके यहाँ पर डायनामिक स्काई का एक ऑप्शन है, इसको आपने टिक कर देना है। साइड बार पे आने के लिए कीबोर्ड से एन का बटन प्रेस करें, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएं, ऊपर डायनामिक स्काई की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, इसको क्रिएट का बटन दबा के क्रिएट करें और साथ ही आप अपने रेंडर व्यू में भी आ जाएं। इसके लिए आपको अपनी वर्ल्ड ऑप्शन पे आके यहाँ से वर्ल्ड को डायनामिक 1 के नाम से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आपको इसका इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके दोनों साइड की बिल्डिंग्स भी रेडी हैं, दरमियान में रोड भी लग गई है और ऊपर एक नेचुरल स्काई भी क्रिएट हो गया है जिसका शेडो, सन का शेडो भी आप बिल्डिंग्स का आप देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक लैंडस्केप बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटी सी झील यानी लेक बनाएंगे। सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर लें, एक्सप्रेस करके डिलीट पे क्लिक कर दें। एडिट मेन्यू में आके प्रेफरेंसेस में आएँ और यहाँ पे लैंडस्केप लिखें और ये ऐड मैच ANT लैंडस्केप, इसको आपने चेक रखना है यानी टिक करके रखना है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट A करें तो मैश की ऑप्शन में आपको लैंडस्केप की ऑप्शन नज़र आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसकी जो यहाँ पे साइड पे मेन्यू आती है इसके ऊपर क्लिक करें और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे जिसमें से लेक्स 2 की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसमें हमारे पास 2 लेयर्स हैं, एक लेयर हमारे पास ये माउंटेन्स की है और दूसरी लेयर हमारे पास ये नीचे पानी के लिए बनाई गई है। आपने सबसे पहले ये जो नीचे पानी वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करके और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आ जाएं और यहाँ से ओशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ओशन के ऑप्शन से ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। आपने सबसे पहले स्पेक्ट्रम में आना है और स्पेक्ट्रम में शैलो वाटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डेप्थ यहाँ 200 लिखी हुई है, इसको आप 7 कर लें और एंटर कर दें। साइज़ इसका आप स्पेशल साइज़ जो लिखा हुआ है इसके साइज़ को कम कर दें और इसका दूसरा साइज़ भी कम कर लें। नीचे से वेव के ऑप्शन पे आके वेव का जो साइज़ है वो भी आप स्केल डाउन कर लें यानी कम कर लें। अब मज़ीद आप साइज़ के ऑप्शन से इसका साइज़ कम कर लें। यहाँ वेव की स्केल के ऑप्शन में आप इसकी वैल्यू 0.03 कर लें, चॉपिंग की वैल्यू भी कम कर लें और विंड वेलोसिटी की वैल्यू भी 17 के लगभग कर लें। इसकी टाइम के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पे हम इसके अंदर क्योंकि मूवमेंट पैदा करनी है पानी की, टाइम के अंदर आप हैश लिखें, फिर FRAME फ्रेम लिखें और इसके बाद डिवाइड और 170 लिख दें। अब इसको चला कर देख लें, कुछ पानी की मूवमेंट टाइप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आप अपने इस पानी के ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई कर दें। इसके लिए मटेरियल में आ जाएं, न्यू करें, प्रिंसिपल BSDF की जगह ग्लास BSDF ले लें
और इसकी वैल्यू यहाँ पे रफनेस की बिल्कुल ज़ीरो कर दें और IOR की वैल्यू 1.33 कर दें और इसका कलर मटेरियल प्रीव्यू में साथ देख भी लें, लाइट ब्लू सा कर लें। इसके बाद ये जो माउंटेन्स आपके, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके लिए आप कोई टेक्सचर ग्रासी टेक्सचर वो यहाँ पर हम अपने ब्लेंडर किट से सर्च कर लेते हैं। मटेरियल के ऑप्शन में GRASS ग्रास लिखें, इसको आप सर्च कर लें। जौन सा ग्रास का टेक्सचर आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्रास का एक टेक्सचर इसके ऊपर आ जाएगा। ग्रास का टेक्सचर लगाने के बाद इस एनवायरनमेंट को कलरफुल करने के लिए शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ऐड के ऑप्शन में एनवायरनमेंट लिखें और एनवायरनमेंट टेक्सचर को सिलेक्ट कर लें। इसके कलर के ऑप्शन को बैकग्राउंड के कलर के साथ मिला दें। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जहाँ आपने कोई HDRI इमेज रखा हो जो कि इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं, उसमें से स्काई का कोई टेक्सचर लगा दें। अब लेआउट में आके रेंडर व्यू में देखें तो ये एक स्काई का टेक्सचर भी इस पे लग गया है। अब आप अपनी एनिमेशन को चलाकर देख लें तो ये पानी चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ब्लेंडर के एनवायरनमेंट में राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे हमें यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। इन टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्या है और इसको हम कैसे कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के ट्यूटोरियल में हम इसे देखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें। शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन ले लें। S प्रेस करके स्केल कर लें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। इसके बाद टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर लें और सब डिवाइड की मेन्यू में नंबर ऑफ कट्स इसके आप 15 कर लें और एंटर कर दें। इसके बाद आप मॉडिफायर्स में आएँ। ऐड मॉडिफायर में डिस्प्लेस की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें और यहाँ से न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ऐड अ न्यू टेक्सचर। और यहाँ ऊपर ये जो ऑप्शन है एडिट मोड, डिस्प्ले मॉडिफायर इन एडिट मोड, इसके ऊपर भी क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके जो वर्टिसेस हैं और प्लेन है इसमें कुछ डिस्टेंस आपको नज़र आएगा। अब आप अपने इस टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं और यहाँ से इसकी टाइप में आप क्लाउड को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि आपका ये प्लेन उस क्लाउड टेक्सचर के मुताबिक चेंज हो गया है। इसके बाद अगर आप इसके साइज़ को यहाँ से चेंज कर दें तो आप देख सकते हैं कैसे इसकी शेप में तब्दीली आ रही है। और अगर हम यहाँ से क्लाउड्स की बजाय डिस्टॉर्टेड नॉइज़ को सिलेक्ट कर लें तो बिल्कुल डिफरेंट शेप आपके सामने आ जाएगी। और इसको भी आप इसकी अमाउंट चेंज करके और इसका साइज़ चेंज करके मुख्तलिफ वेरिएशन इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये मैजिक के ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं एक डिफरेंट शेप आपके सामने आ गई है और इसको भी आप इसकी डेप्थ को चेंज करके मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और मैजिक के अलावा इसमें ये मार्बल की ऑप्शन भी अच्छी है,
इसमें जैसे वहाँ पे आपको ये लाइनिंग नज़र आ रही है ब्लैक, यहाँ पे आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं। और इसमें इसका नॉइस बेसिस आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेल नॉइस करता हूँ तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। मार्बल के अलावा इसमें ये नॉइस वाली ऑप्शन है। इसके अलावा ये वुड की ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जैसा आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है वैसा ही इफ़ेक्ट आपके प्लेन के ऊपर आ गया। इसके पैटर्न को आप यहाँ से ब्रांड्स की जगह अगर रिंग्स कर देंगे तो इफ़ेक्ट देखें, ये सर्कुलर शेप रिंग शेप में ये पैटर्न डेवलप हो चुके हैं। बैंड नॉइस करें तो और शेप है, रिंग नॉइस करें तो ये और शेप है। इस तरह मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं वापस क्लाउड पे आता हूँ और इसके साइज़ को चेंज करता हूँ, अब अगर मैं दोबारा से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक शेप आपके पास क्रिएट हो गई है जिससे आप कोई भी माउंटेन रेंज या कोई इस तरह की चीज़ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह इसकी वेरिएशन को चेक करके और मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेंज करके आप मुख्तलिफ तरह की शेप्स बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। व्यू में आ जाएं। इसके बाद साइड पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके साइड पे एक विंडो ये ओपन कर लें और यहाँ से आप इमेज एडिटर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप एक इमेज ओपन कर लें अपने रेफरेंस के लिए जहाँ पे भी आपने उसको रखा हुआ है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ताकि साइज़ का आइडिया हो जाए। अब सबसे पहले आप अपने इस क्यूब को डिलीट कर लें। इसके लिए एक्स प्रेस करके क्लिक कर दें। शिफ्ट ए करके यूवी स्फीयर को आप सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। हमें चूँकि सन के अलावा 8 और प्लैनेट्स बनाने हैं प्लूटो के अलावा, प्लूटो को इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम पहले शिफ्ट डी करके एक्स प्रेस करते हुए इसको इधर ले आते हैं, फिर शिफ्ट डी करके एक्स प्रेस करके और इसी तरह करते जाएंगे। कॉपी करने के बाद अब इनके ऊपर हमने टेक्सचर्स लगाने हैं। उसके लिए आप लोग सबसे पहले सन के ऊपर आ जाएं, यहाँ से मटेरियल पे आ जाएं, न्यू मटेरियल बेस कलर के साथ निशान पे क्लिक करें और इमेज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओपन करें और जिस जगह आपने इनके टेक्सचर को सेव करके रखा है इंटरनेट से डाउनलोड करके, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर दें। जैसे ये सन का मैं लगा रहा हूँ और इसको अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू में देखूँ तो सन का टेक्सचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह आप दूसरे के ऊपर क्लिक करें और वही स्टेप्स आप रिपीट कर लें। इमेज टेक्सचर ओपन, इसके बाद इंडिविजुअली इनके साइजेस अब हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम सन की तरफ आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करके एस का बटन दबाएं स्केल और इसको स्केल अप कर लें और इसके साथ ही इसकी सरफेस के ऊपर आप एमिशन को सिलेक्ट करें। एमिशन सिलेक्ट करने से इसका टेक्सचर हमें यहाँ दोबारा लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप दोबारा ये कलर के ऑप्शन में जाके इमेज टेक्सचर पे जाके और उसी जगह से
जहाँ पे आपने ये टेक्सचर रखे हुए हैं वो लगा लें। इसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है इसको क्लिक करके एस प्रेस करके स्केल डाउन कर लें। तीसरा प्लैनेट इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें और ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ इधर करीब ले जाएं, जबकि इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा इधर ले आएं। अर्थ का साइज़ भी स्केल करके डाउन कर लें और जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको भी इस तरफ ले आएं। अगले प्लैनेट को भी स्केल करके अर्थ से छोटा कर लें, जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको भी यहाँ साथ लें। नेक्स्ट प्लैनेट को भी स्केल करके थोड़ा सा कम कर लें, ग्रैब करके एक्स करके इसी तरफ ले आएं, स्केल करें, थोड़ा सा कम कर लें, ग्रैब एक्स करें, इधर ले आएं, अगले को स्केल करें, कम कर लें, ग्रैब करें एक्स पे और इधर ले आएं, स्केल करें, जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको भी इधर ले आएं। अब ये जो प्लैनेट है दरमियान में, इसके ऊपर हमने एक रिंग भी डालना है। उसके लिए हम शिफ्ट ए करते हैं, टॉरस के ऊपर क्लिक करते हैं, जी करके वाई एक्सिस पे इसको ऊपर ले आते हैं और इसको आपने स्केल करना है जेड एक्सिस की तरह, यानी जेड प्रेस करके, ताकि बिल्कुल एक फ्लैट स्पार्ट सा ये एक रिंग बन जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सपाट हो गया है। इस रिंग को ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ लाएं और फिर इसको ग्रैब करके वाई प्रेस करके वाई एक्सिस की तरफ लाएं, फिर इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ आप ऐसे एडजस्ट कर लें। अब इस एरिया को क्लोज करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्लोज एरिया कर दें। अब इस रिंग के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यहाँ से बेस कलर पे दाग के इमेज टेक्सचर पे आएँ, ओपन करें। उसी तरीके से इसके बाद हमने इसमें शिफ्ट ए करके कर्व में आके नर्व सर्कल इंक्लूड करना है। उसको स्केल करें, ये आपके पहले प्लैनेट के ऊपर आ जाए। फिर इसको शिफ्ट डी करें, स्केल करें, ये दूसरे प्लैनेट पे आ जाए। फिर शिफ्ट डी करें, स्केल करें, अर्थ पे आ जाए। शिफ्ट डी करें, स्केल करें, चौथे पे आ जाए। इसी तरह फिर शिफ्ट डी करें, स्केल करें, पांचवें पे, और इसी तरह करते जाएं। जब आप ये कर लें, इसके बाद आपने अपने इस पहले प्लैनेट को क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाना है और इस कर्व के ऊपर क्लिक कर देना है। अब कंट्रोल पी का बटन दबा के फॉलो पाथ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये हम चाह रहे हैं कि हमारा ये जो प्लैनेट है इस सर्कल पे रोटेट करे, घूमता रहे। इसी तरह इस प्लैनेट को क्लिक करें, पाथ को क्लिक करें, कंट्रोल पी करें, फॉलो पाथ, और यही प्रोसेस बाकियों पे भी रिपीट कर दें। इस प्लैनेट पे आप पहले इस प्लैनेट को और इसके रिंग को दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके जॉइन कर लें ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अब इसके बाद इस पे क्लिक करें और पाथ पे आएं, कंट्रोल पी करें, फॉलो पाथ। अब अपने सन के ऊपर आप आके, हम चाहते हैं ये ब्लूम भी करे, इसके लिए आप रेंडर के ऑप्शन पे आएं, यहाँ ब्लूम के ऑप्शन पे आ जाएं,
और यहाँ इसकी स्ट्रेंथ भी आप बढ़ा के 3 कर दें तो ये आपका सन जो है ये ब्राइट हो जाएगा। इसको हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे। अब एक दफ़ा इसको हम चला कर देख लेते हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अब रोटेट कर रहे हैं। अब इस पहले पाथ को आप सिलेक्ट करें, यहाँ से पाथ की प्रॉपर्टीज़ में आएँ, यहाँ पाथ एनिमेशन के अंदर इसके फ्रेम्स की तादाद को आप 88 कर लें। इस दूसरे पाथ पे क्लिक करें, इसके फ्रेम्स की तादाद को आप 225 कर लें। ये अर्थ वाले पाथ पे आएँ, इसके फ्रेम्स की तादाद को आप 365 कर लें और इससे अगले के ऊपर आप इसके फ्रेम्स की तादाद को 667 कर लें। उससे नेक्स्ट पाथ के ऊपर आके इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 कर लें और उससे नेक्स्ट वाले पाथ के ऊपर आके इसको आप 6000 कर लें। उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर आके इसको आप 7000 कर लें और लास्ट वन जो है उसके ऊपर 9000 कर लें। इसके लिए आप अपने फ्रेम्स की तादाद को भी बढ़ा के 9000 कर लें। आप इसको चलाकर देखें तो ये अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से आपको अलग अलग चलते हुए नज़र आएंगे। अब इसका एनवायरनमेंट स्टार वाला बनाने के लिए आप शेडिंग के मेन्यू में आएँ, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करें और ऐड में जाके एनवायरनमेंट लिखें। इसके कलर को बैकग्राउंड कलर से कनेक्ट करें। ओपन के ऑप्शन पे जाके जहाँ पे आपने स्टार वाली कोई तस्वीर रखी है उसको सिलेक्ट कर लें। रेंडर व्यू में देख लें स्टार वाला एनवायरनमेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया है। अब लेआउट में आके रेंडर व्यू में आएँ और ग्रिड्स को ख़त्म कर दें। अब आप इसको चला के देख लें। अब आपको सारे प्लैनेट्स मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और सन भी आपको ब्लूम करता नज़र आ रहा है। अब सन की जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम मज़ीद बढ़ाते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको मैं बढ़ा के 13 कर रहा हूँ। इसको आप चला के देख सकते हैं। तो अब ये स्टार्स के साथ इस एनवायरनमेंट में ये पूरा सिस्टम आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। हर प्लैनेट अपनी स्पीड से रोटेट कर रहा है। इस ट्यूटोरियल में हम पैकमैन कैरेक्टर बनाएंगे और उसको एनिमेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इस क्यूब को डिलीट कर लें। कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें। शिफ्ट ए करके यूवी स्फीयर को क्लिक कर दें। कीबोर्ड से 1 प्रेस करके -y एक्सिस के ऊपर आ जाएं या यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं आप। टैब का बटन प्रेस करके आप एडिट मोड में आ जाएं। ऊपर से वायर फ्रेम मोड पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये ऊपर वाले वर्टिसेस को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से X का बटन प्रेस करके इन वर्टिसेस को आप डिलीट कर लें। आप कीबोर्ड से शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ से किसी भी एक जब एज को क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन ऊपर से सिलेक्ट हो जाएगी। ये करने के बाद आप F का बटन प्रेस कर दें। F का बटन प्रेस करने से इसके ऊपर ये एक फेस क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आएँ और मॉडिफायर में सब डिवीजन सरफेस के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से इसका जो लेवल व्यू पोर्ट इसकी वैल्यू आप 2 कर दें और कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींच लें। आप टैब प्रेस करके वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएँ। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, इसको शेड ऑटो स्मूथ कर लें।
अब इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट डी करें, डुप्लीकेट यानी इसकी कॉपी क्रिएट हो। इसके ऊपर आर प्रेस करें, आर फॉर रोटेट, रोटेट करना है वाई एक्सिस पे, तो कीबोर्ड से वाई प्रेस करें और इसको एंगल दे दें 180 का और एंटर कर दें। तो 180 डिग्री पे ये इसकी जो कॉपी है इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर इसकी आइज़ अप्लाई करनी है। उसके लिए आप दोबारा शिफ्ट ए करें, यहाँ से आप यूवी स्फीयर ले लें, उसको ग्रैब करके जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके साइड पे ले आएँ। साइड पे लाने के बाद इसको आप स्केल करके छोटा कर लें। इसके बाद दोबारा से आप एस प्रेस करें, लेकिन अब हमने स्केल करना है इसको वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई प्रेस कर दें और इसको स्केल करके ज़रा पतला कर लें। अब दोबारा से मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ ऊपर वाले व्यू में आने के लिए, -y पे। अब जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इसको इस तरफ लाएं, फिर जी प्रेस करके और Z प्रेस करके इसको ऊपर ले आएं इस जगह पे। अब हम Z एक्सिस से जाके देखते हैं कि ये जो हमारा स्फीयर है, जो आँख है, ये किधर है। तो ये काफ़ी अंदर है। इसको बाहर लाने के लिए फिर जी प्रेस करके वाई प्रेस करके बाहर की तरफ लाएं ताकि बाहर आ जाए ऐसे। यहाँ लाने के बाद अब आप इस आई को देख सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। अब हम अपना एक मॉडिफायर मिरर का लगाते हैं और इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ताकि इसी तरह की एक आँख यहाँ पे भी बन जाए। अब हमने इन आँखों को इस मैश के ऊपर चिपकाना है। इसके लिए यहाँ से एक और मॉडिफायर जिसको श्रिंक रैप कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से टारगेट में हम उसको क्लिक कर देते हैं। ये इसके ऊपर आके इस तरह से चिपक जाएंगी। इसके ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि थोड़ा बाहर की तरफ आ जाए। अब आप इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर दें। इसके लिए हम पहले अपने स्फीयर के ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसका जो रूटीन में कलर येलो चलता है वो कलर लेके हम मटेरियल प्रीव्यू में देख लेते हैं। इस पर वो कलर आ गया है और इसको सिलेक्ट करके इस पर भी हमने चूँकि यही कलर लगाना है, तो इधर से आप कॉपी मटेरियल करके इस पर आके और यहाँ से पेस्ट मटेरियल कर दें ताकि वही कलर इसके ऊपर भी आ जाए। अब आई के ऊपर कलर लगाने के लिए हम न्यू मटेरियल ऐड करते हैं और उसके लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। मटेरियल लगाने के बाद शिफ्ट ए करके एक एम्प्टी क्यूब ले लेते हैं। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये हमारे चूँकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस क्यूब की वजह से इकट्ठे मूव करेंगे। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले तो आप अपने इस स्फीयर और इन आइज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल P करें और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म इस पर क्लिक कर दें। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ये मूव करे तो आंखें इधर ना रह जाएं, आंखें भी साथ ही मूव करें। इसके बाद आप इस एम्प्टी के ऊपर क्लिक करने के बाद, इस स्फीयर पे क्लिक करने के बाद, अब फिर जब इसका कलर ऑरेंज हो जाए आपकी इस एम्प्टी का, कंट्रोल P करें, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म इस पर क्लिक कर दें। अब अगर हम इसको जी करके ग्रैब करके मूव करते हैं तो आप देखते हैं ये पूरी बॉडी इसकी मूव कर रही है, आइज़ भी साथ मूव कर रही हैं। अब इसके बाद इसको हमने एनिमेट करना है। इस व्यू पे आ जाते हैं और इधर आके साइड वाले व्यू पे नीचे से अपनी टाइमलाइन भी ओपन कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको इसी फ्रेम नंबर 1 के ऊपर आई प्रेस करके रोटेशन की एक की फ्रेम यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह हम नीचे वाले पे क्लिक करके इसी 1 पोजीशन पे फिर आई प्रेस करके रोटेशन की एक की यहाँ पे लगा देते हैं। अब 1 के ऊपर इन दोनों की एक एक की लग चुकी। 10 के ऊपर आके अब ये ऊपर वाले के ऊपर आर प्रेस करके एक्स प्रेस करें और -40 का एंगल इसको दे दें और यहाँ पे अब क्लिक करने के बाद आई प्रेस कर दें और रोटेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसी 10 के ऊपर ही अब नीचे वाले को सिलेक्ट करें, दोबारा से आर प्रेस करें, एक्स प्रेस करें और 40 का एंगल दे के क्लिक कर दें, आई प्रेस करके रोटेशन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप अपने फ्रेम नंबर 20 पे आएँ और ये ऊपर वाले स्फीयर को सिलेक्ट रखते हुए फ्रेम नंबर 1 के ऊपर
आपका की फ्रेम लगा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें और फ्रेम नंबर 20 पे आके आप कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर लें। इसी तरह इस नीचे वाले स्फेयर को सिलेक्ट करके अब दोबारा से फ्रेम नंबर 1 पे की फ्रेम को कॉपी करें और फ्रेम नंबर 20 पे आके इसको आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी कर दें। अब आप देखें ये एक सीक्वेंस बन गया है, माउथ ओपन होता है और माउथ क्लोज। जब ये 3 आपके की फ्रेम्स लग जाएं, अब आपने इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके पहले ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के नीचे वाला सिलेक्ट कर लें, दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके अब आपने यहाँ से क्लिक करके ग्राफ एडिटर पे आ जाना है। ग्राफ एडिटर में आने के बाद क्लिक करके ये वैसे तो वो सिलेक्टेड है, लेकिन चलें आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें ताकि वो सारे सिलेक्ट हो जाएं। जब वो सारे सिलेक्ट हो जाएं तो आपने यहाँ से चैनल के ऑप्शन पे आना है, एक्सट्रापोलेशन मोड में आना है, मेक साइक्लिक पे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है। ऐसा करने से इस पर एक लूप लग जाएगा और इसका मुँह इसी तरह चलता रहेगा। इसको आप यहाँ से चला के देख सकते हैं। जब हम चलाते हैं तो इसका मुंह इसी तरह अब रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा। दोबारा से हम अपनी टाइमलाइन पे आते हैं। अब हमने इस एम्प्टी की मदद से इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। हम Z एक्सिस पे आते हैं, पहले की फ्रेम के ऊपर यहाँ से आई प्रेस करके फिर लोकेशन की हम लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेम नंबर 100 पे आते हैं, G प्रेस करके ग्रैब करके और X प्रेस करके X एक्सिस पे इसको मूव करके हम थोड़ा आगे ले जाते हैं और यहाँ पे जाके दोबारा से आई प्रेस करके लोकेशन की फ्रेम को लगा देते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं ये रोटेट हो जाए इस तरफ को। उसके लिए पहले फ्रेम नंबर 105 पे आके इसके ऊपर आई प्रेस करके रोटेशन का की फ्रेम लगाते हैं और उसके बाद हम इसको फ्रेम नंबर 110 पे लाके हम इसके ऊपर आर प्रेस करते हैं, सेट प्रेस करते हैं क्योंकि Z एक्सिस पे मूव करना है और -90 का एंगल दे देते हैं और एंटर का बटन दबा देते हैं ताकि ये इस तरफ मूव हो जाए। और साथ ही हम कीबोर्ड से आई प्रेस करके रोटेशन वाली की फ्रेम को एंटर कर देते हैं। इसके बाद अब हम फ्रेम नंबर 150 पे आते हैं, यहाँ से इसको ग्रैब करके Y एक्सिस पे नीचे की तरफ ले आते हैं और यहाँ आने के बाद कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन का की फ्रेम लगा देते हैं। अब इसको दूसरे एंगल से अगर हम चला के देखें तो आप देख सकते हैं इसका मुंह भी चल रहा है और ये रोटेट होके इस तरफ सामने भी आ गया। इसके अलावा शिफ्ट ए करके आप एक प्लेन ले लें, उसको आप स्केल कर दें, G का बटन प्रेस करके Z प्रेस करके उसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स पे आके कलर के साथ छोटे से सर्कल पे क्लिक करके चेकर टेक्सचर पे आएँ और यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें और स्केल के ऑप्शन से इसको स्केल कर लें और अब रेंडर व्यू में आ जाएं। इस लेसन में हम टैप वाटर की तरह का एक ट्यूबवेल सिस्टम बनाएंगे। आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को स्केल कर लें Y एक्सिस की साइड पे। टैब दबा के आप एडिट मोड में आएँ और यहाँ से फेसेस के ऑप्शन में आ जाए, ऊपर से तीसरी ऑप्शन। इसके ऊपर वाला फेस रिमूव करने के लिए X प्रेस करें और ये फेस इसका यहाँ से डिलीट कर दें। आप सबसे पहले इसके ऊपर वाले फेसेस को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कीबोर्ड से Alt E प्रेस करें, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स और इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से एक्सट्रूड कर लेना है। इसके बाद आप टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, फिर शिफ्ट ए करके एक क्यूब बनाएं, इसको ग्रैब करके X प्रेस करके साइड पे ले जाएं
इसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। ग्रैब करके और पीछे कर लें। इसके बाद शिफ्ट ए करके एक सिलेंडर ले लें, एस प्रेस करके स्केल कर लेना। अब दोबारा से एस प्रेस करके स्केल करना, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ। अब इसको आर प्रेस करके आपने रोटेट करना है, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई प्रेस करके 90 कीबोर्ड से टाइप कर दें और एंटर कर दें ताकि 90 के एंगल पे ये मुड़ जाए। अब इसको ग्रैब करें जी से और एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ ले जाएं। इसके बाद आपने इसको ग्रैब करना है और जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं। इस सिलेंडर को राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर लें और टैब प्रेस करके इसका जो सामने फेस है इसको एक्स प्रेस करके फेस ये डिलीट कर दें। इसके बाद टैब प्रेस करके आप आ जाएं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। दोबारा शिफ्ट ए करके एक क्यूब लें, एस प्रेस करके इसका साइज़ छोटा कर लें और इस क्यूब को ग्रैब करें और ऊपर जेड एक्सिस की तरफ लेकर आएं। अब इसको जी यानी ग्रैब करके एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ ले आएं और फिर जी ग्रैब करके इसको जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएं। अब इस क्यूब के ऊपर हमने पानी का सिस्टम चलाना है। आप इसके लिए ऑब्जेक्ट में आके क्विक इफ़ेक्ट्स में क्विक लिक्विड का सिस्टम इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब इसके अंदर आपको ब्लू कलर के पानी के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर सिस्टम बन गया पानी का, लेकिन इसके लिए पहले आपने थोड़ी सी स्केलिंग करनी है। उसके लिए ये जो बाहर एक बॉक्स आया है इसके ऊपर क्लिक रखते हुए एडिट का बटन दबाएं ताकि आप इसको एडिट कर सकें। इसका ये साइड वाला फेस सेलेक्ट करके ग्रैब करके इसको वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा बाहर ले जाएं और फिर ये वाली साइड ये फेस सेलेक्ट करके ग्रैब करके वाई प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा बाहर ले आएं। उसके बाद ये तीसरी साइड सेलेक्ट करके जी प्रेस करके इसको ग्रैब करें और एक्स प्रेस करके इसको इस कंटेनर से बाहर की तरफ लें। अब हमारा जो कंटेनर होगा पानी का वो इस सिस्टम के अंदर है। अब आप दोबारा से टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। अब अंदर वाले इस कंटेनर को सिलेक्ट करें और यहाँ से फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में आके ये फ्लूइड का बटन क्लिक कर दें। यहाँ टाइप बता दें फैक्टर और यहाँ इस प्लेनर पे टिक कर दें। इस प्लेनर से पानी इसके अंदर रहेगा, इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। आप अपने इस सिलेंडर पे क्लिक करें, इसके ऊपर भी फ्लूइड के ऑप्शन लगाएं, यहाँ पे भी आप इफेक्टर लगाएं और इस प्लेनर लगाएं। आप अपने इस वाले क्यूब को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से इस क्यूब में ये फ्लूइड के ऑप्शन पहले ही चेक हो चुकी हुई है, चूँकि हमने इसको ऑब्जेक्ट में जाके वहाँ से सिस्टम लगाया है। फ़्लो बिहेवियर को आपने इन फ्लो कर देना है। इसके बाद आप अपने इस बाहर वाले क्यूब को जो कि आपका लिक्विड डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करें। इसकी रेजोल्यूशन यहाँ भी 32 है। यहाँ से रेजोल्यूशन की वैल्यू को बढ़ा के मैंने 32 से 65 कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं तो ये पानी बाहर निकलता हुआ हमें यहाँ से महसूस हो रहा है और इसके अंदर कंटेन भी कर रहा है। अब इसको स्टॉप कर लें, स्टार्ट में आ जाए एनिमेशन के। अब इस लिक्विड डोमेन के ऊपर क्लिक करके यहाँ नीचे मैश की ऑप्शन को आप चेक कर लें और अब मटेरियल के ऊपर क्लिक करें ताकि ये जो लिक्विड बनेगा पानी का उसको हमको कलर दें। इसके कलर को वाइट से चेंज करके लाइट
ब्लू सा कलर दे दें। यहाँ नॉर्मल की वैल्यू में रिफ्लेक्शन को क्लिक कर दें और नीचे आके स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन को चेक कर लें और इसके बाद रेंडर के ऑप्शन पे आके स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को टिक कर लें और इसके अंदर जाके रिफ्रैक्शन को भी टिक कर लें। अब ये वाटर लाइक पानी की तरह का मटेरियल नज़र आ रहा है इसके प्रीव्यू में। अब मटेरियल प्रीव्यू में जाके इसको आप एक दफ़ा चला के देख लें तो ये पानी के जैसा एक लिक्विड आपको इस एनिमेशन में नज़र आ रहा है। अब ये बाकी हिस्सों को भी मटेरियल अप्लाई कर दें। इसके लिए ये जो कंटेनर है इसको क्लिक करके बेस कलर की साइड पे चेकर टेक्सचर लगा दें। ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को भी कोई सा कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अब शेडिंग की मेन्यू में आके वर्ल्ड के ऑप्शन में आएँ, ऐड करें। ऐड के ऑप्शन में जाके सर्च करें एनवायरनमेंट टेक्स्ट पर क्लिक करें। ओपन के ऑप्शन पर जाएं, जहाँ पे आपने कोई HDRI इमेज रखा हो यहाँ से ओपन करके इसकी कलर की ऑप्शन इस कलर के साथ अटैच कर लें और रेंडर व्यू में आके आप इसको देख सकते हैं। पाइप के ऊपर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें, जस्ट इसके मेटालिक को 1 कर दें और इसकी रफनेस को डिक्रीज़ कर दें। अब एनिमेशन को प्ले कर लें। आज के ट्यूटोरियल में हम एक मशहूर करैक्टर सुपर मारियो उसके मॉडल को डाउनलोड करके मिक्सामो की मदद से उसे ऑटो रिग और ऑटो एनिमेट करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी वेबसाइट से सुपर मारियो का फ्री मॉडल डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ टर्बो स्क्विड से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड का बटन दबा दें। डाउनलोड के बटन को दबाने के बाद यहाँ ऑप्शंस आएंगी। यहाँ से मैं ये मारियो FBX इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने mixamo.com की वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट में आपने अपलोड करैक्टर की ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे सिलेक्ट अ करैक्टर फाइल इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपने वो मॉडल रखा है डाउनलोड करके उसे क्लिक करके ओपन कर लें। थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा। कोशिश करें आप ऐसा मॉडल डाउनलोड करें जो T शेप में हो। T शेप से मुराद है उसके हाथ इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए हों। इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये जो यहाँ पे निशान है इसको मॉडल के ऊपर प्लेस करना है। जैसे ये चिन का निशान यहाँ चिन पे लें और रिस्ट यानी कलाइयाँ इसको यहाँ पे लें। एल्बोस को एल्बोस की जगह पे लें और नीज़ को उसकी नीज़ की जगह पे लें और ग्रोइंग को उसकी ग्रोइंग की जगह पे लें। इसके बाद नेक्स्ट कर दें। ये 1 से 2 मिनट लेगा इसको प्रोसेस करने में। इसके बाद ये आपको एक रिव्यू दिखाएगा कि आप देख लें कि इसकी मूवमेंट्स वगैरह ठीक हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हों तो आप नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर दें। इसके बाद फाइंड एनिमेशन पे इसके लिए आप एनिमेशन देख लें कि इसके ऊपर कौन सी एनिमेशन आपने लगानी है। उसके लिए कोई सी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने इस मॉडल के ऊपर ये एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं। पर व्यू अगर आपको अच्छा लगे तो इसको डाउनलोड के बटन से डाउनलोड कर लें। थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड मुकम्मल हो जाए तो ब्लेंडर में आके आपने फ़ाइल के मेन्यू में आना है। यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे आना है और नीचे FBX के ऑप्शन पे आके क्लिक कर दें और जहाँ पे आपने उसका मॉडल डाउनलोड करके रखा है वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लें। जब आपका करैक्टर इंपोर्ट हो जाए ब्लेंडर के अंदर तो यहाँ राइट साइड से आर्मेचर को हाइड कर लें। अब आप अपने इस एनिमेशन को यहाँ से चला कर देख लें।
तो ये एनिमेशन आपकी तैयार हो चुकी है, जिसमें आपका जो करेक्टर सुपर मारियो है वो जॉगिंग कर रहा है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी एनिमेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ग्रास यानी घास को 2 तरीक़ों से बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने इस क्यूब को आप एक्सप्रेस करके डिलीट कर लें। इसके बाद शिफ्ट ए करके प्लेन के ऊपर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में आप पार्टिकल्स पे आ जाएं और प्लस का बटन प्रेस करके पार्टिकल सिस्टम को अप्लाई करें। इसमें एमीटर और हेयर 2 ऑप्शंस हैं। इसमें आप हेयर की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको ये हेयर नज़र आएंगे। इसकी लेंथ को आप यहाँ से 0.3 कर दें और यहाँ से एडवांस के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। नंबर ऑफ हेयर्स को आप बढ़ा के 3000 कर लें। इसके बाद नीचे फिजिक्स के ऑप्शन पे आ जाएं और फोर्सेस के नीचे जो ब्राउनियन की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको आप यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ाएं और इसका इफेक्ट देख लें। इसके बाद मटेरियल के ऑप्शन पे आएं, इसके ऊपर ग्रीन कलर का मटेरियल अप्लाई करें और मटेरियल प्रीव्यू में इसको देख लें। अगर आप चाहते हैं ये आपका प्लेन साथ नज़र ना आए, सिर्फ ग्रास नज़र आए, उसके लिए आप पार्टिकल्स की इसी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और व्यू पोर्ट डिस्प्ले की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ शो एमिटर की ऑप्शन आ रही है, इसको अनचेक कर दें। अब आपको सिर्फ ग्रास नज़र आएगी, प्लेन नज़र नहीं आएगा। और अगर रेंडर में भी आप चाहते हैं ना नज़र आए, तो इसमें भी शो मीटर को आप यहाँ से अनचेक कर दें रेंडर में। फिर इसको जब आप रेंडर करेंगे तो आउटपुट इमेज में भी ये प्लेन नज़र नहीं आएगा। दूसरे मेथड को समझने के लिए इसको मैं G प्रेस करके Z प्रेस करके ऊपर ले जाता हूँ और इसको यहाँ से मैं हाइड कर लेता हूँ। दूसरे मेथड के लिए आप दोबारा शिफ्ट ए करें, एक प्लेन सेलेक्ट करें और यहाँ से Z एक्सिस पे आ जाएं ताकि ऊपर से इसको देखें। S प्रेस करके और X प्रेस करके इसको स्केल कर लें। टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएं और राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दें। दरमियान वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके G प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। फिर टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। मटेरियल में आके न्यू करके यहाँ से इसका कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लें और इसके बाद G प्रेस करके और X प्रेस करके इसको साइड पे ले जाएं। आप फिर शिफ्ट ए करके एक प्लेन लें और इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज में पार्टिकल्स में जाके प्लस करें, हेयर के ऑप्शन में जाएं और इसके बाद नीचे आके रेंडर के ऑप्शन में रेंडर एज पाथ यहाँ से ऑब्जेक्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करें और इंस्टेंस में ये ड्रॉपर पे क्लिक करके अपनी इस इंस्टेंस को जो आपने ग्रास की बनाई थी इसको क्लिक कर दें। इसके बाद आप व्यू पोर्ट में शो एमीटर से इस एमीटर की ऑप्शन को कम कर दें, वो नज़र ना आए हमें। और इसके बाद एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और नीचे फिजिक्स की ऑप्शन में आके ब्राउनियन से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। इसकी लेंथ को भी आप 0.5 कर दें और उसके बाद ब्राउनियन की जो वैल्यू है इसको एडजस्ट कर लें। इसके अलावा जो नंबर है उसको आप 3000 कर लें। तो इस तरह ये एक दूसरी तरह की ग्रास आपके पास तैयार हो गई है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों ग्रासेस का कंपैरिजन करना चाहें तो हम उसको विजिबल कर लेते हैं अपनी ग्रास को जो पहले बनाई थी। G प्रेस करके Z प्रेस करके नीचे ले आते हैं। अब आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। इसकी तादाद अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो 4000 कर दें ताकि ज़्यादा डेंस हो जाए। आज के ट्यूटोरियल में हम एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे, यानी उसका मॉडल बनाएंगे और उसको एनिमेट भी करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से N प्रेस करें ताकि ये मेन्यू आपके सामने आए। इसमें एडिट के ऑप्शन पे आएँ और एडिट के ऑप्शन में ये मिरर की ऑटो मिरर नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि ये ऑटो मिररिंग हो जाए। अब जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको ये दरमियान में एक इजाफी लाइन भी नज़र आएगी। और अगर ये ऑप्शन आपको नज़र ना आ रही हो तो आपने एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस में जाके और फिर वहाँ पे मैश में जाके ये ऑटो मिरर को यहाँ से टिक करना है, फिर ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब N प्रेस करके दोबारा इसको बंद कर लें। अब A प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑल। अब आप इसको स्केल कर लें Y एक्सिस की तरफ, यानी पहले S प्रेस करें फिर Y प्रेस करें ताकि ये इधर स्केल हो जाए। स्केल करने के बाद आप यहाँ ऊपर से फेस मोड में आ जाएं। इसका ये फ्रंट वाला फेस सेलेक्ट करें और E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें। उसके बाद S प्रेस करके इसको स्केल कर लें, फिर E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें, S प्रेस करके स्केल कर लें, फिर E प्रेस करके एक्सट्रूड करें और S प्रेस करके इसको स्केल कर लें। एज मोड में आके इस एज को सिलेक्ट करके
ग्रैब कर लें जेड एक्सिस की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। फेस मोड में आके इसको ग्रैब करके जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लें। इसके बाद इसकी बैक साइड पे इसको सिलेक्ट करके फेस को ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। इसके बाद अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके इसको निकाल लें और इसके बाद इसको हमने स्केल करना है, लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ। एस प्रेस करें और एक्स प्रेस करके इसको आप स्केल कर लें, इसको मज़ीद स्केल कर लें। कंट्रोल आर करके आप एक लूप कट लगा लें और इसको यहाँ पे रख दें। इसके बाद कंट्रोल आर करके एक और लूप कट लगा लें यहाँ पे और राइट क्लिक कर दें। अब आप ये फ्रंट से फेस सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के दूसरा फेस सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से आई प्रेस करके इसको इंसर्ट करें और साथ ही फिर बी प्रेस कर दें ताकि वो साइड से इंसर्ट ना हो। इसके बाद ऑल्ट ई करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लें। इसके बाद आप ये फर्स्ट फेस को सिलेक्ट करें, इंसर्ट के लिए आई प्रेस करें, इसको इंसर्ट कर लें। फिर दूसरा फेस सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इसको भी इंसर्ट कर लें। ये तीसरा भी सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इसको भी इंसर्ट कर लें। पहले फेस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के दूसरे को और शिफ्ट का बटन दबा के रखें, तीसरे को भी सिलेक्ट कर लें। अब ऑल्ट और ई एक्सट्रूड के लिए दबाएं। एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसको आप कुछ अंदर की तरफ कर लें। इसके बाद आप ये ऊपर वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करें और साथ ये वाला ब्लॉक भी कर लें। एक्सट्रूड के ऑप्शन ई की प्रेस करें, इसको थोड़ा सा ऊपर निकाल लें ऐसे, और यहाँ से अब इन फेसेस को सिलेक्ट करके पीछे वाले फेसेस को, और यहाँ से इस पीछे वाले फेस को सिलेक्ट करके आप एस प्रेस करें, स्केल करें और इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लें। कंट्रोल आर का बटन दबा के यहाँ पर एक लूप कट लगा लें। फेस का मोड सेलेक्ट करके यहाँ से इसको आपने अब एक्सट्रूड करना है। इसके लिए हम अगर जेड एक्सिस वाले व्यू पे आ जाएं तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ई प्रेस करके इसको बाहर की तरफ निकालें। उसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें और जी प्रेस करके और फिर वाई प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले जाएं। इसी तरह अब ये ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करें, ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें ऊपर की तरफ। उसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें और जी और फिर वाई प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं। आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आ जाएं। शिफ्ट ए करके मैश में क्यूब के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको ऊपर ले आएं। एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। फिर जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सा राइट पे ला के फिर जी और जेड प्रेस करके इसको नीचे ले आएं। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएं और इसका ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करें। एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें, इसको स्केल करके बढ़ा लें। फिर ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर लें। इसके बाद दोबारा ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें और एस का बटन दबा के इसको थोड़ा सा स्केल कर लें। इसके बाद आप वायर फ्रेम मोड में आ जाएं। ये दरमियान वाले फेसेस को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप अपने सॉलिड व्यू में आ जाएं। ऑल्ट ई प्रेस करें और एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसको फैला लें। एस प्रेस करें और जेड प्रेस करें और इसको स्केल कर लें। अब टैब प्रेस करें। अब इस फैन को आप यहाँ से शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करें। वाई प्रेस करके इसको इस तरफ ले आएं। यहाँ आने के बाद आप इसको रोटेट करें आर प्रेस करके, और रोटेट हमने इसको करना है वाई एक्सिस पे, तो वाई प्रेस करके 90 यानी 90 प्रेस कर दें, इंटर करें।
जी प्रेस करके, जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। आप टैब प्रेस करें, वायर फ्रेम मोड में आएँ और कंट्रोल आर करके यहाँ एक लूप कट लगा लें। इसी तरह यहाँ पे भी कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगा लें, कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगा लें और इधर भी लगा लें। फेसेस के ऑप्शन पे आके एक्स प्रेस करके इन फेसेस को डिलीट कर लें। इसी तरह ये ऊपर एक्स प्रेस करके डिलीट कर लें और नीचे से भी, ताकि एक छोटा फैन यहाँ पे बन जाए। तो टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल के ऑप्शन पे आ जाएं और इस मटेरियल को आप नेवी ब्लू कलर दे दें। मटेरियल प्रीव्यू में उसको साथ देख भी लें। आप नीचे से इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को बढ़ा दें और इसकी रफनेस को कम कर दें ताकि शाइनिंग आ जाए इसके अंदर। रेंडर में जाके आप इसकी स्क्रीन स्पेस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को टिक कर लें। ग्लासेस को कलर देने के लिए आप टैब दबा के एडिट मोड में आएँ। यहाँ से इसके सामने के जो ग्लासेस हैं उसको सिलेक्ट कर लें। आप प्लस पे आके और फिर न्यू पे आके इस पर नया मटेरियल ऐड करें। उसके लिए आप इसकी सरफेस के लिए ग्लास BSDF सिलेक्ट करें और उसका कलर आप ब्लैक ले लें। स्क्रीन स्पेस, रिफ्लेक्शन इसको टिक कर लें और ये कर लेने के बाद यहाँ से असाइन का बटन दबा दें। उसके बाद दोबारा टैब दबा के आप अपने ऑब्जेक्ट मोड में आएँ। इसके बाद इसके फ़ैन पे आ जाएं, न्यू मटेरियल अप्लाई करें, ब्लैक कलर ले लें, उसकी मेटालिक के ऑप्शन को मैक्सिमम कर लें, रफनेस को कुछ कम कर लें और नीचे आके उसकी स्क्रीन स्पेस, रिफ्लेक्शन को भी टिक कर लें। इस फ़ैन का मटेरियल आप यहाँ से कॉपी कर लें और इस फ़ैन पे आप आके पेस्ट कर लें। तो यही मटेरियल इस पे पेस्ट हो गया। टैब प्रेस करके एडिट बोर्ड में आते हैं, ए प्रेस करके इस सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करते हैं ताकि इसको कुछ बेवल कर लें। और बेवल के ऑप्शन में यहाँ सेगमेंट्स हम 3 कर लेते हैं। इससे इसके जो कॉर्नर्स हैं थोड़े राउंड हो जाएंगे। इसके बाद टैब प्रेस करके वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके नीचे कुछ व्हील्स लगा लें। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप शिफ्ट A करें, मैश लें, टॉरस ले लें। टॉरस को आप एक्स एक्सिस की तरफ पहले ले आएँ और इसको रोटेट कर लें। रोटेट इसने होना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ 90 कर लें और इसका जो रेडियस है उसको कम कर लें। इसके ऊपर आप मटेरियल अप्लाई कर दें। मटेरियल इसके लिए ब्लैक ही है। इसको आप शिफ्ट D करके डुप्लीकेट करें, वाई एक्सिस की तरफ ले जाएं। अब इन दोनों व्हील्स को G प्रेस करके, X प्रेस करके इस तरफ ले आएँ। फिर आप G प्रेस करके और Z प्रेस करके नीचे की तरफ ले आएँ। इस व्हील को आपने मिरर कर देना है। मिरर मॉडिफायर लगा के यहाँ से आपने ड्रॉपर लेके इस पर लगा देना है। दूसरी तरफ ये लग गया। और जो तीसरा व्हील होता है उसको जस्ट आपने ग्रैब करके X एक्सिस पे सेंटर की तरफ लाना है और फिर ग्रैब करके Y प्रेस करके पीछे की तरफ लाना है। अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ भी कर लें। इसके बाद आप अपने की फ्रेम्स को बाहर कर लें। अब सबसे पहले ये ऊपर वाले विंग्स के ऊपर एनिमेशन लगाने के लिए फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर आप आई प्रेस करें और रोटेशन के ऊपर क्लिक कर दें। फिर आप फ्रेम नंबर 10 पे आ जाएं। आप कीबोर्ड से R प्रेस करें, रोटेट करना है, Z प्रेस करें क्योंकि Z एक्सिस पे करना है और 360 एंटर कर दें और फिर कीबोर्ड से I की वैल्यू को आपने एंटर करना है और रोटेशन पे क्लिक कर देना। अब इसके अंदर ये रोटेशन आ गई है। अब यहाँ से आप ग्राफ एडिटर पे जाएं, चैनल पे जाएं, एक्सट्रापोलेशन मोड पे जाएं और मेक साइक्लिक के ऑप्शन को क्लिक कर दें। तो इसके अंदर ये मूवमेंट अब चलती रहेगी। दोबारा से आप अपने टाइमलाइन पे आ जाएं। अब दूसरे वाले विंग को सिलेक्ट करें। इसके ऊपर भी कीबोर्ड से पहले फ्रेम के ऊपर आई प्रेस करें, रोटेशन 10 पे आके, फ्रेम नंबर 10 पे आके इसके ऊपर आपने R प्रेस करके और ये चूँकि X एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट होगा, X प्रेस करें और इसको
360 की वैल्यू देख के एंटर कर दें। उसके बाद आप कीबोर्ड से आई प्रेस करके रोटेशन के ऊपर क्लिक कर दें। दोबारा से आप ग्राफ एडिटर पे आएँ, चैनल के ऑप्शन, एक्सट्रापोलेशन मोड और मेक साइक्लिक। अब ये दोनों इसके जो विंग्स हैं ये चल पड़े हैं। दोबारा से टाइमलाइन पे आ जाएं। इसके बाद इसको एनवायरनमेंट देने के लिए आप शेडिंग के मेन्यू में आएँ, यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ऐड की ऑप्शन पे क्लिक करें, सर्च में आके आप एनवायरनमेंट लिखें, एनवायरनमेंट टेक्सचर को सिलेक्ट कर लें, इसके कलर को बैकग्राउंड कलर के साथ लिंक कर लें। ओपन के ऑप्शन में उस जगह चले जाएं जहां आपने कुछ स्काई टेक्सचर रखा है। ये इंटरनेट से फ्रीली अवेलेबल है। थोड़ी देर बाद ये स्काई टेक्सचर आपके सामने आ जाएगा। लेआउट व्यू में आएँ, रेंडर व्यू में अपनी एनिमेशन को चला के देख लें। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एक हेलीकॉप्टर को मॉडल किया और उसको फिर एनिमेट भी किया। आज के ट्यूटोरियल में हम उसी हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल अटैक से डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले शिफ्ट ए करें, मैश में जाके आप लोग एक सिलेंडर को क्लिक कर दें और इसको आप जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके साइड पे लें। इस सिलेंडर को रोटेट कर लें वाई एक्सिस के अलोंग, वाई प्रेस करके, और इसको 90 का एंगल दे दें। इसको अब स्केल करें एस प्रेस करके और शिफ्ट एक्स कर दें ताकि एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल ना हो, बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग स्केल हो जाए। टैब दबा के आप एडिट मोड में आएँ, इसके सामने वाले फेस को सिलेक्ट करें, ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें और इसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। कंट्रोल आर करके एक लूप कट लें, उसको पीछे की तरफ ले आएं, यहाँ पे आप लगा दें। अब आप पहले फेस के ऑप्शन को ऊपर से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से एक फेस सिलेक्ट कर लें। ऊपर से फेस के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से 1 का बटन प्रेस करें ताकि हम ये वाई एक्सिस -y एक्सिस पे आ जाएं। अब यहाँ से आप एक फेस सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप Z एक्सिस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को दबा के रखें और यहाँ से भी एक फेस सिलेक्ट कर लें। फिर आप Y एक्सिस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, यहाँ से भी एक फेस सिलेक्ट कर लें और -Z को क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के रखें, यहाँ से एक फेस सिलेक्ट कर लें। ये कर लेने के बाद आप ऑल्ट और ई प्रेस करें, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ ऊपर से इंडिविजुअल ओरिजिन को सिलेक्ट कर लें, स्केल का बटन प्रेस करके इसको स्केल कर लें और जी का बटन प्रेस करके और एक्स का बटन प्रेस करके इनको पीछे की तरफ ले जाएं एक्स एक्सिस में। इस तरह ये एक रॉकेट की शेप आपके पास तैयार हो गई है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर लें। मटेरियल में जाके इसके ऊपर एक मटेरियल लगा दें। इसके बाद आप ऊपर से Z के ऊपर क्लिक करके Z एक्सिस में आ जाएं और यहाँ से अपने की फ्रेम की टाइमलाइन को ओपन कर लें। इस मिसाइल को सेलेक्ट करके G प्रेस करके और X प्रेस करके पीछे की तरफ ले जाएं और यहाँ पे आप एक की फ्रेम सेट कर दें I। ये लोकेशन का एक की फ्रेम इस मिसाइल का यहाँ पे सेट कर दें। 50 पे आके आप अब दोबारा से G प्रेस करके और X प्रेस करके इसको हेलीकॉप्टर से थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ ले जाएं और दोबारा I प्रेस करके लोकेशन का एक की फ्रेम यहाँ पे सेट कर लें। ये हमने 50 पे किया है। कीबोर्ड से A प्रेस करके इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। इसमें वो मिसाइल भी है और हेलीकॉप्टर और उसके पार्ट्स भी हैं। और ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट में आके क्विक इफेक्ट्स में क्विक एक्सप्लोड ये अप्लाई कर दें और इसको आपने स्टार्ट फ्रेम देना है 47।
अभी अगर हम सिर्फ इतनी एनिमेशन को चला कर देखें तो ये मिसाइल कहने से आपके हेलीकॉप्टर एक्सप्लोड हो रहा है। अब हमने इसके ऊपर फायर यानी आग का इफ़ेक्ट डालना है। उसके लिए आप अपने इस पूरे हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट कर लें। ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट पे आके क्विक इफ़ेक्ट्स में क्विक स्मोक के ऊपर क्लिक करें और इस मेन्यू के अंदर स्मोक के साथ फायर एंड स्मोक लिखा हुआ है, स्मोक एंड फायर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। रेंडर स्मोक ऑब्जेक्ट्स, इसको भी टिक कर दें। ये जो आपकी एक डोमेन बन गई है स्मोक डोमेन, जो इस वक्त सिलेक्टेड है, एस प्रेस करके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें और इस डोमेन की यहाँ से फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन डिवीज़न है इसको बढ़ा के आप 70 कर दें। नीचे आके फायर के ऑप्शन में आके इसकी वैल्यू को कुछ कम कर दें। इसकी वैल्यू कम रखने से फ्लेम बड़े बनते हैं। इसके बाद फ्लेम स्मोक टेम्परेचर मैक्सिमम की वैल्यू को आप बढ़ा दें और टेम्परेचर मिनिमम जो है इसको भी बढ़ा दें। और ये फ्रेम स्टार्ट कब से होना है? हमारा जो मिसाइल है वो 50 फ्रेम पे इससे टकरा रहा है तो हमने फ्रेम को स्टार्ट करना है 49 से और एंड करना है 150 पे। रिज्यूमेबल, इस डोमेन को सिलेक्ट करके यहाँ फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में आके ये जो एडाप्टिव डोमेन है इसको आपने टिक कर लेना है ताकि फायर के साइज़ के हिसाब से ये डोमेन अपने आप को एडजस्ट कर सके। इसके बाद आप रेंडर व्यू में आ जाएं और यहाँ से आप ऊपर से एनिमेशन की मेन्यू में आ जाएं। यहाँ से अब आप अपनी एनिमेशन को चला कर देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल कार मॉडल बनाना सीखेंगे। आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करें और साइड वाली बार में एडिट के ऑप्शन पे जाके ऑटो मिरर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें और एन प्रेस करके दोबारा इस मेन्यू को बंद कर दें। और अगर ये ऑप्शन आपको नज़र ना आ रही हो तो एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके ये ऑटो मिरर के ऑप्शन को यहाँ से आपने टिक करना है, फिर ये आपको नज़र आ जाएगी। इस क्यूब को स्केल करें, एस प्रेस करें और एक्स प्रेस करें ताकि एक्स एक्सिस में इसको हम स्केल कर लें। इसके बाद फिर स्केल करें और वाई प्रेस कर दें। अब टैब प्रेस करके आप एडिट मोड में आ जाएं और यहाँ ऊपर से फेस के मोड में आ जाएं। ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से न्यूमेरिक पैड वाली साइड से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आ जाएं। अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें। एक्सट्रूड करने के बाद एस का बटन दबा के इसको स्केल कर लें। उसके बाद जी का बटन प्रेस करके और वाई का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं। इसके बाद इसके फ्रंट वाले फेस पे क्लिक करके दोबारा से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आएँ। ई का बटन प्रेस करके एक्सट्रूड करें और उसके बाद वायर फ्रेम मोड में आ जाएं और यहाँ से ये वर्टेक्स वाले ऑप्शन क्लिक कर दें और ये ऊपर वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा नीचे की तरफ ले आएं। दोबारा से सॉलिड मोड में आ जाएं। इसके बाद कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगाएं, इसको यहाँ आगे की तरफ ले आएं और ये ऊपर वाले इसके वर्टेक्स सिलेक्ट करके जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सीधा कर लें। एक और लूप कट लगाएं कंट्रोल आर प्रेस करके, इसको यहाँ पीछे की तरफ ले आएं और उसी तरह ये 2 सेलेक्ट करके
जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा इस तरफ ले जाएं। कंट्रोल आर करके एक लूप कट इधर भी लगा दें। ये कर लेने के बाद आप टैब प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। कंट्रोल ए प्रेस करें और स्केल पे क्लिक कर दें ताकि इसके बाद इंसर्ट में हमें कोई प्रॉब्लम दरपेश ना हो। अब टैब प्रेस करके दोबारा से एडिट मोड में आएँ। ये फ्रंट वाला फेस, शिफ्ट दबा के ये फेस और फिर शिफ्ट दबा के ये पीछे वाला फेस, इन तीनों फेसेस को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से आई प्रेस करें इंसर्ट के लिए, और साथ ही आप बी प्रेस कर दें ताकि इसकी जो बाउंड्री है वहाँ से ये मिला हुआ हो और दरम्यान में गैप ना आए। इसके बाद ऑल्ट ई का बटन प्रेस करें, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, इसको थोड़ा सा आप एक्सट्रूड कर लें। इसके बाद ये साइड वाले ये 3 फेसेस इनको सेलेक्ट करें, आई का बटन प्रेस करें, इंसर्ट करें, लेकिन दोबारा से आई कर दें ताकि ये अलग अलग हों, और फिर ऑल्ट ई करके एक्सट्रूड लॉन्ग नॉर्मल वाली ऑप्शन से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दें। इसके बाद पीछे से ये वाला फेस और फ्रंट से इस फेस को सिलेक्ट करके, इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आएँ। ऑल्ट ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को क्लिक करें और इन दोनों को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें। इसी तरह ये साइड पे मौजूद फेस और इस फेस को भी ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें और कंट्रोल आर करके एक यहाँ पे अप्लाई करके इस फेस को और इस फेस को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें। इसके बाद टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। शिफ्ट ए प्रेस करके आप सिलेंडर पे क्लिक करें। इस सिलेंडर को आप आर प्रेस करके और वाई प्रेस करके फिर 90 प्रेस करके रोटेट कर लें। इसको जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके बाहर की तरफ निकालें। 3 प्रेस करके कीबोर्ड से साइड व्यू से देख लें। इसको जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके आगे की तरफ ले आएं और जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके नीचे की तरफ ले आएं। एस प्रेस करके इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें। जी और जेड प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे ले आएं और 1 प्रेस करके फ्रंट से इसको देख लें और फ्रंट में भी इसको जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा साइड पे कर लें क्योंकि इसने व्हील की जगह बनानी है। 3 प्रेस करके शिफ्ट डी करें और वाई प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ पे आने के बाद अब आप इस व्हील को और इस व्हील को, दोनों व्हील को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके ज्वाइन कर लें ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। वायर फ्रेम मोड में आप इनको देख लें। अपनी इस कार को सिलेक्ट करें और मॉडिफायर में जाके बूलियन के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से ऑब्जेक्ट में आप ये सिलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इससे आपको ये गाड़ी की बॉडी में कटिंग नज़र आ जाएगी व्हील की जगह के लिए। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। जब अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी मिररिंग की वजह से। इसके बाद आप इन सिलेंडर्स को डिलीट कर दें और सॉलिड मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टायर्स के लिए जगह बन चुकी है दोनों तरफ। इसके बाद आप टैब प्रेस करके दोबारा से एडिट मोड में आ जाएं और यहाँ से वायर फ्रेम मोड में आ जाएं और मॉडिफायर में जो मिररिंग के ऑप्शन है इसमें क्लिपिंग को ख़त्म कर दें। अब शिफ्ट ए करके आप सिलेंडर के ऑप्शन पे आएँ। कीबोर्ड से आर प्रेस करके इसको रोटेट करना है, साथ इसके वाई प्रेस करें ताकि वाई एक्सिस पे रोटेट हो और 90 का एंगल दे दें ताकि ये इस तरह तिरछा हो जाए और एंटर कर दें। इसके बाद आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू पे आ जाएं। इसको एस प्रेस करके स्केल कर लें और फिर एस और एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस में स्केल कर लें। उसके बाद जी और एक्स प्रेस करके इसको साइड पे ले आएं। 3 प्रेस करके इसको साइड वाले व्यू से देख लें। जी और वाई प्रेस करके इसको यहाँ पे लाएं। फिर जी और जेड प्रेस करके इसको नीचे ले आएं
अब इस व्हील के ऊपर यहाँ फेस के ऊपर क्लिक करके आई प्रेस करके इंसर्ट कर लें। उसके बाद इसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें, फिर दोबारा कर लें और एक दफ़ा और कर लें और इसको स्केल कर लें और ई प्रेस करके इसको थोड़ा बाहर की तरफ लें। इसके टायर में आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें और साथ यहाँ पे क्लिक कर दें, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ ऊपर मेन्यू में सेलेक्ट के ऑप्शन में जाकर चेकर डी सेलेक्ट पे क्लिक करें। अब एक सिलेक्ट है, दूसरा सिलेक्ट नहीं है, चेकर डी सेलेक्ट हो गया। अब एक्सट्रूड के ऑप्शन ई प्रेस करें और साथ ही एस प्रेस कर दें स्केल करने के लिए, तो ये अंदर की तरफ स्केल हो जाएंगे। एज पे क्लिक करके ऑल्ट का बटन दबा के ये सारे एजेस आप एक दफ़ा क्लिक कर दें, शिफ्ट का बटन दबा के और ऑल्ट का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लें। इसी तरह शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा के इसको भी क्लिक कर दें और इसके बाद आप कंट्रोल बी करें ताकि ये बेवल हो जाए, थोड़ा सा राउंड हो जाए। और माउस का ऊपर जो बटन होता है उसको चला के आप इसमें लाइनों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह ये आपका एक व्हील तैयार हो गया है। इसके बाद इसके टायर के अंदर की तरफ फेस को सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इंसर्ट कर लें और ई प्रेस करके उसको एक्सट्रूड कर लें। अब हम कुछ मटेरियल भी साथ ही अप्लाई करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस मटेरियल का नाम हम रेड रख देते हैं और इसका कलर भी हम रेड सेलेक्ट कर देते हैं। प्लस करके एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसका नाम हम ब्लैक रख देते हैं और उसके लिए ब्लैक कलर, ग्रेश ब्लैक कलर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक और मटेरियल ले लेते हैं, उसका नाम सिल्वर रख देते हैं और उसके लिए हम नीचे आके इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को मैक्सिमम और रफनेस को मिनिमम कर देते हैं। एक और मटेरियल लेते हैं, उसको हमने ग्लास का नाम दिया और ग्लास BSDF उसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर उसका थोड़ा सा डार्क रख लेते हैं। स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन उसकी ऑन कर देते हैं। ये हम गाड़ी की शीशे की जगह पे ये कलर अप्लाई करेंगे। अब टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में आते हैं और सबसे पहले हम इस टायर के सेंटर में क्लिक करके कंट्रोल प्लस करके इस टायर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्लैक कलर पे क्लिक करके ये इसको असाइन कर देते हैं। इंटीरियर प्रीव्यू में आप उसको साथ देख भी सकते हैं। अब इसके दरमियान में दोबारा क्लिक करके कंट्रोल प्लस करके आप इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें और सिल्वर पे क्लिक करके इसको असाइन कर दें। इसके बाद 3 प्रेस करके आप साइड वाले एंगल से देख लें इसको और इस टायर के ऊपर दोबारा क्लिक करके कंट्रोल प्लस से इसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट डी करके और वाई प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले आएं। दोबारा से हम सॉलिड मोड में आ गए। इस कार के ऊपर यहाँ से इसका हैंडल बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप शिफ्ट डी प्रेस करें जिससे इसकी कॉपी हो जाएगी साइड वाली शीट की। एस प्रेस करें ताकि वो स्केल हो जाए। इसके बाद फिर एस प्रेस करें लेकिन अब सेट के साथ। फिर आप जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको साइड पे ले जाएं। फिर जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर ले आएं। इसके बाद इसको ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर लें और कंट्रोल प्लस करके इस पूरी बॉडी को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करें, वाई प्रेस करके इसको साइड पे ले जाएं। इसके फ्रंट वाले फेस के ऊपर सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करें, एस करें, स्केल कर लें, इसको जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके साइड पे ले जाएं। इसके बाद इसको जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले आएं। फिर जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके साइड पे ले जाएं।
ई प्रेस करके इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लें। कंट्रोल आर करके इसके ऊपर एक लूप कट लगा लें। फेस सेलेक्ट करके इस वाले फेस को आप एक्सट्रूड कर लें। कंट्रोल प्लस करके इसको सिलेक्ट करें और इसको रोटेट कर लें एक्स एक्सिस के थ्रू, और जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। कंट्रोल बी करके इसको बेवल कर लें। आप ये फ्रंट साइड के ऊपर शिफ्ट डी करें, स्केल करें, उसके बाद फिर उसको स्केल करें एस प्रेस करके, लेकिन एक्स दबा के एक्स एक्सिस की साइड पे। इसको जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके साइड पे ले जाएं, और जी प्रेस करके वाई प्रेस करके इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं। जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके थोड़ा साइड पे ले जाएं। ई प्रेस करके इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लें। कंट्रोल आर से लूप कट लगाएं, साइड पे लाएं, और ये साइड से ये फेस सेलेक्ट करके ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें, और फिर एस प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको स्केल कर लें। इसके बाद इसके फ्रंट पे या नीचे की तरफ ये जो फेस है इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप सब डिवाइड कर लें। इसके एक फेस को यहाँ से सिलेक्ट करके आप शिफ्ट डी करें और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले आएं, क्लिक करें, फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें, फिर कंट्रोल प्लस करके 2 मरतबा इसको पूरा सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट डी करके और जेड प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, और इसके बाद फिर शिफ्ट आर करके ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं। शिफ्ट आर से ये रिपीट होता रहेगा। इसके बाद इसकी बैक साइड की तरफ आएँ। बैक साइड पे इसके इस फेस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट डी करके कॉपी करें और एस प्रेस करके स्केल कर लें। उसके बाद एस प्रेस करके और एक्स प्रेस करके स्केल दोबारा कर लें। जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके साइड पे ले जाएं। ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें, और उसके बाद कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगाएं, साइड पे लाएं, और ये साइड वाले फेस से फेस मोड को पहले सिलेक्ट कर लें और फिर साइड वाले फेस से इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा आगे की तरफ ले जाएं, और फिर एस प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इसको स्केल कर लें। इसके बाद आप एज मोड में आके ऑल्ट और एज क्लिक कर दें और शिफ्ट दबा के इसके एजेस को क्लिक करते जाएं। यहाँ पीछे से बीन एजेस को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करें, इसको बेवल कर लें ताकि थोड़ी सी गोलाई इसमें आ जाए। इसके बाद अपनी कार के मुख्तलिफ फेसेस को सिलेक्ट कर लें कलर के लिए। और यहाँ से रेड कलर पे क्लिक करके असाइन का बटन दबा दें। इसके बाद आप इसके ये फेसेस सिलेक्ट कर लें सामने वाले, और यहाँ से ये ब्लैक कलर लेके इसके ऊपर असाइन कर दें। इसी तरह इस कंट्रोल प्लस करें क्लिक करने के बाद, और बाकी इसके फेसेस सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ये ब्लैक कलर इसको असाइन कर दें। जो ऊपर वाले रह गए हैं इनको भी सिलेक्ट कर लें और ब्लैक असाइन कर दें। इसके साइड वाले जो मिरर हैं इसको भी आप कंट्रोल प्लस करके सिलेक्ट कर लें और इसको भी ब्लैक कलर ही असाइन कर दें। इसके जो शीशे हैं उसके लिए उसको आप सिलेक्ट कर लें पहले, और इनके लिए हमने ये ग्लास का डार्क ब्लैक कलर रखा है, इसको असाइन कर दें। इसकी लाइट के लिए हम यहाँ पर एक नया मटेरियल ऐड करते हैं और उसको
हम एमिशन दे देते हैं और लाइट थोड़ी सी येलोइश, और ये हम इसके जो ये 2-3 फेसेस हैं इसको दे देते हैं, और यहाँ से ये सिलेक्ट करके इसको असाइन कर देते हैं। स्ट्रेंथ इसकी हम यहाँ से 2 कर देते हैं, और रेंडर के ऑप्शन में ब्लूम को हम चेक कर देते हैं ताकि इसमें से लाइट निकलती हुई महसूस हो। और इसके जो हैंडल्स हैं उसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल प्लस करके इसके ऊपर हम सिल्वर का मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल प्लस करें और सिल्वर का मटेरियल इसके ऊपर साइन कर दें। बैकलाइट को भी सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम ऐड करके एक नया मटेरियल लगा देते हैं, और बैकलाइट के लिए भी हम एमिशन ले लेते हैं और इसका कलर हम कुछ ऑरेंज सा ले लेते हैं, और स्ट्रेंथ इसकी भी हम 2 रख लेते हैं। और ये जो बैकलाइट है ये हम इसको असाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑरेंज से थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको असाइन कर देते हैं। इसको थोड़ा रेडिश कर दिया मैंने। इस ग्लास की रफनेस को मैंने कम कर दिया ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। अब टैप करके हम एडिट मोड में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी यहाँ जो हमने जाली सी बनाई है इसको सिलेक्ट कर लें। इसके सामने वाली ये जाली को सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी ये सिल्वर वाला कलर सिलेक्ट करके असाइन कर दें। अपनी कार के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ भी कर लें। शेड स्मूथ करने के बाद आप शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ, यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन पे आ जाएं और ऐड में सर्च कर लें एनवायरनमेंट टेक्सचर पर क्लिक करें। इसके कलर को बैकग्राउंड कलर से मिलाएं। ओपन में आप जहाँ पे कोई भी HDRI इमेज रखा हो उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आके अपने लेआउट व्यू में और रेंडर व्यू में आके आप अपने इमेज को देख लें कि आपका इमेज आपको कैसा नज़र आ रहा है। इस ट्यूटोरियल में हम VFX के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे और अपने एक क्लिप के अंदर एक 3D मॉडल को शामिल करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से ये VFX के ऑप्शन पे आ जाएं। इसके बाद यहाँ ऊपर आपको ओपन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस ओपन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपने अपना कोई क्लिप रखा हुआ है वो इंक्लूड कर लें। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फ्रेम्स हैं वो 1 से स्टार्ट होके 250 तक जा रहे हैं। अब हमने अपने इस क्लिप के फ्रेम्स को यहाँ पे सेट करना है। इसके लिए ये सेट सीन फ्रेम्स की ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, यहाँ से इसको क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट 1 और एंड 397, यानी हमारे जो फ्रेम्स हैं वो 397 तक जा रहे हैं। इसको मैं ड्रैग भी कर लेता हूँ ताकि वहाँ से वो हमें नज़र भी आ जाए यहाँ तक। आप यहाँ से ये प्री फैच के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से लोड हो जाए। आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की पट्टी यहाँ पे चली है। अपने क्लिप को एक दफ़ा चला के देख लें। हम ये चाह रहे हैं कि इस क्लिप के अंदर इस चेयर के ऊपर एक 3D मॉडल हमारा आ जाए। इसके लिए अब हमने मोशन ट्रैकिंग में कुछ मार्कर यहाँ पे लगाने हैं, और उसका तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक उस जगह पे करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारा एक ये मार्कर लग गया। मार्कर लगाने के बाद ये नीचे ट्रैक मार्कर की ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट द क्लिप
ये एग्जीक्यूट हो गया है, 397 तक चला गया है। अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये दूसरा वाला पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करें। अब इस पॉइंट के लिए हम दोबारा से ट्रैक मार्कर की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये भी पूरे क्लिप पे एग्जीक्यूट हो गया है। दोबारा से फर्स्ट क्लिप पे आए, यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इस कॉर्नर पे क्लिक कर दें। ट्रैक मार्कर्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब ये 3 पॉइंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट हो गए हैं। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। अब यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ से ले लेता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और यहाँ से ऐसे पॉइंट का इंतखाब करें इसमें कंट्रास्ट हो। अब इसके लिए चेक कर लें, इसके लिए भी 397 तक हमारा ये फ्रेम यहाँ तक पहुँच गया। फ्रेम 1 पे आए। अब यहाँ से एक कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें। ट्रैक मार्कर, ये 397 तक चला गया। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आए। हमने कोशिश करनी है टोटल 8 मार्कर्स हम बना लें। अभी हमारे 5 हुए हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक यहाँ पे लगाएं। ट्रैक मार्कर के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आएं और यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें। अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आएं और यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर कंट्रोल और क्लिक, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी लग गया है। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं, कंट्रोल और क्लिक। इस तरह मेरे पास तकरीबन मैंने 9 पॉइंट्स इस तरह के बना लिए हैं। इसके बाद आप यहाँ से ट्रैक के बाद जो अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है सॉल्व की, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आके 1 और 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास चूँकि 397 तक हमारे फ्रेम्स चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 300 ले लेता हूँ और इसके बाद ये नीचे ऑप्शन है सॉल्व कैमरा मोशन, इसको आप क्लिक करते हैं। इससे यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें सॉल्व एरर 0.60 px है, तो ये वैल्यू जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। जैसे ये 1 से कम है तो ये ओके है। ये पॉइंट्स लगाने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे एक ऑप्शन है सेटअप ट्रैकिंग सीन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इससे आपको आपका ये क्लिप और उसके ऊपर ब्लेंडर का एक प्लेन और उसके ऊपर एक क्यूब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे नज़र आएंगे। अब अगर आप अपने क्लिप को चला के देखें तो ये प्लेन और ये क्यूब इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब आप यहाँ पे ऊपर से ये प्लस के ऑप्शन पे आके और यहाँ से लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। लेआउट के ऑप्शन में अगर आप आके 0 पे क्लिक करें तो ये आपको आपका कैमरा का व्यू दिखा रहा है।
जो आप वहाँ पे भी देख रहे थे। अब आप अपने इस कैमरे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से मोशन ट्रैकिंग के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको वो सारे पॉइंट्स जो आपने लगाए थे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ स्केल कर लूँ, और यहाँ से कैमरे के ऑप्शन पे आके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इसको कुछ कम कर लूँ, इसके साइज को मैंने छोटा कर दिया। दोबारा से मोशन ट्रैकिंग पे आके आप इस चेयर के ऊपर मौजूद जो आपने पॉइंट्स लिए थे उनको सिलेक्ट करें और यहाँ से लेफ़्ट साइड से ओरिएंटेशन के अंदर ये फ्लोर के ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें ताकि ये फिक्स हो जाए एक जगह पे। अब दोबारा से अपनी लेआउट पे आएं, यहाँ आके 0 प्रेस करें ताकि कैमरा व्यू मिल जाए आपको। अब यहाँ से ऊपर आप 3D कर्सर की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। कैमरे को आपने सेलेक्ट रखना है, कीबोर्ड से R प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसको सीधा कर लें ताकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थोड़े बैलेंस कर सकें। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आप मीडियन पॉइंट ले लें। अब यहाँ से ये जो क्यूब है इसको आप डिलीट कर दें। इस ग्राउंड को आप क्लिक करने के बाद एक्स प्रेस करके इसको भी डिलीट कर लें। शिफ्ट ए करके आप मैश में जाके एक मोंकी सेलेक्ट करें। इस मोंकी को आप आर प्रेस करके और जेड प्रेस करके रोटेट कर लें। फिर आर प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर आर प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। अब जी प्रेस करें और एक्स प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएं थोड़ा सा। फिर जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको इस तरफ ले आएं। फिर आर प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर लें। अब अपने इस क्लिप को चला के देख लें। इसके बाद आप अगर इसको सिलेक्ट करके आर का बटन प्रेस करके और फिर वाई प्रेस करें, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लें। फिर आर प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा आप सीधा कर लें। अब अगर आप इसको रेंडर करके देखें, जस्ट रेंडर इमेज, तो आपको सिर्फ मोंकी नज़र आ रहा है, बाकी सीन नज़र नहीं आ रहा और वो भी बहुत डार्क नज़र आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लें। पहले तो आप 0 प्रेस करके दोबारा से अपने इस व्यू में आ जाएं। ये जो लाइट आपकी है इसको सिलेक्ट कर लें और इसकी पावर को बढ़ा के आप 5000 कर लें। इसको शिफ्ट डी करके आप इस साइड पे भी ले जाएं
एक लाइट ज़्यादा हो जाए। अब दोबारा से अगर आप इसको रेंडर करके देखें, रेंडर इमेज, अब आपको मोंकी तो लाइट में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आपको अपना क्लिप का वाला पोर्शन नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से रेंडर की ऑप्शन पे जाना है। ईवी के अंदर यहाँ पे आपको फिल्म की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को आप चेक कर लें। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ रेंडर इमेज, तो आप देख सकते हैं कि साथ मुझे अपना क्लिप भी नज़र आ रहा है और साथ ये मोंकी भी नज़र आ रहा है। अगर आपको लगे कि लाइट कोई ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो आप लाइट को क्लिक करके यहाँ से ये बल्ब से इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर लें। मैं 3000 कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा तेज़ हो गई है। दूसरी लाइट को भी मैं 3000 कर रहा हूँ। अब रेंडर इमेज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह जब आप इसको रेंडर एनिमेशन करेंगे, तो ये आपके क्लिप के अंदर भी आपको ये मोंकी उसी तरह से नज़र आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। और ये यूं ही महसूस हो रहा है जैसे चेयर के ऊपर एक 3D मॉडल आपने प्लेस किया हुआ है। इस ट्यूटोरियल में हम एक बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन, उसकी एनिमेशन बनाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ से इस क्यूब को डिलीट कर दें। शिफ्ट ए करके आप एक यूवी स्फीयर ले लें और एस प्रेस करके इसको स्केल करना है, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ। इसके बाद आपने अपने की फ्रेम्स को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। इस पहले की फ्रेम के ऊपर आप रहते हुए कीबोर्ड से आई प्रेस करें और लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। एक की फ्रेम आपका इधर लग गया। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल 100 वाले की फ्रेम पे जाएं और यहाँ से कीबोर्ड से दोबारा एस प्रेस करके इसको आप स्केल करेंगे और उसके लिए आप शिफ्ट जेड की ऑप्शन लगाएं ताकि सिर्फ एक्स और वाई में ये स्केल हो। और उसके बाद कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसको आप एक दफ़ा चला के देख लें, तो ये इस तरह से फैलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने एक शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्फीयर और लेना है, उसका साइज थोड़ा छोटा कर लें और कीबोर्ड से 1 प्रेस करके इसको देख लें और इस पोजीशन पे आप कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल वाली एक ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर दें। इसके बाद आप फ्रेम नंबर 100 पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद इसको आप जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं और फिर एस प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें, साइज बड़ा कर लें इसका। कीबोर्ड से आई प्रेस कर दें और लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद अब आप फ्रेम नंबर 150 पे आ जाएं
और जी प्रेस करके, जेड प्रेस करके इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएं और एस प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें। और फिर एस प्रेस करें और शिफ्ट जेड करके इसको फिर स्केल कर लें ताकि एक्स और वाई एक्सिस पे ये फैल जाए। अब कीबोर्ड से दोबारा आई प्रेस कर लें, फिर उसी ऑप्शन के ऊपर लोकेशन रोटेशन स्केल पे क्लिक कर दें। इसको भी एक दफ़ा चला के देख लें। तो इस तरह अभी ये दो चीज़ें हमारी यहाँ हो गई। अब आप इनके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले ये जो पहले आप यूवी स्फीयर लिया था इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर जाएं और इसके बाद क्विक इफेक्ट में क्विक स्मोक के ऑप्शन पर क्लिक करें और क्विक स्मोक में आप स्मोक एंड फायर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और इसको आप ये जो डोमेन हमारी बनी है फायर की, इसको आप स्केल कर लें जेड एक्सिस पे और कीबोर्ड से 1 प्रेस करके फिर इसको जी प्रेस करके जेड प्रेस करके यहाँ पे ले आए और फ्रेम नंबर 100 पे आके आप इसको देख सकते हैं। अब इसको दोबारा स्केल करें इस डोमेन को और शिफ्ट जेड करके ताकि ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे ही फैले। ये जो डोमेन है ये यहाँ पे फायर क्रिएट करेगी और हम उसको इस हिसाब से ही एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद दोबारा से आप पहले फ्रेम पे आ जाएं और ये जो दरमियान में आपने एक यूवी स्फीयर लिया था इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ऑब्जेक्ट पे आके दोबारा से आप क्विक इफेक्ट पे क्विक स्मोक पे क्लिक करें। स्मोक एंड फायर हो गया। इसको आप एडजस्ट करेंगे। पहले तो फ्रेम नंबर 100 पे ले आए। फ्रेम नंबर 100 पे आके आप इसको देख रहे हैं कि ये इसके साइज से बाहर जा रहा है और हम तो 150 तक भी गए हैं, यहाँ तक भी गए हैं 150 तक। तो अब अपने इस डोमेन को हम स्केल करते हैं शिफ्ट जेड करके भी फैला लेते हैं ताकि उसके साइज में आ जाए। जी करके और जेड करके थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब फिर इसको स्केल करें जेड की तरफ और जी और जेड करके इसको एडजस्ट कर लें। अब ये इस डोमेन के अंदर है। अब यहां से आप फिजिक्स की प्रॉपर्टी में आ जाएं। यहां से इसकी चूंकि डोमेन की प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पे फायर वगैरह और स्मोक क्रिएट करेगा। यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन की वैल्यू बढ़ा के
मैं 46 कर रहा हूँ, और जो दूसरी डोमेन है ये वाली नीचे वाली, इसके भी मैं रेजोल्यूशन बढ़ा के 40 के करीब कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें इसके साथ फ्रेम का बताया जा रहा है, कहाँ से ये फायर शुरू हो, कहाँ तक ये चले। तो हमारे अभी टोटल फ्रेम 250 हैं, तो ये 250 फ्रेम तक इस तरह चलेगी। हम चाहें तो इसको 150 पे लिमिट भी कर सकते हैं, या जहाँ तक हम चाहें इसको आगे भी ले जा सकते हैं। अभी इसको यहाँ से हम चला के देखते हैं एनिमेशन के टैब में जाके, लेकिन उस पर जाने से पहले हम यहाँ से कैमरे की ऑप्शन को कीबोर्ड से 0 प्रेस करके देख लेते हैं। इसको हमें थोड़ा पीछे करना है, इसके लिए आप कीबोर्ड से N प्रेस करें, व्यू के ऑप्शन पे आके कैमरे पे क्लिक करें, दोबारा N प्रेस कर दें, अब 0 पे क्लिक करें, कैमरा व्यू आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप पीछे कर लें, एडजस्ट कर लें। अब एनिमेशन के टैब में जाके आप इसको चला के देख लें। रेंडर होने के बाद हमें इस तरह का व्यू नज़र आएगा जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स दरमियान वाले नज़र नहीं आएंगे। इस तरह एक आग फैलती हुई नीचे से नज़र आएगी और यहाँ ऊपर की तरफ आग जाएगी। और अगर आप इसमें ईवी की जगह साइकिल्स का रेंडर इस्तेमाल कर लें, जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो ईवी की जगह अगर आप साइकिल्स को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी आउटपुट और भी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, आपको रियलिस्टिक हो जाएगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप इस फिज़िक्स की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से ये रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो भी आपका रिज़ल्ट इससे भी बेहतर होता जाएगा। ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर मॉडर्न है, अच्छा है, तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ा के 100 से ऊपर ले जाएं, फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको आउटपुट नज़र आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्मोक भी क्रिएट हो गया है, फायर वर्क भी हो गया है, और एक बॉम्ब एक्सप्लोजन का ये एक एनिमेशन शो हो रहा है। फर्स्ट टाइम ज़रा स्लो चलता है, लेकिन सेकंड टाइम ये पहले की निस्बत अब स्पीड से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यू पोर्ट पे भी ये जो मैश नज़र ना आए, ये यूवी स्फीयर नज़र ना आए, तो आप जस्ट यहाँ से स्फीयर को डिसेबल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जो आप इसको चलाएंगे तो ये यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेंडर में भी नज़र ना आए, तो यहाँ से आप रेंडर में भी इसको क्रॉस कर दें। जब आप इसको रेंडर करेंगे फिर भी ये जो यूवी स्फीयर्स थे आपको नज़र नहीं आएंगे। इस ट्यूटोरियल में हम एक बोइंग एरोप्लेन बनाना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें। शिफ्ट ए प्रेस करके सिलेंडर पे क्लिक करें और इसकी ऐड सिलेंडर वाली प्रॉपर्टीज में जाके वर्टिसेस को 12 कर दें। इसके बाद आप R प्रेस करके और फिर X प्रेस करके 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर लें और एंटर कर दें।
इसके बाद एस प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको स्केल कर लें। इसके बाद आप टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं। यहाँ से फेस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जो सामने वाला फेस है इसको सिलेक्ट करें और ई ऑप्शन से इसको एक्सट्रूड कर लें और साथ ही एस प्रेस करके इसको कुछ स्केल कर लें। इसके बाद दोबारा से ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर दोबारा से ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके और एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। इसी तरह दूसरी तरफ से इसको आपने एक्सट्रूड करना है और उसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लेना है। इसके बाद कीबोर्ड से एन प्रेस करें, एडिट में जाके ऑटो मिरर के ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब कीबोर्ड से के प्रेस करके नाइफ के ऑप्शन से यहाँ एक कट लगाएं और एंटर कर दें। इसी तरह फिर के प्रेस करके एंटर कर दें। फिर के प्रेस करें और एंटर कर दें। फिर के प्रेस करें और एंटर कर दें। अब फेस मोड में आके इन तीनों साइड्स को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करके और फिर दोबारा आई प्रेस करके इंसर्ट कर लें और इसके बाद आपने ई एक्सट्रूड के ऑप्शन करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देना है। इसके बाद आपने कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट लगाना है। फिर दोबारा कंट्रोल आर करके एक और लूप कट लगा लें। ये इसके विंग्स के लिए हम बना रहे हैं। अब यहाँ से फेसेस को सिलेक्ट करके आप इस फेस को सिलेक्ट करें और Z एक्सिस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ आ जाएं। ई से एक्सट्रूड कर लें क्लिक करने के बाद एस प्रेस करके स्केल कर लें और फिर जी प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले जाएं। इसके बाद आप साइड वाले एंगल से फ्रंट पे आके फिर जी प्रेस करें और अब Z प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ थोड़ा एडजस्ट कर लें। इसके बाद इसकी बैक साइड पे आए, ये फेस सिलेक्ट करके और 3 प्रेस करके साइड व्यू पे हो जाए।
अब जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लें। इसके बाद इसकी बैक साइड पे आप 2 लूप कट लगाएं। कंट्रोल आर करके पहले एक लूप कट यहाँ पे लगा लें, फिर कंट्रोल आर करके एक लूप कट आप इस जगह पे लगा दें। फेस वाले मोड पे आके ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से 3 क्लिक करके साइड व्यू पे आ जाए। ई का बटन प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर ले ऊपर की तरफ और उसके बाद क्लिक करके एस प्रेस करके इसको स्केल कर ले। उसके बाद जी प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले जाएं। अब इसको साइड व्यू से देख लें। अब इसको आपने ऊपर से स्केल करना है, एस प्रेस करें और एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसको स्केल कर लें। दोबारा एस प्रेस करें, एक्स प्रेस करें, इसको स्केल कर लें। फिर एस प्रेस करें, एक्स प्रेस करें, इसको मज़ीद स्केल कर लें। इसके बाद साइड वाले फेस को सिलेक्ट करें और जेड एक्सिस पे क्लिक करके ऊपर वाले व्यू में आ जाए। एक्सट्रूड इसको भी कर दें। फिर इसको स्केल कर लें। और फिर जी प्रेस करके इसको बैक साइड पे ले जाए। इसके बाद फिर जी और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाए। इसके बाद आप शिफ्ट ए करके सिलेंडर की ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके वर्टिसेस को आप 36 कर लें। इसको आप रोटेट करें आर प्रेस करके और एक्स प्रेस करके और फिर 90 प्रेस कर दें ताकि 90 के एंगल पे ये रोटेट हो जाए। एंटर कर दें। अब इसको जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके साइड पे ले आएं। लेकिन इससे पहले आप अपने मॉडिफायर की प्रॉपर्टीज़ में जाके क्लिपिंग को डिसेबल कर दें। दोबारा से आप जी प्रेस करें और एक्स प्रेस करें और इसको थोड़ा साइड पे ले आएं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू से देख लें। अब फिर जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा नीचे ले आएं। ये हम इंजन बनाने के लिए कर रहे हैं। जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इसको थोड़ा सा और साइड पे ले जाएं। अब इसके सामने वाले फेस को सिलेक्ट करें, सेट करें। उसके बाद ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दें। एक्सट्रूड करके फिर एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। इसकी बैक साइड से फेस सेलेक्ट करें, उसको एक्सट्रूड करें, स्केल करें, फिर एक्सट्रूड करें और स्केल कर दें। इसको क्लिक करने के बाद एल प्रेस करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर दोबारा 3 प्रेस करके साइड व्यू पे हो जाएं। इसको जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके थोड़ा पीछे कर लें। इसके बाद इसके ऊपर का एक फेस सेलेक्ट करें,
साथ वाला भी सिलेक्ट कर लें, ई से एक्सट्रूड करें और ऊपर से मिला दें। इसके बाद आप कंट्रोल आर करके यहाँ एक लूप कट लगा लें। और उसके बाद आप साइड वाले एक एज को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के दूसरे एज को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सब डिवाइड करें और यहाँ इसकी वैल्यू 2 कर दें। इसके बाद आप ये ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के नीचे वाले एज को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सब डिवाइड के ऑप्शन को क्लिक करें और इसके नंबर ऑफ कार्ड्स आप 25 कर दें। उसके बाद आई के ऑप्शन को क्लिक करें, इंसर्ट करें और क्लिक कर दें। इसके बाद टी एक्सट्रूड के लिए थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर लें। उसके बाद आप ये मटेरियल पे आ जाएं, न्यू करें और यहाँ से प्लस करके एक और मटेरियल ऐड करके न्यू मटेरियल, इसका बेस कलर आप डार्क कर लें, इसको असाइन कर दें। ये मटेरियल व्यू में आपको नज़र आएगा। शिफ्ट डी करके और फिर वाई प्रेस करके इसको साइड पे ले जाएं, जी करके और एक्स करके इसको थोड़ा बाहर की तरफ करें। इसके बाद इसके जो फ्रंट के ग्लासेस हैं इसको भी हम ये कलर देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिक कर दें, फेस वाली ऑप्शन पे आ जाएं, यहाँ ऊपर से इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट सेलेक्ट तीनों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यही मटेरियल ब्लैक जो लिया आपने इसको असाइन कर दें, असाइन का बटन प्रेस कर दें। इसके अलावा यहाँ इंजन के अंदर आप शिफ्ट ऑल्ट क्लिक करके ये सारे अंदर वाले हिस्से सिलेक्ट कर लें और यही ब्लैक मटेरियल इसको असाइन कर दें। इसके अलावा इसकी जो ये साइड वाला फेस है इसके लिए हम एक नया मटेरियल ऐड कर लेते हैं, न्यू, और इसको हम रेड कलर दे देते हैं, यहाँ इसको असाइन कर देते हैं। फ्रंट वाले फेस को भी और ये पीछे वाले फेस को भी रेड मटेरियल देके असाइन का बटन दबा दें। शिफ्ट ऑल्ट और ये विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट डी करें और फिर दोबारा से वाई एक्सिस पे ले जाएं। और यहाँ तक इसको आप फिल कर दें, जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लें। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से टैब के बटन को प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, एरोप्लेन के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको शेड स्मूथ कर लें। इसके बाद आप मटेरियल के ऑप्शन पे आएँ और अपना जो पहला मटेरियल है वाइट मटेरियल इसको सिलेक्ट करके और इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को बढ़ा दें और इसकी रफनेस के ऑप्शन को कम कर दें ताकि एक शाइनिंग सी इसकी बॉडी के ऊपर नज़र आए। इसी तरह ब्लैक मटेरियल पे आएँ, इसकी मेटेलिक के ऑप्शन को भी बढ़ा दें और इसकी रफनेस को कम कर दें। इसी तरह जो आपका थर्ड मटेरियल है रेड, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी मेटेलिक के ऑप्शन को इंक्रीज़ कर लें
और रफनेस को कम कर लें। तो इस तरह आपका ये एरोप्लेन अब तैयार हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं।